वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं कॉलोनी सीरीज का सीजन 1। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा फील लेने के लिए तैयार रहिए। सीरीज की शुरुआत होती है 2025 में, जब एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। वो सिटीज के चारों ओर 300 मीटर ऊंची दीवारें बना देते हैं ताकि लोग सिटीज के बीच ट्रेवल न कर पाएं और एक ही जगह पर सीमित रहें। कट करके ड्राइवर विल को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ कैटी और बच्चों ग्रेस और ब्रायन से विदा लेकर लॉस एंजलिस की सड़कों पर निकल पड़ता है। सड़क पर रेड हेलमेट पहने हुए सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं जिन्हें रेड हेलमेट्स कहा जाता है। विल अपने कलीग से बात करके इलीगली लॉस एंजलिस छोड़कर जाने का प्लान बनाता है। वो एक स्मगलर से मिलता है जो उसे एक बॉक्स में रखकर उस पर आइस बार डाल देता है। लेकिन बॉक्स में एक और आदमी होता है जिसे विल बताता है कि उसका 12 साल का बेटा चार्ल्स दीवार के उस तरफ रह गया था और विल उसे ढूंढने जा रहा है। फिर जब ट्रक गेट पर पहुंचता है तो एक एक्सप्लोजन होता है और ट्रक उल्टा जाता है। विल जैसे तैसे बचकर बाहर निकलता है, लेकिन रेड हेलमेट्स उसे घेर लेते हैं। उसी दिन कैटी एक अंडरग्राउंड डीलर से इंसुलिन खरीदने के लिए जाती है, हालांकि वो वहाँ पर बैंड आइटम है। दरअसल एलियंस ने इन जरूरी मेडिसिन को जानबूझकर बैन कर दिया है ताकि कमजोर लोग सरवाइव न कर पाएं। वो इंसुलिन के बदले शराब की बोतल देती है, लेकिन इंसुलिन तो खराब हो चुका था। कैटी तो अपनी गन निकालकर उसको धमकाकर चली जाती है। हालांकि गन रखना यहाँ पर इलीगल है और अगर ड्रोन्स ने डिटेक्ट कर लिया तो कैटी तो मारी जाती भाई। दूसरी ओर विल जेल में होता है और वो कैटी को कॉल भी नहीं कर पाता। कैटी बड़ी परेशान होती है क्योंकि रात को किसी का बाहर जाना यहाँ पर सख्त मना है। फिर उसकी बहन मैडी आती है जिसके बेटे को इंसुलिन की सख्त जरूरत होती है। तो कैटी इंसुलिन की तलाश में निकल पड़ती है और विल के कलीग से ही मिलती है, पर वो झूठ बोलता है कि उसे विल के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि उसी ने विल को बाहर भेजने में मदद की थी। कैटी को इस तरह खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अचानक पूरी सिटी में अलार्म बजने लगता है। कैटी तो जल्दी से एक मिलिट्री ट्रक के नीचे छिप जाती है और तभी उसके ऊपर एक ड्रोन आ जाता है। इसी बीच एक कैदी को उस ट्रक में घुसाया भी जाता है। कैटी तो बिल्कुल सांस पकड़कर लेटी होती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो गाड़ी निकल जाती है और उसके साथ ही ड्रोन भी चला जाता है। किसी तरह वो जिंदा घर पहुंच जाती है। अगली सुबह वो विल के बारे में पूछने के लिए अपने दोस्त ब्रूस से मिलने जाती है, जो विल के साथ उस वक्त FBI में काम करता था जब एलियंस पृथ्वी पर नहीं उतरे थे। वो अब कैटी को प्रॉमिस करता है कि मैं विल का पता लगाता हूँ, रुको तुम। फिर कैटी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर बिल्कुल हलचल मची होती है क्योंकि सिटी के एंट्रेंस पर ब्लास्ट हुआ था। अब इस माहौल का फायदा उठाकर कैटी चुपके से स्टोर रूम में जाकर इंसुलिन के कई वायल्स चुरा लेती है। यहाँ जेल में विल को उसका सेलमेट बताता है कि जल्दी उन्हें एलियंस के कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसी बीच कुछ सोल्जर्स आकर विल को पकड़कर लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि विल FBI में काम करता था। वो उसे ग्रीन जोन में लेकर जाते हैं जहां पर अब दुनिया के लीडर्स बसते हैं। वहां वो स्नाइडर से मिलता है जो लॉस एंजलिस के गवर्नर का असिस्टेंट है। वो जानता है कि विल एक काबिल FBI ऑफिसर था और वो खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने में एक्सपर्ट भी था। लेकिन जब से पृथ्वी पर एलियंस आए हैं, पुलिस और मिलिट्री तो उन्हीं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। इसी वजह से विल को अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है। पर अब स्नाइडर को उसकी मदद चाहिए। वो चाहता है कि विल रेबल्स के लीडर को पकड़ कर लाए जो एलियंस की सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और लोगों को उनके खिलाफ भड़का भी रहे हैं। बदले में गवर्नर विल की फैमिली को पूरी प्रोटेक्शन देगा। इसी बीच एक एलियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाला होता है और उसी वक्त स्नाइडर विल को बताता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी बजाय तुम्हारी फैमिली को एलियंस की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। उसी रात रेड हेलमेट्स विल को उसके घर छोड़ देते हैं। उसकी फैमिली उसको देखकर बड़ी खुश होती है। विल बोलता है कि मैं एक एक्सीडेंट में फंस गया था इसलिए देर हो गई है, लेकिन कैटी तो जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। विल फिर सच बता ही देता है कि मैं हमारे बेटे चार्ल्स को ढूंढने गया था। कैटी बेचारी रो पड़ती है, लेकिन जब विल कैटी को स्नाइडर के प्रस्ताव के बारे में बताता है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं एक गद्दार की पत्नी नहीं कहलाना चाहती हूँ। अगली सुबह वो स्नाइडर को अपने किचन में पाते हैं जिसने खुद उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। दरअसल वो विल की वाइफ कैटी को भी कन्विंस करने आया है कि अगर विल ने उनका काम किया तो उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। 24 घंटे सिक्योरिटी, बच्चों के लिए पर्सनल ट्यूटर, अच्छा खाना और परमानेंट नौकरी। इतना ही नहीं, एलियंस तुम्हें तुम्हारा पुराना बार खोलने की परमिशन भी देंगे। विल फिर ये सुनकर ये प्रस्ताव मान जाता है, लेकिन साथ ही कहता है कि मुझे अपना बेटा चार्ल्स वापस चाहिए किसी भी हालत में। स्नाइडर भी प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब अगली सुबह केटी एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एलियंस के खिलाफ काम करने वाले रेबल्स रहते हैं। वो तो उन्हें बता देती है कि सरकार ने एलियंस के लिए काम करने के लिए मेरे पति विल को हायर किया है। अगले दिन दिखाते हैं तो विल काम पे जाता है तो उसको पता चलता है कि स्नाइडर ने उसे धोखा दिया है। दरअसल विल को एक स्पेशल यूनिट का कमांडर बनाने के बजाय उसने विल को फिलिस का सबऑर्डिनेट बना दिया था, जो अब उसे उस आदमी का पता लगाने का काम देती है जिसने सिटी एंट्रेंस में बॉम्ब रखा था। और इस टास्क में उसका पार्टनर होता है बेंजामिन नाम का एक पुलिस ऑफिसर। दूसरी ओर केटी अपने पुराने बार में जाती है जहां उसके खोए हुए बेटे चार्ल्स की बहुत सारी चीजें होती है। तब ब्रूस वहां पर आता है और पूछता है पुलिस को बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्या पता चला, कुछ पता चला क्या? पर केटी कहती है कि विल ने तो आज ही काम ज्वाइन किया है, अब तक उसे कुछ पता नहीं चला। वैसे वहाँ विल और बेंजामिन एक वांटेड क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। वो क्रिमिनल वहीं पर होता है। ये लोग उसको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी एक ड्रोन वहां पर आता है। विल उसकी लेंस को डायरेक्टली घूरता है तो ड्रोन वहां से चला जाता है। फिर वो उस क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं जहां पर विल का पुराना कलीग होता है।
वो विल से विनती करता है कि मुझे अपना इन्फॉर्मर बताकर रिलीज करवा दो यार प्लीज। विल भी फिल से ये बात करता है लेकिन वो मना कर देती है। अब विल उस कलीग के घर जाता है जो कि घर नहीं बल्कि असल में एक ट्रेलर व्हीकल है, लेकिन वहाँ उसकी फैमिली नहीं होती क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा विल के घर गए होते हैं। यहाँ देखते हैं तो कैटी उन दोनों को अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में छुपाकर ब्रूस के पास जाती है। वो विल के कलीग और उसकी वाइफ के लिए नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने को कहती है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि रेबल्स ये रिस्क नहीं ले सकते। कैटी निराश होकर वहाँ से घर लौट आती है और जब विल घर आता है तो अपने कलीग की वाइफ और बेटे को सेफ पाकर बड़ा खुश हो जाता है और उन्हें एक आदमी के पास लेकर जाता है जो उनके लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। लेकिन रास्ते में वो रेड हेलमेट्स उनको रोक लेते हैं, पर जब विल उन्हें अपना पास दिखाता है ना तो वो सॉरी कहकर उसको जाने देते हैं। अब ये देखकर कैटी तो चौंक जाती है कि वाह। आखिर वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और जब वो आदमी नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहा होता है तो विल कैटी को बता देता है कि मैंने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया जिसने सिटी एंट्रेंस पर बॉम्ब रखा था और जब मैं इन रेबल्स के चीफ जेरा नामक को भी पकड़ लूंगा तो मुझे अपना बेटा चार्ल्स वापस मिल जाएगा। फिर विल अपने दोस्त की वाइफ और बच्चे को एक रिफ्यूजी कैंप पर लेकर जाता है। कैटी रेबल्स के लीडर एलेक्स से मिलती है जो कहता है कि फिलहाल तो हमें चुप रहना होगा। वैसे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो आदमी पकड़ा गया है वो दूसरे रेबल ग्रुप का आदमी है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें सतर्क रहने को कह दूंगा। जब विल पुलिस स्टेशन लौटता है तो फिल्स बताती है कुछ प्रिजनर्स को एलियंस की फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। दरअसल जब एलियंस ने पृथ्वी पर कदम रखा था तो सिर्फ 8 घंटों में उन्होंने सिटी के सारे डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे में रेबल्स का छोटा सा ग्रुप उनका क्या बिगाड़ लेगा। उस रात भी अपना विल बहुत परेशान होता है। वो कैटी को बताता है कि जो रेबल पकड़ा गया था उसने अपना मुंह खोल दिया है और पता चल चुका है कि उसका ग्रुप कहां पर छुपा हुआ है। फिर विल निकल जाता है और केटी तुरंत ब्रूस को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दे देती है। दूसरी ओर कातिलों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और उन्हें डिसइंफेक्ट करके दूसरे कपड़े दिए जाते हैं। इतने में रेड हेलमेट्स रेबल को पकड़ने के लिए उनकी जगह पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ रेबल्स की लाशें होती है। विल रियलाइज करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई गुप्तचर तो जरूर है जो रेबल्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। अगली सुबह एक आदमी एक ट्रॉली लेकर लॉस एंजलिस के घर के अंदर जाता है। तुरंत एक रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू होता है जिसमें जेरा नामों की आवाज गूंजती है कि हमें एलियंस की तानाशाही खत्म करनी होगी। इस ट्रांसमिशन को रेड हेलमेट्स डिटेक्ट कर लेते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और तभी विल का बेटा ब्रायन उस रिकॉर्डिंग का डुप्लीकेट बनाकर उन कैसेट्स को बेड के नीचे छुपा देता है। पर जब मिलिट्री लॉस एंजलिस के उस घर में पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता। उसी दिन कैटी पहली बार रेबल्स के साथ मिलकर एक फूड ट्रक पर हमला कर देती है। इस ऑपरेशन के दौरान उनका एक साथी जिसका नाम किम है वो बुरी तरह घायल हो जाता है। कैटी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन ब्रूस उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर तो कैटी चौंक जाती है। इतने में ड्रोन्स आ जाते हैं और हर किसी पर शूट करने लग जाते हैं, लेकिन ब्रूस जानता था कि रेड हेलमेट्स कितनी देर में क्राइम सीन पर पहुंचने वाले हैं। इस ऑपरेशन के बाद केटी बड़ी तेजी से घर आती है और तुरंत शरीर पर लगा खून साफ करने लग जाती है। वो इतनी शॉक में होती है कि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहती और बहुत देर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन ब्रायन अपने टीचर को एक कैसेट देता है। टीचर बताता है कि एलियंस के शिप जिस तरह टेक ऑफ करते हैं उसमें बदलाव आया है। उसने एक्चुअली एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखा था, इसीलिए अब वो बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बनाने वाला है। यहाँ पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और वो किम की लाश को देखते हैं। फिल्स उसकी फोटो लेने को कहती है और उसे पता चल जाता है कि उस लड़के का नाम किम है। अब रेड हेलमेट्स किम के घर जाकर उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इस बात से तो यहाँ विल को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो भीड़ में खड़े ब्रूस को नोटिस करता है। ब्रूस तुरंत रेबल्स के बेस में पहुंचकर किम के पेरेंट्स के अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन इस बार उनका लीडर एलेक्स बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि किम के पेरेंट्स पुलिस को कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि किम रेबल था। विल घर जाता है तो कैटी बताती है सुबह मेरे अजीब बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। दरअसल बार में चार्ल्स की चीजों को देखकर मैं जरा परेशान हो गई थी। विल भी उससे माफी मांगता है कि मैं एलियंस की हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी माफ कर दो। कर पाता तो कब का हमारा बेटा चार्ल्स वापस आ चुका होता। विल के जाने के बाद केटी ब्रूस से मिलती है जो बताता है मैंने किम को इसीलिए मारा ताकि वो पुलिस के टॉर्चर से बच जाए और अब केटी को विल से पता लगाना होगा कि उसे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता चला है। दूसरी ओर ब्रायन की गर्लफ्रेंड उससे मदद मांगती है क्योंकि उसका भाई सिटी के तगड़ी दीवार के नीचे उस टनल में फिसल कर गिर गया था और उसके पैर पर भी चोट लग गई थी। ब्रायन उसके साथ जाता है। दरअसल एलियंस के आने से पहले ब्रायन की गर्लफ्रेंड के पिता यहाँ पर काम करते थे और अब वो इस टनल के जरिए दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ विल और बेंजामिन एक कल्चरल सेंटर में जाते हैं जहाँ पर किम जाया करता था। वहाँ पर उन्हें कई वेपन्स मिलते हैं। यहाँ ब्रायन के फ्रेंड्स बताते हैं कि वो कई दिनों से इस टनल के रास्ते से दीवार के उस तरफ फूड आइटम्स लेने जाते हैं, असल में उस तरफ कोई नहीं है। यहाँ दिखाते हैं तो एलेक्स ब्रूस से कहता है तुम कैटी को बता दो कि उसके पति ने कल्चरल सेंटर से हमारे वेपन्स निकाल कर अच्छा नहीं किया।
और फिर ब्रूस कैटी को भी बता देता है, लेकिन कैटी को सबसे ज्यादा उसकी फैमिली की सेफ्टी की चिंता होती है। फिर भी शाम को वो अपने बार को गेस्ट्स के लिए खोल देती है। सेलिब्रेशन का माहौल होता है, लेकिन इसी बीच स्नाइडर वहाँ पर आ जाता है। वो इस बार के खोलने के लिए सभी को बधाई देता है और कहता है इस तरह की जगहों को वापस खोलने की परमिशन देकर एलियंस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोग अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन सब कुछ रिलीज कर पाएंगे। अब ये सुनकर ना कैटी को बहुत गुस्सा भी आता है कि विल ने सिर्फ अपने बेटे चार्ल्स को पाने के लिए खुद को एलियंस के हाथों बेच दिया है, बताओ। पर विल भी कहता रहता है कि जब तक चार्ल्स नहीं मिल जाता मैं स्नाइडर के साथ ही काम करूंगा, उसका साथ ही दूंगा। फिर वो बेंजामिन को बताता है कि जरूर हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन रेबल्स को दे रहा है, लेकिन बेंजामिन इस बात से सहमत नहीं होता। इसी बीच केटी ब्रूस को बता देती है कि पुलिस रेबल्स के अड्डे को इतनी जल्दी इसलिए पता लगा पाई क्योंकि एक औरत है जो उनकी मदद कर रही है। उसके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिससे वो बड़ी आसानी से इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। मैं उस औरत का नाम बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम्हारी वजह से विल की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। ब्रूस वादा कर देता है। अगले दिन रेड हेलमेट्स स्कूल में घुसकर एक टीचर को अरेस्ट कर लेते हैं और एक स्टूडेंट को पीट भी देते हैं। उनमें से एक आदमी हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि वो ब्रूस है। फिर वो रेबल्स के बेस में जाकर एलेक्स को बताता है कि मैंने रेड हेलमेट्स का ड्यूटी शेड्यूल देख लिया, अब हम जान सकते हैं कि वो किस वक्त कहां पर होंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। उसी दिन फिल्स विल को लॉस एंजलिस रेबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती है और कहती है अगर वो एक हो गए और गवर्नर के खिलाफ जंग पे उतर आए तो एलियंस इस पूरी सिटी को मिटा डालेंगे, फिर ना तुम बचोगे और ना तुम्हारी फैमिली, इसलिए तुम आखिर तक हमारा साथ देना। दूसरी ओर कैटी बच्चों को उनकी गवर्नेंस के साथ टहलने के लिए भेज देती है। फिर कैटी एक स्ट्रीट लाइट को ऑन करती है जिससे रेबल्स को एक सिग्नल मिलता है और एक बोतल के टूटने की आवाज आती है। फिर वो 1 से 10 तक गिनती है और फायर एक्सटिंग्विशर निकालकर वहां पर आग को बुझाती है। आग बुझाने के बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करती है। फिर रेड हेलमेट्स के साथ विल भी आ जाता है और उसे गुस्सा भी आता है कि वो उसके घर की तलाश लेना चाहते हैं। फिल्स कैटी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने तो पड़ोसियों को भी वार्न कर लिया है कि अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर केटी परेशान हो जाती है कि अब पड़ोसी इनकी फैमिली से डरने लग जाएंगे। केटी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई हमारी फैमिली से डरे। फिर फिल्स पति पत्नी की पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो मैडी कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर चार्लेट से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि चार्लेट को एक असिस्टेंट की जरूरत है। यहाँ केटी के इंटेरोगेशन के बाद फिल्स विल से मिलती है और उसे ब्रायन के बेड के नीचे मिले उस टेप्स को दिखाती है और कहती है तुम्हें अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या क्या करता है। फिलहाल वो ब्रायन के खिलाफ कोई एक्शन न लेने का प्रॉमिस करती है। विल घर आकर ब्रायन से उन टेप्स के बारे में पूछता है तो वो विल को एक पोस्टर दिखाता है और बताता है कि जेरा नामो ने एक नया ब्रॉडकास्ट रिलीज किया है। अब कैटी रेबल्स के लीडर एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स वादा करता है कि रेबल्स से विल को कोई खतरा नहीं होगा और बदले में कैटी उन्हें बता देगी कि फिल्स ही वो औरत है जिसके पास वो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है। एक और बार रेडियो पर जेरा नामो का ब्रॉडकास्ट रिलीज होता है और इस बार पुलिस उस सिग्नल को तुरंत डिटेक्ट कर लेती है जो कि लाइब्रेरी से आ रहा है। वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं तो एक आदमी अपने आखिरी शब्द बोल रहा होता है कि अब बगावत को कोई नहीं रोक सकता। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन विल जानता है कि जेरा नामो ये हो ही नहीं सकता। ये सुनकर स्नाइडर परेशान हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही गवर्नर को बता दिया था कि हम जेरा नामो को पकड़ चुके हैं, पर ये तो वो है नहीं। दूसरी ओर वहां दिखाते हैं तो चार्लेट बड़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसे अपने कल्चरल सेंटर के लिए एक फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग चाहिए थी, लेकिन वो उसे मिली नहीं। तब मैडी बताती है कि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो इन पेंटिंग्स को कलेक्ट करता है, क्योंकि मैडी इससे पहले एक आर्ट हिस्टोरियन थी। यहाँ वो आदमी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था वो कबूल कर लेता है कि असल में वो जेरा नामो है ही नहीं, बल्कि उस ब्रॉडकास्ट में उसने जो भी कहा था वो उसे एक पाइप में लिखा हुआ मिला था। विल की टीम वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं कि वो पाइप ग्रीन जोन की ओर जाता है। यहाँ चार्लेट को पेंटिंग भी मिल जाती है और इसी खुशी में वो मैडी को अपनी असिस्टेंट का जॉब दे देती है और प्रॉमिस भी करती है कि तुम्हारे बेटे के लिए इंसुलिन का इंतजाम मैं करवाऊंगी। दूसरी ओर फिल्स विल को बताती है कि मैंने तुम्हारे बेटे के पास मिले सारे टेप्स जला दिए हैं, अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो घर जाता है तो ब्रायन बताता है मैं जेरा नामो को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आम लोगों की आखिरी उम्मीद वही है जो हमें एलियंस की हुकूमत से बचा सकता है। और जब कैटी अपने बार में जाती है तो वहाँ फिल्स बैठी होती है। वो बताती है कि मेरा पति भी विल की तरह है, वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसकी पत्नी असल में क्या कर रही है। वो कैटी को उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जो ट्रक के एक्सीडेंट साइट पर लिया गया था। वो उसे वार्न करती है कि तुम रेबल्स का साथ देना छोड़ दो, अगर तुम्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए तो आज से तुम मेरे लिए काम करोगी, ना कि रेबल्स के लिए। जब फिल्स घर आती है तो उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल वो पैरालाइज्ड हो चुका था, लेकिन वहाँ फिल्स ब्रूस को पाती है और कहती है मुझे पता है तुम यहाँ किस मकसद से आए हो, लेकिन तुम्हें मेरे पति को भी खत्म करना होगा। ब्रूस शूट कर देता है। अगले दिन विल और उसकी टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है जहाँ दीवार पर जेरा नामो का नाम लिखा होता है।
फिल्स की मौत से स्नाइडर को धक्का लगता है क्योंकि वो एलियंस और ह्यूमंस के बीच एक ब्रिज की तरह थी और एलियंस के बिहेवियर को अच्छी तरह समझती थी। स्नाइडर विल से कहता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कौन है कातिल। इसी बीच जेरा नामों की ग्रुप का एक आदमी पकड़ा जाता है जो इन्हें ग्रीन जोन का एक एड्रेस बताता है। रेड हेलमेट्स तुरंत उस जगह को घेर लेते हैं और एक सीक्रेट रूम में वो एक ग्रुप को देखते हैं जो खुद को जेरा नामक ग्रुप कहता है। दूसरी ओर ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दीवार के उस तरफ पहुंचता है जहां पर एक सुनसान सिटी है। वहां पर एक बहुत बड़ा गोडाउन होता है जहां इनकी जरूरत की ढेर सारी चीजें स्टॉक में होती हैं। अब लॉस एंजलिस में हर तरफ अनाउंसमेंट होता है कि जेरा नामों का ग्रुप खत्म कर दिया जा चुका है, लेकिन विल जानता है कि ये झूठ है। यहाँ स्नाइडर परेशान हो जाता है क्योंकि इन्होंने जिस कपल को जेरा नामक ग्रुप समझकर अरेस्ट किया था वो किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं दिखते। स्नाइडर विल को वार्न करता है कि अगर तुमने असली जेरा नामक ग्रुप को नहीं पकड़ा तो मैं चार्ल्स को ढूंढने में तुम्हारी जरा भी मदद नहीं करूंगा। वो विल को सर्च टीम का हेड अपॉइंट कर देता है। विल तुरंत अपना काम शुरू करता है क्योंकि उसे अपना बेटा चार्ल्स चाहिए। उसकी असिस्टेंट जेनिफर बताती है शायद तुम्हारी वाइफ ही जासूस है जो पुलिस की हर खबर उन रेबल्स को दे रही है। विल परेशान होकर घर आता है तो ब्रायन अपनी बहन ग्रेस को एक बुक ला कर देता है जो उसने दीवार के उस तरफ वाले गोडाउन से निकाली थी, लेकिन वो विल से झूठ कहता है कि मैंने अपने दोस्त को कुछ संतरे दिए और बदले में बुक ले ली। यहाँ स्नाइडर उस आदमी को इंटेरोगेट करता है जिसे जेरा नामो समझकर इन लोगों ने पकड़ा था। वो कहता है मैं महज एक एक्टर हूँ सर। अब स्नाइडर उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम हमारे लिए अपनी जेरा नामो वाली एक्टिंग जारी रखोगे तो मैं तुम्हें दूसरी सिटी ब्लॉक में भिजवा दूंगा जहां तुम आराम से रह सकोगे। यहाँ ब्रायन अपने टीचर को एक पावरफुल लेंस दिलाने का वादा करता है जिससे वो एक पावरफुल टेलीस्कोप बना पाएगा। दूसरी ओर विल कैटी के बार को सर्च करता है लेकिन उसे वहां पर कैटी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता सिवाय एक बुक के जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। यहाँ ये डुप्लीकेट जेरा नामों पर मुकदमा चलता है जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। वहाँ टेररिस्ट अटैक के सारे विक्टिम्स और उनके परिवार वाले उसके खिलाफ गवाही देते हैं। अब नकली जेरा नामो को फांसी देने के लिए सिटी के बीच एक स्टेज सेट किया जाता है और जो एक्टर जेरा नामो बना है वो स्नाइडर की बात पर विश्वास करके ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि स्नाइडर ने वादा किया है कि वो टेररिस्ट को खत्म करेगा और उसे दूसरी सिटी में भेज देगा। लेकिन जब सच में उसको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है तब जाकर वो रियलाइज करता है कि स्नाइडर ने उसको धोखा दे दिया है, लेकिन अब तो कुछ कर भी नहीं सकता और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। स्नाइडर तुरंत विल को एक जगह पर लेकर जाता है। अब दूसरी ओर एलेक्स दूसरे अटैक की तैयारी में लग जाता है और कैटी भी उनके साथ होती है। यहाँ विल स्नाइडर पर गुस्सा करता है कि एक बेकसूर एक्टर को धोखा देकर सबके सामने उसकी जान लेकर तुम्हें आखिर मिला क्या। स्नाइडर कहता है कि हमें पब्लिक को शांत करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो चैन से रहेंगे कि जेरा नामो मर चुका है। अब मुझे असली जेरा नामो को ढूंढने की मोहलत आराम से मिल जाएगी। इनकी गाड़ी को सिक्योरिटी देने के लिए रेड हेलमेट्स एक गाड़ी में आते हैं जिनमें ब्रूस भी होता है। वहाँ एक जगह उन्हें डाइवर्ट किया जाता है और जब गाड़ियां स्लो हो जाती हैं तो ब्रूस अपने साथियों यानी दूसरे रेड हेलमेट्स को शूट कर देता है। अब स्नाइडर भागने की कोशिश करता है लेकिन विल दरवाजा बंद कर देता है। इतने में रेबल्स जो रेड हेलमेट्स के भेस में थे वो कार को शूट करके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच विल उन पर फायर कर देता है और स्नाइडर को बचाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर ड्रोन्स भी आ जाते हैं लेकिन रेबल्स बच निकलते हैं। विल स्नाइडर को बार में लेकर जाता है जहाँ उसी वक्त कैटी भी आ जाती है। कैटी अकेले में विल को डांटती है कि इस विश्वासघाती आदमी के लिए तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, लेकिन विल को स्नाइडर की मदद करनी पड़ेगी वरना उसका बेटा चार्ल्स वापस नहीं आएगा। बार का फोन काम नहीं करता तो वो फोन बूथ में जाकर कॉल करता है और अपनी फोर्स को बुलाता है। इसी बीच कैटी एलेक्स से कम्युनिकेट कर देती है कि स्नाइडर मेरे बार में है। फिर वो स्नाइडर को बातों में उलझा कर रखती है। स्नाइडर बताता है कि वो एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था। वो सिर्फ 6 या 7 कॉलोनीज के बारे में जानता है और उन कॉलोनीज के आगे क्या है वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। इतने में विल लौट आता है और बताता है कि हमारी फोर्स जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगी। वो आगे कहता है कि असल में जेरा नामो किसी एक आदमी का नाम नहीं बल्कि उन सारे लोगों का नाम है जो एलियंस के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं। कैटी कहती है कि अगर कोई स्नाइडर को खत्म करना चाहता है तो तुम बीच में मत आना प्लीज। पर विल कहता है कि अगर मैं नहीं तो कोई और मेरी जगह ले लेगा, स्नाइडर को बचा लेगा। इसी बीच स्नाइडर रिवील करता है कि उसकी टीम ने चार्ल्स का पता लगा लिया है और उसे यहाँ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अचानक कोई दरवाजे पर नॉक करता है। ये लोग स्नाइडर को छुपा देते हैं और दरवाजा खोलते हैं। रेड हेलमेट के भेस में ब्रूस अंदर आता है। कैटी उसको बेसमेंट में लेकर जाती है और उसे फिर वार्न करती है कि स्नाइडर को मारने के चक्कर में विल को कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पर वो कहता है कि मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पति को हमारे हर ऑपरेशन में टांग अड़ाने की जो आदत है ना वो सही नहीं है। घर की तलाशी लेकर ब्रूस चला जाता है लेकिन विल को यकीन हो जाता है कि ये रेबल्स का आदमी था और जल्दी अपने साथियों को यहाँ पर जरूर लेकर आएगा। वो दरवाजे को ब्लॉक करने लग जाते हैं। स्नाइडर फिर एक बार चार्ल्स का जिक्र करता है तो कैटी को गुस्सा आ जाता है कि ये बार बार चार्ल्स का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच रेबल्स बार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। अब स्नाइडर घबरा जाता है और कबूल करता है कि मैं तो सिर्फ गवर्नर के ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ, असल में मैंने एलियंस को कभी देखा तक नहीं है। विल कैटी को छुप जाने के लिए कहता है और खुद स्नाइडर की सुरक्षा के लिए रेबल्स से लड़ने का फैसला करता है। फिर रेबल्स एक स्मोक ग्रेनेड फेंक कर
कर अंदर घुस आते हैं। विल उन पर फायर करता है और तभी एक रेबल विल को देख लेता है और विल को मारने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी कैटी उसको शूट कर देती है। पर जब ब्रूस उस पर एम करता है तो विल कैटी को गन हटा देने को कहता है। फिर वो विल और कैटी को गन पॉइंट पर बेसमेंट में ले जाकर छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन विल एक मशीन गन लेकर उसके पीछे जाता है। इतने में सारे रेबल्स वहां से निकल चुके थे। फिर असली रेड हेलमेट्स आकर स्नाइडर को कबर्ड से बाहर निकालते हैं जहां विल ने उसको छुपा रखा था। उसी शाम को दिखाते हैं तो विल कैटी को बताता है असल में इन रेबल्स का जेरा नामों से कोई लेना देना है ही नहीं, ये लोग अपने मकसद के लिए उसका नाम यूज कर रहे हैं बस। और स्नाइडर भी उसका फायदा उठाकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एलेक्स रियलाइज करता है कि कैटी सिर्फ एक डबल एजेंट है जो उन्हें गुमराह कर रही है। दूसरी ओर मैडी का चार्लेट के हस्बैंड नोलन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। नोलन न्यू एज प्रीचर चर्च का लीडर है। अब जैसा कि हमने देखा था कि विल ने अटैक के दौरान ब्रूस को देख लिया था और अब उसे ब्रूस को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। पर जब वो ब्रूस के घर पहुंचते हैं तो घर ब्लास्ट हो जाता है। वो उसकी टीम के दूसरे रेड हेलमेट से पूछताछ करता है तो एक रेड हेलमेट बताता है कि उसकी छाती पर एक अजीब टैटू था। अब ये जानकर विल अनुमान लगा लेता है कि वो जरूर स्पेशल फोर्स में रहा होगा। दूसरी ओर ब्रूस एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर अपने कद और साइज की आदमी की लाश चुरा लेता है। फिर वो एलेक्स के साथ मिलकर उस लाश को एक कार में रखवाकर उसे जला देता है। दरअसल एलेक्स ब्रूस को विश्वास दिलाना चाहता है कि तुम्हारी फ्रेंड केटी धोखेबाज निकली। इसी बीच पुलिस को कार में जली हुई लाश मिलती है जिसकी आइडेंटिटी ब्रूस से मैच करती है। लेकिन विल को अब भी यकीन है कि ये ब्रूस का खेल है जो इन्हें धोखे में रखना चाहता है। कैटी रेबल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो सफल नहीं होती। पर उसे एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है जिसमें रेबल्स की मीटिंग वाली जगह का जिक्र होता है। कैटी वहां पर पहुंचती है तो ब्रूस उसको लेने आ जाता है। यहाँ जेनिफर को पुलिस डेटाबेस में 14 लोगों की डिटेल्स मिलती है लेकिन उन सब की फोटोज ब्रूस की होती है। वो बताती है कि ब्रूस न सिर्फ स्पेशल फोर्स में था बल्कि वो एक FBI एजेंट भी रह चुका है। यहाँ ब्रूस कैटी से सवाल करता है कि तुमने अपने ही साथी को शूट क्यों किया, ये बताओ। वो बताती है कि मैंने शुरू से तुमसे कह दिया था कि मेरे पति को या बच्चों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने कोई गद्दारी नहीं की और अब तक जी जान से एक रेबल बनकर लड़ रही हूँ। लेकिन दोस्तों ब्रूस अब भी उसकी सच्चाई पर शक करता है तो वो निराश होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद ब्रूस रिचल नाम के एक रेबल के पास आता है और बताता है कि एलेक्स ने कैटी को खत्म कर देने का ऑर्डर दे दिया है लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ विल स्नाइडर से मिलने ग्रीन जोन में जाता है और बताता है कि ब्रूस महज एक रेबल नहीं बल्कि बहुत ही पहुंचा हुआ FBI एजेंट है जो अब रेबल बन गया है, लेकिन मैं उसे कैसे भी पकड़ कर रहूंगा। इस पर स्नाइडर उसको चार्ल्स की एक रिसेंट फोटो दिखाता है और जब वो कैटी को फोटो दिखाता है तो वो कहती है कि हमें कैसे भी करके इस स्नाइडर के कंट्रोल से बाहर निकलना होगा। विल भी प्रॉमिस करता है कि ठीक मौका पाकर वो स्नाइडर के चुंगल से छूटने की कोशिश करेगा। और वहां दिखाते हैं तो मैडी और नोलन के अफेयर के बारे में नोलन की वाइफ चार्लेट को पता चल जाता है और वो मैडी को नौकरी से निकाल देने की धमकी देती है। लेकिन नोलन मैडी को अपनी असिस्टेंट की पोजीशन ऑफर करता है। दूसरी ओर विल ब्रूस की फोटो लाकर कैटी से कहता है कि तुम्हारे बार में इसके फिंगरप्रिंट्स थे जिसका मतलब है कि ये पहले भी बार में आ चुका है। पर कैटी कहती है मैं इसको नहीं जानती। फिर वो ब्रूस के द्वारा मारे गए विक्टिम्स की फोटो दिखाता है और तब कैटी कबूल करती है कि हाँ ये हमारे बार में आया था। वो कह रहा था कि वो अपनी माँ के घर रहता है क्योंकि उस घर का रिपेयर चल रहा है। यहाँ जेनिफर को दिखाते हैं जो कुछ कंस्ट्रक्शन स्टोर्स के रिसर्च के जरिए ब्रूस की माँ के घर का पता लगा लेती है। इसी बीच रेचल कैटी को बताती है कि असल में ब्रूस ने सच में कई लोगों को मार डाला था लेकिन हमारे मकसद को पूरा करने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां तो लोगों को देनी ही पड़ेंगी। तब कैटी कहती है कि मैं भी उसका शिकार बनते बनते रह गई। रेचल कहती है कि उसने अपनी मर्जी से वो अटैक नहीं किया था। फिर कैटी ब्रूस को कॉल करती है कि विल ने तुम्हारा पता लगा लिया है। अब रेड हेलमेट्स ब्रूस की माँ के घर जाते हैं लेकिन वो खाली होता है। वहाँ के टूल्स वगैरह देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर किसी ने ब्रूस को सावधान कर दिया होगा। विल ब्रूस के एक पड़ोसी को आवाज देता है जो कि एलेक्स होता है पर वो कहता है कि मैं कभी अपने पड़ोसी को देखा ही नहीं। इसी बीच विल को उस घर में वही बुक मिलती है जो उसने कैटी के एक बार में देखी थी। इसी बीच विल के पुराने कलीग को दिखाते हैं जो कि एक फैक्ट्री में है। वहाँ पर अक्सर वर्कर्स बीमार पड़कर मर जाते हैं और तब बताया जाता है कि ये फैक्ट्री चांद पर है। विल अपने बच्चों को चार्ल्स की फोटो दिखाता है और सच बता देता है कि सिर्फ चार्ल्स को वापस पाने के लिए मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ। उस दिन लॉस एंजलिस की गवर्नर स्नाइडर से मिलने आती है और बताती है कि पैसिफिक रीजन का चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आ रहा है। स्नाइडर कहता है कि यहाँ पर तो सब बढ़िया चल रहा है लेकिन वो कहती है कि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो, यहाँ की असली सिचुएशन वो नहीं है जो तुम बता रहे हो। अब कैटी रिचल से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों माइनर बेटे रेबल्स का साथ दे रहे हैं। अब इस पर कैटी समझ नहीं पाती कि वो खुश हो या दुखी। वो रेचल को बताती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं रेबल्स को दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए। दूसरी ओर एलेक्स विल को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी वाइफ ही जासूस है जो रेबल्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है। वो विल को मीटिंग के लिए बुलाता है और जब विल वहां पर पहुंचता है
तो वो बताता है कि मैं ही रेबल्स का लीडर हूँ, लेकिन दूसरी सिटी जाने की आजादी पाने के लिए मैं अपने ही साथियों को धोखा देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर ब्रूस रेबल्स के यूथ सेल के लीडर को मिलने जाता है। वो ब्रूस को एक इंपॉर्टेंट आदमी के आने की खबर देता है। फिर वापस आकर बेंजामिन को सब कुछ बता देता है। फिर वो स्नाइडर को एलेक्स की शर्तों के बारे में बताता है। तो वो कहता है कि मैं एलेक्स से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, मीटिंग अरेंज करो। उसी शाम को कैटी विल से पूछती है अगर स्नाइडर जानता है कि हमारा बेटा चार्ल्स कहाँ पर है और उसकी फोटो भी लाकर दे सकता है तो उसे हमारे पास वापस लाने में प्रॉब्लम क्या है उसे। इस पर विल टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि एलेक्स इस सिटी को छोड़कर जाना चाहता है और यहाँ से निकलने की परमिशन पाने के लिए वो अपने रेबल साथियों को धोखा देने के लिए भी तैयार है। कैटी भी तुरंत ब्रूस को खबर करके अपने बार में पहुंच जाती है। दूसरी ओर ब्रायन और उसका टीचर टेलीस्कोप से चांद की सतह को देख लेते हैं और उन्हें अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। मतलब एलियंस की वो फैक्ट्रीज और माइंस वाकई में चांद पर ही है। यहाँ कैटी बार में ब्रूस से मिलती है और उसको बता देती है कि एलेक्स धोखेबाज है और वो जल्दी सिटी छोड़कर जाने वाला है। ब्रूस तुरंत एलेक्स के पास जाकर सवाल करने लग जाता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि तुम कैटी के बहकावे में मत आओ और अपनी अगले ऑपरेशन की तैयारी करो। अगली सुबह विल स्नाइडर को लेकर एलेक्स से मिलने जाता है। एलेक्स कहता है कि मुझे एक यूनिवर्सल पास चाहिए जिससे मैं सिटीज के बीच आजादी से घूम सकूं। बदले में वो उन सारे ग्रुप्स का लिस्ट देता है जिसे ब्रूस लीड कर रहा है। साथ ही वो उन्हें ब्रूस के अगले ऑपरेशन के बारे में भी बता देता है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को खत्म करने जा रहे हैं। स्नाइडर भी उसे प्रॉमिस करता है कि उस ऑपरेशन को हम रोकेंगे और ब्रूस को अरेस्ट कर लेंगे। फिर विल तुम्हें वो यूनिवर्सल पास दे देगा जिससे तुम सिटीज के बीच आ जा सकोगे। अगले सीन में ब्रूस एक मार्केट में जाता है जहाँ पर रेचल और कैटी भी होती है। कैटी वहाँ पर रेड हेलमेट्स को देख लेती है और तुरंत ब्रूस को आगाह कर देती है। एक रेबल पटाखे जलाकर मार्केट के बीच फेंक देती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी पुलिस फायर करती है जिसमें रेचल मारी जाती है, लेकिन ब्रूस बच निकलता है। फिर विल एलेक्स के घर पर जाता है जहां वो पुलिस के कब्जे में रखा गया है। विल कहता है कि स्नाइडर ने तुम्हें जो डील ऑफर की थी वो कैंसिल हो चुकी है। फिर विल उसे गोली मार देता है और इल्जाम ब्रूस पर लगा देता है। उसी रात रेचल की पूरी फैमिली फांसी पर लटकी होती है। केटी बहुत रोती है और रेबल्स का साथ देने का फैसला कर देती है। विल भी जान जाता है कि उसकी वाइफ रेबल्स के साथ है। अगली रात रेबल्स का प्रोटेस्ट होता है जिसमें कई रेड हेलमेट्स की जान चली जाती है। बेंजामिन कहता है कि लोग अब चुप नहीं रहने वाले, वो अपनी सहनशीलता की हद पार कर चुके हैं। यहाँ विल स्नाइडर को बताता है कि दीवार के उस तरफ एक नए रेबल ग्रुप का पता चल चुका है, हमें वहां जाकर चेक करना होगा। स्नाइडर मान जाता है लेकिन एक गार्ड को उनके साथ भेजता है। दूसरी ओर कैटी और ब्रूस अपने यूथ सेल के लीडर से मिलते हैं जो मिनिस्टर के कत्ल में इनका साथ देना चाहता है। इनका ऑपरेशन सबवे में होगा जिसे फिलहाल सिर्फ एलियंस इस्तेमाल करते हैं। विल और बेंजामिन जो दीवार के उस तरफ चले गए हैं वो एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर पूरी सिटी को देख पाते हैं। फिर वो चारों तरफ शूट करने लग जाते हैं जैसे कि उन पर अटैक हो रहा हो। हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गार्ड की कुछ समझ में नहीं आता। तभी विल को वहाँ पर एक मैप दिखता है और वो कहता है कि हम पर जिन लोगों ने अटैक किया था शायद वो लोग इस मैप को भूल कर चले गए हैं। फिर वो स्नाइडर को उस मैप की मार्किंग्स दिखाकर बताता है कि रेबल्स इन्हीं जगहों पर अटैक करने वाले हैं। स्नाइडर भी दीवार के निचले वाले उस टनल के बारे में रिपोर्ट करता है। यूथ सेल के मेंबर्स कैटी को एक मिनी ड्रोन दिखाते हैं जो मक्खी जैसा दिखता है। ये कहीं पर भी उड़कर जा सकता है और किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कामयाब है। फिर वो अपना फाइनल अटैक प्लान फाइनलाइज करते हैं। ब्रूस साथ ही कैटी को शूट करना सिखाता है। इसी बीच स्नाइडर रेड हेलमेट्स के साथ नोलन के घर पर आता है। वो ये कहकर चार्लेट को अरेस्ट कर लेता है कि उसने कुछ कीमती पेंटिंग्स एलियन से छुपा कर रखे। उसी शाम को केटी ग्रेस के पास एक बुक देखती है जो उसकी गवर्नेंस ने दी थी। उसमें लिखा होता है कि एलियंस के आने से पृथ्वी के लोगों को कितने बेनिफिट्स मिले हैं। वो तुरंत विल को बताती है कि नया चर्च किसी तरह छोटे बच्चों को बहका रहा है, लेकिन विल कहता है कि हमें बेंजामिन के घर चले जाना चाहिए जो कि दीवार के उस तरफ है। वो केटी को दोष देता है कि तुम मुझ पर जासूसी कर रही थी, है ना? और अब केटी इनके रिलेशनशिप से तंग आ चुकी है क्योंकि वो अक्सर एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं दोनों, और ये सब कुछ इनकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि दीवार के उस तरफ जाकर क्या ये स्नाइडर और सरकार से बच पाएंगे। विल बेंजामिन को अकेले ही चले जाने को कह देता है। केटी और ब्रूस कुछ गार्ड्स को मारकर सबवे में जाते हैं और वहाँ के बैकअप एंट्रेंस को खोलकर अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर वो एक एक्सप्लोजन करवाते हैं जिससे ट्रेन डिरेल हो जाती है। उस ट्रेन की एक डिब्बी में एक एलियन की बॉडी मिलती है। अभी जानकर विल तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है। गवर्नर भी वहाँ पर जाती है और बताती है एक एलियन को किडनैप कर लिया गया है। दरअसल पहले भी एक बार 2 एलियंस को मार डाला गया था जिसकी वजह से एलियंस ने पूरा डेलास सिटी को मिटा दिया। और अगर इस बार लापता एलियन का पता नहीं चला तो आप सोच लीजिए कि लॉस एंजलिस का क्या होगा। एलियंस किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच रेबल्स उन एलियन को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाते हैं और मेटल फॉयल की मदद से सिग्नल्स को ब्लॉक भी कर देते हैं। विल घर आकर मैडी से कहता है कि हमें बच्चों को कहीं छुपाना होगा। वो कहती है कि हमें बच्चों को ग्रीन जोन ले जाना चाहिए। फिर विल कैटी को ढूंढता है। तभी ब्रायन उसको एक सीक्रेट नंबर देता है जो कैटी को हाल ही में मिला था। और जब रेबल्स उन एलियंस को दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं तो सिटी में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। मैडी और बच्चे ग्रीन जोन जाने के लिए एक लंबी कतार में वेट
फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रायन उन्हें छोड़कर भाग जाता है। यहाँ रेबल्स रेड हेलमेट्स की गाड़ी को रोककर उसमें उस एलियन की बॉडी को लाद देते हैं। दूसरी ओर पुलिस को सबवे का कैमरा फुटेज मिलता है। विल उस वीडियो में कैटी को पहचान लेता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ ब्रायन अपने टीचर के पास जाता है और उन्हें टनल में लेकर जाता है। जिस ग्रुप ने एलियन को किडनैप किया था वो अब एक पुलिस की गाड़ी में सिटी में घूमने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि लोगों को डराने के लिए एक घर को ब्लास्ट करवाया जा रहा है। साथ ही स्नाइडर को उसकी नाकाबिलियत के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन अब गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी ओर एलियन को अब एक लैब में लाया जाता है, जहां उसके हर सिग्नल को ब्लॉक करके उसके सूट को खोलने की कोशिश की जाती है। दिखाते हैं तो विल जेनिफर को रेबल का कोड बुक देता है और दोनों मिलकर एक फुटेज देखते हैं जिसमें इन्होंने ब्रूस को अरेस्ट करने की कोशिश की थी। उससे इन्हें यूथ सेल के लीडर का पता चल जाता है, जिसका नाम है सिमन। रेबल्स उस एलियन के कम्युनिकेटर डिवाइस को एक्टिव करना जानते हैं, लेकिन इतने में विल दरवाजे पर नॉक कर देता है। वो कहता है कि तुम बस उस एलियन को छोड़कर चले जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कैटी दरवाजा नहीं खोलती और एक सीक्रेट दरवाजे से रेबल को बाहर भेज देती है। तभी बाहर ड्रोन्स उस घर को घेरने लग जाते हैं। कैटी दरवाजा खोलती है और विल पुलिस को कॉल कर देता है। फिर वो उस एलियन को लेकर जाते हैं। इस पर स्नाइडर विल को थैंक करता है और उसे एक यूनिवर्सल पास दिया जाता है, जिसके जरिए वो कहीं भी आजादी से घूम सकता है, दूसरी सिटीज में भी जा सकता है आराम से। खासकर अब वो अपने बेटे चार्ल्स से मिल पाएगा। दूसरी ओर ब्रायन और उसका टीचर दीवार के निचले वाले टनल में जाते हैं, पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। रेड हेलमेट्स पेट्रोल टीम स्नाइडर को पकड़ कर लेकर जाती है। विल अपने बेटे को ढूंढने दीवार के उस तरफ चला जाता है और केटी घर लौट आती है, जो कि अब एकदम खाली है। और इसी के साथ कॉलोनी सीरीज का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। कॉलोनी सीजन 2। इस बार कहानी की शुरुआत एलियंस के इन्वेजन करने वाले दिन से होती है, जब सबकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। सबसे पहले ब्राउनमैन फैमिली यानी कि विल, ग्रेसी, चार्ली और ब्रायन को दिखाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विल एलियन इन्वेजन से पहले एफबीआई में अपनी पार्टनर डेवोन के साथ काम करता था। एंड बात करें डेवोन की, तो वो विल की पार्टनर होने के साथ साथ उसकी एक अच्छी दोस्त भी है। जब विल डेवोन के साथ अपने काम पर जाने लग जाता है तो केटी उससे कहती है, एक काम करना, मैं चार्ली को उसकी क्लासेस के लिए छोड़ आऊंगी और तुम लौटते वक्त उसको पिकअप करना, ठीक है? विल भी कह देता है कि ठीक है, मैं कर लूंगा, नहीं भूलूंगा। फिर वो डेवोन के साथ चला जाता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि आसमान से ना कुछ स्पेसशिप्स धरती की तरफ आ रही हैं। इसी के साथ ये सीन हो जाता है कट। अगले सीन में हम स्नाइडर को देखते हैं। दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए आप। इससे मिलने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। वो स्नाइडर के पूछने पर उसे बताते हैं कि तुम्हें इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एडवांसमेंट की तरफ से चुना गया है, यानी कि कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्नाइडर को चुना गया है। अब कुछ देर सोचने के बाद स्नाइडर इसके लिए हाँ कर देता है। उधर दिखाते हैं दूसरी ओर तो ब्रूस छुट्टी लेकर अपने घर आता है। उन्हें उठने बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो ब्रूस ने अपनी माँ की देखभाल के लिए एक केयर टेकर को रखा होता है। ब्रूस अपनी माँ से मिलने के बाद ऐसे ही बाहर टहलने के लिए आ जाता है। अब दूसरी ओर विल और डेवन को पता चलता है कि पिछली रात 7 वीआईपीज एलए से अचानक कहीं गायब ही हो गए हैं और फिर उन्हें ढूंढने का काम विल, डेवन और कुछ और डिटेक्टिव्स को दिया जाता है। विल का सीनियर कहता है कि हमें इस मामले को ज्यादा शोर मचाकर नहीं करना होगा, चुपचाप इसको सॉल्व करना होगा, नहीं तो लोग पैनिक करेंगे और ये खबर बाहर आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। उनमें से एक वीआईपी का पता लगाने के लिए डेवन और विल निकल पड़ते हैं। ये लोग पहले उस वीआईपी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर दरवाजे के कांच में गोली के निशान को देखकर पहले तो ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर अंदर जाते हैं। वहाँ विल एक कैमरे को देखकर ही समझ जाता है यहाँ पर जो वीआईपी था वो इस वक्त अचानक से कुछ लोगों का हमला होने की वजह से बहुत डरा हुआ है और अपने पैनिक रूम में बैठकर इस कमरे के जरिए सब कुछ देख रहा है। एंड विल भी उस कैमरे में देखकर कहता है कि देखिए, हम आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, जो लोग आपको मारने आए थे वो जा चुके हैं। साथ ही विल और डेवन अपना एफबीआई का कार्ड भी दिखाते हैं। एंड तब जाकर वो वीआईपी बाहर आता है। वो अपना नाम थॉमस बताते हुए कहता है कि कुछ लोगों ने आकर मेरी मेड को मार डाला, मैं किसी तरह छुपकर पैनिक रूम में चला गया। फिर उन लोगों ने 20 मिनट तक खोजबीन की और चले गए। अब यहाँ स्नाइडर को दिखाते हैं तो वो उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर एक्सेप्ट करके उन लोगों के साथ तुरंत एक जगह पर आता है, जहां वो एक एलियन को अपने सामने देखता है। और ये सब कुछ देखने के बाद स्नाइडर से फैसला लेने को कहा जाता है और वो जाकर अपनी बेटी को जबरदस्ती कुछ लोगों की मदद से अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसने तो अपनी बीवी को भी छोड़ दिया था। असल में स्नाइडर को पता चल गया था कि थोड़ी देर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसमें ज्यादातर लोग मारे जाएंगे, बचेंगे तो सिर्फ कुछ ही लोग। शहर में अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया था और अचानक से पावर कट हो जाना और गाड़ियां चलते चलते बंद हो जाना, इन सब चीजों से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और ये सारी चीजें जब विल देखता है तो उससे भी ये समझने में देरी नहीं लगती कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इधर ब्रूस को भी एक कॉल आता है और वो कैटी को अपना नया पता देकर वहाँ से तुरंत चला जाता है। और ये चीज कैटी तब समझ जाती है जब ब्रूस खुद उसे फोन करके कहता है जितना जल्दी हो सके बच्चों को लेकर घर पहुंचो। बस फिर क्या था, कैटी जल्दी से पहले ग्रेसी को पिक करती है और रास्ते में वो अपनी बहन मैडी को भी इस बारे में बता देती है। साथ ही बोलती है कि तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाओ। इसी बीच रास्ते में बाकी लोगों की तरह केटी की गाड़ी भी बंद पड़ जाती है, इसलिए उसको ना चाहते हुए पैदल ग्रेसी के
साथ ब्रैन के कॉलेज जाना पड़ जाता है, जहाँ से ब्रैन को लेने के बाद उसे चार्ली को पिकअप करना होता है। पर उसका स्कूल काफी दूर था, इसलिए वो सीधा घर आ जाती है, जहाँ पर कुछ देर में विल भी पहुंचकर चार्ली को लेने के लिए निकल जाता है। साथ ही कैटी के घर मैडी भी अपने बेटे के साथ पहुंच जाती है। अब ये सभी लोग घर के अंदर बहुत डरे सहमे चुपचाप बैठे होते हैं। पूरे शहर में सिर्फ एलियंस ड्रोन से दिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्नाइडर अपनी बेटे को एक सेफ जगह लेकर पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात गवर्नर हेलन से होती है, जो कि स्नाइडर से कहती है कि आज से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी, जिसमें हम जैसे लोग राज करेंगे। इधर ब्रूस अपने कुछ लोगों से मिलता है, पर जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाने के लिए उन लोगों से मिलकर निकलता है, तभी अचानक से वो बिल्डिंग ही पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है और उस बिल्डिंग में ब्रूस के साथी थे, पर कोई नहीं बचता। दरअसल ब्रूस मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, तो उसको ये लग रहा होता है कि कहीं ये किसी तरह की वॉर सिचुएशन तो नहीं, और मुझे कुछ और ही बता दिया है मिलिट्री ने। मतलब वो ये सोच रहा है कि मिलिट्री ने उसको सच नहीं बताया। एंड साथ ही साथ ब्रूस अपनी माँ को बचाने में भी नाकामयाब हो जाता है, यानी कि उनकी भी मौत हो जाती है। यहाँ विल जब चार्ली को लेने जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि अचानक से शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, जिसे पार कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, और उस दीवार के पार उसका बेटा चार्ली रह गया है। चार्ली को खोकर वो काफी दुखी होता है, और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर अब ब्रैन को पकड़ लिया गया है और उससे मिलने के लिए कैटी आ जाती है। दोस्तों, ब्रैन को कब पकड़ा गया आप सोच रहे हो, तो ब्रैन को पहले सीजन में पकड़ लिया गया था आखिरी में। कैटी आकर उसको बताती है कि विल चार्ली को लेने सेंटा मोनिका ब्लॉक गया हुआ है, और मैं भी तुम्हें जल्द यहाँ से निकालूंगी। इसी के साथ कहानी विल की तरफ मुड़ जाती है, जो कि सेंटा मोनिका ब्लॉक में चार्ली के बारे में उसकी फोटो दिखाते हुए लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन वो तो उसको लूटने के साथ साथ काफी ज्यादा मारते भी हैं। मार खाने के बाद विल किसी तरह उठकर आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर उसको एक घर में डेवॉन मिलती है, जिसे वहाँ पर देखते विल उससे कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, मेरी मदद करो। अगली सीन में हमें 1969 का समय दिखाया जाता है, जब पहली बार साइंटिस्टों को अंतरिक्ष से कुछ सिग्नल मिले थे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कैटी जब ब्रैन से मिलने के लिए दोबारा जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि ब्रैन को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ कैटी को ये डर लगता है कि कहीं उसके बेटे को फैक्ट्री तो नहीं भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो जाता है वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। और अब क्योंकि कैटी की बहन मैडी इस वक्त कॉलोनी के ग्रीन जोन एरिया में नोलन के साथ रह रही होती है, तो कैटी ब्रैन का पता लगाने के लिए मैडी से मदद मांगती है। वो कैटी को कहती है कि देखो तुम टेंशन मत लो, ब्रैन को कुछ नहीं होगा, हम सभी उसको बचा लेंगे, मैं आज ही नोलन से बात करूंगी। इसके बाद कैटी अपने घर आ जाती है, जहाँ पर कुछ सीक्रेट्स कैमरा लगे हुए हैं, और उन कैमरों की मदद से जेनिफर लगातार उस पर नजर बनाए रखी हुई होती है। अब क्योंकि जेनिफर का बॉस भी बदल गया है, तो उसका नया बॉस बेनेट उससे मिलने के लिए बुलाता है। बेनेट जेनिफर से विल और ब्रूस के बारे में पूछता है। विल के बारे में तो फिर जेनिफर बेनेट से बता देती है, लेकिन ब्रूस के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो सच में नहीं जानती कि ब्रूस है कहाँ पर। लेकिन इस पर बेनेट उसको धमकी दे देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और तुम्हें मैं उन चीजों से नहीं जानूंगा जो तुमने पहले की है, बल्कि तुम्हें उन चीजों से परखूंगा जो तुम अब करोगी। इसके बाद जेनिफर घर पहुंच जाती है, तो रेड हैट यानी कि उसके ही डिपार्टमेंट के लोग उसके घर की तलाशी ले रहे होते हैं। जाहिर है उस पर शक किया जा रहा है। इस तरफ मैडी नोलन से ब्रैन का पता लगाने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में कैसे भी करके मान जाता है। उधर ब्रैन को फैक्ट्री के अलावा एक लेबर कैंप में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो माया नाम की एक लड़की से मिलता है। अब इस लेबर कैंप के नियम भी काफी सख्त होते हैं। यहाँ का वार्डन बताता है कि अगर कोई भी काम के अलावा कुछ और करते हुए दिखा, तो पहले तो उसको अच्छे से धोया जाएगा, फिर उसको फैक्ट्री में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। अब विल को दिखाते हैं, तो वो भी सेंटा मोनिका ब्लॉक में डेवोन से अपने बेटे चार्ली को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए डेवोन तैयार हो जाती है। वो बताती है कि चार्ली जैसे बच्चों से सोलोमोन नाम का आदमी चोरी वगैरह करवाता है, वही चार्ली का पता बता सकता है। तो ये लोग सोलोमोन से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो विल की ट्रांजिट पास के बदले तब उसको चार्ली का पता बता देता है। लेकिन साथ ही वो विल से ये भी कहता है कि अगर चार्ली ना जाना चाहे तो तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि यहाँ की सड़कों में लूट पाट करना उसको ज्यादा पसंद है, वो मेरा सबसे बेस्ट चोर है। बस फिर क्या था, विल चार्ली के पास पहुंच जाता है, जो कि अपने जैसे बच्चों के साथ मिलकर एक औरत को लूट रहा होता है। यहाँ विल चार्ली को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे उसका बच्चा मिल गया। मगर चार्ली अपने पिता को देखकर काफी सरप्राइज था। पहले तो विल चार्ली को गले लगा लेता है। अब इस तरफ कैटी को दिखाते हैं, जो नोलन से खुद बात करने के लिए जाती है, ताकि वो ब्रैन के बारे में उससे बात कर पाए, जो चीज मैडी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि मैं बात कर तो रही थी, तुम बीच में क्यों आ रही हो, और इसके लिए वो कैटी को काफी सुनाती भी है। वहीं उधर जिस लेबर कैंप में ब्रैन था, उसका इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि स्नाइडर ही होता है, जो कि जाहिर है ब्रैन को अच्छे से जानता भी है। लेकिन उसने ब्रैन को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं सेंटा मोनिका में चार्ली सोलोमोन के पास वापस भागने की कोशिश करता है, जिसे डेवोन पकड़ लेती है। एंड विल के पूछने पर पता चलता है कि चार्ली के साथ सोलोमोन ने काफी सारी जाति की थी, और उसने चार्ली के अंदर इस कदर डर बैठा दिया है कि चार्ली उससे दूर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ जानकर विल
का खून खोलता है और वो निकल जाता है उस सोलोमन को सबक सिखाने। फिर वो सोलोमन के अड्डे पर पहुंचकर पहले तो उसके आदमियों को और फिर उसको जान से मार डालता है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को रेड हेड्स के रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती में देखते हैं, जहां पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और कुछ लोग सभी रेड हेड्स और भर्ती होने आए लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। और ये नकाबपोश लोग जो गोलियां चला रहे हैं ये खुद को रेड हैंड्स कहते हैं और ये ग्रुप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है और ये काफी ज्यादा वायलेंट भी है। यहाँ रेड हैंड्स रेड हेड सोल्जर्स के साथ बाकी आम लोगों को भी मार डालते हैं। दूसरी ओर बेनेट जेनिफर को ब्रूस को जल्दी से ढूंढ निकालने के लिए कहता है और इसके लिए जेनिफर कैटी से मिलती है, क्योंकि वो जानती है कि कैटी ब्रूस की अच्छी दोस्त होने के साथ साथ रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा भी थी। पर वो जेनिफर से कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि ब्रूस कहाँ पर है। एंड इस पर जेनिफर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मुझे मजबूर होकर अपने बॉस को तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बताना होगा। जवाब में कैटी जेनिफर को बताती है कि तुम लोगों के ऑफिस में एक छोटा सा बग ड्रोन मौजूद है जो कि रेजिस्टेंस को सारी जानकारी देता है कि कब तुम कौन सा ऑपरेशन करने वाले हो। आगे वो बोलती है कि मैं अभी सिर्फ इतना जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और अब ड्रोन का पता चलते ही जेनिफर ऑफिस में उसको ढूंढने निकल जाती है। उसके मिलने के बाद वो उसको बेनेट को दिखाती है। जेनिफर फिर यहाँ बेनेट से बताती है कि ये खबर मुझे मेरे एक सोर्स ने दी थी और अब बेनेट को जेनिफर के उस सोर्स के बारे में जानना होता है, जिस पर जेनिफर कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो सोर्स मेरे अलावा किसी और को नहीं बताएगा और अभी मैं ब्रूस का पता लगाने में लगी हुई हूँ, जल्दी उसका पता लग जाएगा। इसके बाद हम लेबर कैंप में ब्रायन को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ लोग हमला करके उसके जूते चुरा लेते हैं। अगली सुबह माया ब्रायन को एक अच्छे आदमी की तरह इशारा करते हुए बताती है, कल इसी ने तुम्हारे जूते चुराए थे। तो बस ब्रायन उस आदमी से पूछने के लिए चला जाता है, पर वो आदमी सीधा ही ब्रायन को मारना शुरू कर देता है, जिस चीज को वहां पर आकर स्नाइडर रोकता है। और ब्रायन को ये समझने में देरी नहीं लगती कि माया ने उससे झूठ बोला था, पर उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि माया ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। दूसरी ओर कैटी से मिलने के लिए मैडी आती है, जो उसे खबर देती है कि ब्रायन फैक्ट्री में नहीं है बल्कि लेबर कैंप में है, जहाँ से उसे नोलन किसी तरह जरूर निकाल लेगा। एंड इसी के साथ कहानी सेंटा मोनिका ब्लॉक की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ विल ने सोलोमन को तो खत्म कर दिया है, पर उसे अब यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके, क्योंकि अब उसके पीछे और भी लोग आ जाएंगे। इस पॉइंट पर डेवोन भी विल के साथ एलए जाने के लिए बोलती है। अब होता ये कि विल का जो पास था वो तो उसने पहले सोलोमन को दे दिया था, जिसे उसने किसी और को बेच दिया। तो अब विल चार्ली और डेवोन के साथ एक आदमी से मिलने जाता है, जो उन्हें दीवार पार करवा कर दूसरी तरफ एलए ब्लॉक में पहुंचा देगा। वो बताता है कि मेरे ड्रोन्स दीवार पर रस्सी लगा देंगे, जिससे हमें चढ़कर पार करना होगा। अब दोस्तों इनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तो ये लोग चल पड़ते हैं दीवार को रस्सी के सहारे चढ़कर पार करने के लिए। इस तरफ लिंडसे नाम की एक टीचर ग्रेसी को एक न्यू चर्च के बारे में बता रही होती है। एक तरफ से वो उसका ब्रेन वॉश कर रही है कि कैसे एलियंस ने हमारी मदद की। एंड यहाँ लेबर कैंप में स्नाइडर ब्रायन को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, पर इसके बदले तुम मेरे जासूस बनकर यहाँ पर रहोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ हो सकते हैं और तुम्हें बस मुझे उनकी खबर देनी होगी। ब्रायन को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ जाती है, क्योंकि उसे बस कैसे भी करके अपने घर जाना है। इस तरफ दीवार पार करके विल, चार्ली और डेवन भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है, जो कि इन्हें गाइड करके उस तरफ ले जाने वाले आदमी को और डेवन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। पर वो विल और चार्ली को कुछ नहीं करता एंड कुछ देर देखने के बाद वहां से वो ड्रोन चला जाता है। फिर जल्दी से विल और चार्ली दीवार को पार करके कैटी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें गवर्नर जनरल हेलन को दिखाया जाता है, जो कि एलए ब्लॉक को अपने फायदे के लिए खत्म करने की बात करती है, पर कई लोग उसके इस प्रस्ताव के खिलाफ भी होते हैं और ये सब कुछ हो रहा था नोलन की वजह से। हेलन का मकसद है कि वो कई ब्लॉक्स को एक साथ खुद कंट्रोल करे, मगर यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। सीन चेंज होता है और हमें ब्राउमैन फैमिली को दिखाया जाता है। चार्ली के वापस आने से ग्रेसी बहुत खुश होती है, पर जब कैटी विल को बताती है कि ब्रायन को अरेस्ट कर लिया गया है और वो इस वक्त लेबर कैंप में है, जिसे नोलन ने बाहर निकालने का वादा किया है। लेकिन दोस्तों इस बात को सुनते ही विल एकदम गुस्सा हो जाता है और वो इन सब के लिए कैटी को दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस और ब्रूस का साथ दिया था और विल को झूठ बोला था। और इनकी ये जो भी बातें हो रही है, इनकी जो भी हरकतें हो रही है, उन पर कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है, जो कि जेनिफर कर रही है। और अब जेनिफर भी ब्रूस का पता नहीं लगा पाती, तो इसके लिए बेनेट एक नए ऑफिसर बॉब को इस काम के लिए लेकर आता है, जो कि आते ही उल्टा जेनिफर से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि जेनिफर अभी थोड़ा ही एक्सपीरियंस्ड है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंड इस पर पता नहीं बेनेट को शक ये होता है कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रही है, इसलिए जेनिफर का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब कि उसका डिमोशन कर दिया जाता है। अब उसको इससे छोटी पोस्ट मिलेगी। हालांकि जाने से पहले जेनिफर ब्राउमैन फैमिली का सारा डाटा डिलीट कर देती है। एंड इधर जब लिंडसे ग्रेसी को पढ़ाने आती है, तो चार्ली आग लगाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है, जिससे सच में डरकर लिंडसे वहां से भाग जाती है। पर चार्ली की इस हरकत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच विल देखता है कि फायर
अलार्म के अंदर उन्हें स्पाई करने के लिए कैमरा लगाया गया है। एंड इस बारे में वो बाथरूम में कैटी से बताता है और कहता है हम कोई भी जरूरी बात बाहर नहीं करेंगे, समझी। एंड दूसरी ओर जेनिफर अपने घर आ जाती है जो कि अपने डिमोशन से काफी ज्यादा दुखी होती है, पर यहाँ उस पर भी अब कैमरे से नजर रखी जा रही है। इनफैक्ट वही नहीं बल्कि ब्लॉक के सभी लोगों पर घर में स्पाई कैमरास लगे होते हैं ताकि उन पर नजर रखी जा सके। आगे हम ब्रूस को उसके कुछ साथियों के साथ देखते हैं जिसमें मॉर्गन, विलियम और बीबी शामिल है। ये लोग इस वक्त वांटेड होने की वजह से अभी अंडरग्राउंड ही थे और इन्होंने एक ऐसा गॉन्टलेट बनाया होता है जो कुछ देर के लिए एलियन ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। ऐसे ही एक ड्रोन को डीएक्टिवेट करके मॉर्गन उसमें एक ट्रांसमीटर और कैमरा लगा देती है ताकि जो भी ड्रोन देख रहा है उसे ये लोग देख सके। एंड इस काम में ये लोग कामयाबी हो जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि जहाँ पर से वो ड्रोन आया था वहाँ और भी ढेर सारे ड्रोन्स पहले से मौजूद हैं, वो भी हजारों की तादाद में। साथ ही उस जगह से काफी अजीब आवाज भी आ रही थी। दूसरी तरफ लेबर कैंप के कुछ लोग छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जाहिर है यहाँ पर बगावत की शुरुआत हो चुकी है और जिन्होंने अभी बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है उन्हें वार्डन और स्नाइडर को कैसे भी करके पकड़ना होगा। हालांकि छोटा सा ब्लास्ट था तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। एंड इस तरफ विल कैटी से कहता है कि घर में कैमरा है इसलिए अब हम इस तरह बाहर बातें नहीं करेंगे। इसका ये भी मतलब है कि जो इन कैमरों में हमको देख रहा है उन्हें सब पता चल गया होगा कि मैं आ चुका हूँ, इसलिए अब मुझे दोबारा से रेड हेड्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें रिस्क तो है लेकिन वो लोग तो मतलब जो कैमरे में हमको देख रहे हैं वो लोग वैसे भी मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे पहले अब जेनिफर से बात करनी होगी। कैटी से सब कुछ कहकर विल निकल पड़ता है रेड हेड्स के ऑफिस, जहाँ उसको देखते ही डिटेन यानी कि हिरासत में ले लिया जाता है। यहाँ बॉम्ब किसने लगाया इस बात को जानने के लिए वार्डन सभी लेबर कैंप वर्कर्स को धूप में खड़ा करके टॉर्चर कर रहा होता है, जिसमें ब्रायन भी होता है। गार्ड जैसे ब्रायन को मारने जाता है तो वैसे वहाँ पर स्नाइडर आकर उसको रोक देता है। साथ ही वो वार्डन से कहता है कि मैं अपने तरीके से पता लगा लूंगा, तुम्हें इस तरह किसी को मारना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद वो ब्रायन को अकेले में ले जाकर कहता है कि पता करो ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने और क्यों किया, वादा करता हूँ जल्दी तुम्हें अपने परिवार के पास भेज दूंगा मैं। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं तो विल से पूछताछ करने के लिए खुद बेनेट आता है, जिससे विल बस एक ही बात कहता है कि मैं ब्रूस को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही बेनेट विल को उसका बैज और गन लौटा देता है। विल को बॉब के साथ एक पार्टनर के तौर पर काम करना होगा। यहाँ विल बॉब से जेनिफर के बारे में पूछता है, जिस पर बॉब कहता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानता, फिलहाल जब से आया हूँ इस नाम का तो मैं किसी से भी नहीं मिला। यहाँ कैम्प में ब्रायन को पता चल जाता है कि उस दिन माया ने उसे इसीलिए पिटवाया था ताकि वो पक्का कर सके कि स्नाइडर ब्रायन का साथ दे रहा है या फिर नहीं, और फिर स्नाइडर ने ब्रायन को बचाकर ये बात पूरी तरह कंफर्म कर दी थी। इस पर ब्रायन माया से कहता है कि मैं ही सिर्फ ऐसा नहीं हूँ जिसके पास बताने के लिए कोई राज नहीं है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मुझे पता है कि ब्लास्ट के पीछे तुम्हारा भी पूरा हाथ है और तुम अच्छी तरह जानती हो किसने करवाया। मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे स्नाइडर को बताना पड़ेगा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया। बाकी स्नाइडर तो मुझ पर भरोसा करता ही है, और रही बात खतरा लेने की तो दीवार के अंदर टनल से आना इससे भी बड़ा खतरा था। एंड इस पर माया ब्रायन को दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इनका नाम स्नाइडर को दे दो और उससे बोल देना कि ये ब्लास्ट इन्होंने जेल से भागने के लिए किया था पर नाकामयाब हो गए। एंड माया के कहने पर ब्रायन बिल्कुल ऐसा ही कर देता है। बस फिर क्या था, जैसे वार्डन को पता चलता है कि दो लोग इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे तो वो तुरंत सबके सामने उनको गोली मार देता है। उधर विल हर तरफ जेनिफर को ढूंढने में लगा हुआ है पर उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। एंड इस चीज को लेकर उसकी बॉब से भी बहस हो जाती है, लेकिन बॉब थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है, वो विल को कुछ नहीं बताता। इसी बीच विल के ऑफिस में रेड हैंड की तरफ से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और ये घटना काफी चौंकाने वाली होती है। रेड हैंड काफी तेजी से अपने मकसद की तरफ किसी की जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ तक कि माया भी उसी रेड हैंड ग्रुप की मेंबर थी जो कि ब्रायन को अपने एक साथी से मिलवाती है। अब ब्रायन भी माया का साथ देना चाहता है तो वो उसको बता देता है कि स्नाइडर किसी तरह के बड़े शिपमेंट की बात कर रहा था, और वो क्या है इसका अंदाजा तो अभी ब्रायन को भी नहीं है। कैटी इधर ब्रायन के बारे में बात करने के लिए मैडी के पास जाती है। उसे बस ये जानना है कि ब्रायन अभी सही सलामत है या फिर नहीं। एंड कैटी की तसल्ली के लिए मैडी उसे एक पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन डाटा दिखाती है जिसमें ब्रायन का डाटा लेबर कैंप वाले कॉलम में मौजूद होता है। यहाँ ये डाटा ये भी बताता है कि कहाँ पर किस वक्त में कितने और कौन लोग मौजूद हैं, और ये सारी चीज मैडी को नोलन ने दिखाई थी। अब इस डाटा से ब्रायन सही सलामत है ये तो पक्का हो जाता है, लेकिन मैडी की गैर मौजूदगी में कैटी ये डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करके चुरा लेती है। आगे हम देखते हैं कि विल अपनी पहचान के एक आदमी से कैटी के बारे में इंस्टॉल सारे कैमरास निकलवा देता है। फिर कैटी उसे मैडी के घर से कॉपी किए डाटा के बारे में बताती है। फिर जब ये लोग वो फाइल अपने कंप्यूटर में खोलने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन होती नहीं। एंड इसके बाद विल अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन तो नहीं होती, तो किसी तरह छिपकर वो जेनिफर के दोस्त बेट्सी से मिलता है और उससे जेनिफर के बारे में पूछता है, जिस पर बेट्सी उसे बताती है कि इन लोगों ने जेनिफर को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया है और अब वो कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं बेट्सी की मदद
मदद से होमलैंड डिपार्टमेंट यानी कि रेड हेड्स की कुछ फाइल्स विल ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है, जिसको देखते ही विल तो पहले जल्दी से पेन ड्राइव छिपाता है, लेकिन बॉब को यहाँ पर बेट्सी पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसकी शिकायत करके उसका भी ट्रांसफर करवा देता है। मतलब अब वो भी जेनिफर की तरह कहीं गायब हो चुकी है। उधर लेबर कैंप में इंस्पेक्शन के लिए नोलन आता है। अब क्योंकि इस ब्लॉक का डेप्यूटी प्रॉक्सी था तो उसका यह हक था एंड नोलन का स्नाइडर अच्छे से स्वागत भी करता है। नोलन के साथ मैडी भी आई हुई है ताकि वो ब्रायन से मिल सके। वो ब्रायन से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें निकालने में लगे हुए हैं एंड ये सुनकर ब्रायन गुस्से में चला जाता है। इस तरफ नोलन और स्नाइडर की बातों से पता चल जाता है कि नोलन यहाँ पर ग्लोबल अथॉरिटी के उस खास शिपमेंट को देखने के लिए आया है और स्नाइडर को फिर उसे दिखाना ही पड़ता है। नोलन के साथ साथ हम भी देखते हैं कि ये शिपमेंट दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है और ये सब किसी तरह के ह्यूमन कैप्सूल्स होते हैं। उधर दिखाते हैं तो बीबी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां शुरू होती है। अब उस वक्त ब्रूस भी नहीं होता तो मदद के लिए मॉर्गन चिपका कर कैटी के पास मदद के लिए आती है एंड कैटी जब बीबी के बारे में सुनती है तो उसे देखने के लिए मॉर्गन के साथ जाती है। जहाँ जैसे वो उसकी हालत को देखती है तो तुरंत विल को फोन लगाकर कहती है कि चार्ली की तबीयत खराब हो गई है, अचानक से तुम प्लीज कार लेकर जल्दी पहुंच जाना। विल तुरंत वहाँ पर कैटी के पास पहुंच जाता है जो उसको पूरी सच्चाई बताती है और ना चाहते हुए भी विल फिर बीबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों कैटी ने चार्ली पहले इसीलिए कहा था क्योंकि अगर वो चार्ली का नाम नहीं लेती तो विल तो आता ही नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी बेटी चार्ली का नाम लिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है ताकि विल को भी लगे कि बच्चे को बचाने के लिए आना है। लेकिन जब विल को यहाँ पर पता चलता है कि बीबी की तबीयत खराब है तब उसको ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। फिर वो एक डॉक्टर को ग्रीन जोन से जबरदस्ती लेकर आता है जो कि बीबी को चेक करके बता देता है कि इसे रेडिएशन की वजह से कैंसर हो गया है और ये मुश्किल से 48 घंटे जिंदा रह पाएगा। और ये रेडिएशन बेबी को तभी लगा होगा जब वो एलियन टैग यानी कि उस गॉन्टलेट पर काम कर रहा था। एंड बेबी को जब अपनी मौत का पता चलता है तो वो अपनी आखिरी इच्छा विल से कहता है कि मैं अपने घर में एक सिपाही की मौत मरना चाहता हूँ। विल भी उसे उसके घर ले जाकर उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार बेबी के सर पर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। यहाँ लेबर कैंप में नोलन और मैडी के जाने के बाद स्नाइडर हेलन को फोन करके बताता है कि नोलन की नजर ग्लोबल शिपमेंट पर है और वो डेप्यूटी प्रॉक्सी से गवर्नर जनरल बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। आगे ब्रूस कैटी से मिलता है और उसे बीबी की मौत का पता चल जाता है जिससे उसे भी बहुत दुख होता है पर वो क्या ही कर सकता था। एंड बीबी की मौत के बाद से विलियम का भी ब्रूस पर से पूरा विश्वास उठ जाता है। वो देखता है कि पूरे ब्लॉक में उसके और मॉर्गन के वांटेड पोस्टर्स लगाए हुए हैं। अगले सीन में हम सोनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे एक ग्रीन जोन गेट में भेज देती है। असल में उस लड़के की बॉडी पर बॉम्ब बंधा होता है जिसके वहां पर पहुंचते ही सोनिया रिमोट का बटन दबाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। असल में दोस्तों सोनिया भी उसी रेड हैंड ग्रुप की मेंबर है। आगे हमें विल और कैटी को दिखाया जाता है। विल कैटी को जेनिफर और बेट्सी के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रेड हेड का डाटा पूरा नहीं ले पाया। यहाँ कैटी कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो मैडी के घर की पॉपुलेशन डेटा के फाइल को ओपन कर सकता है। असल में दोस्तों वो यहाँ पर ब्रूस की मदद लेने की बात कर रही है पर यह बात तो विल को मंजूर नहीं होती, मगर ब्रायन की सलामती के लिए वो इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद विल जब ऑफिस पहुंचता है तो जो ग्रीन गेट पर ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ है, रेड हैंड को कौन चला रहा है, ये पता लगाने का काम उसको मिलता है जिसमें बॉब भी उसके साथ होता है। एंड बॉब और विल को जल्दी अब सोनिया का पता चल भी जाता है जिसे पकड़ने के लिए दोनों फोर्स के साथ उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी गोलीबारी होने के बाद बॉब सोनिया को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि विल एक निहत्थे रेड हैंड के मेंबर को भगा देता है। हालांकि सोनिया तो पकड़ी गई है। वहाँ लेबर कैंप में दिखाते हैं तो माया ब्रायन से स्नाइडर का की कार्ड चोरी करने के लिए कहती है ताकि वो लोग इस पूरे शिपमेंट को तबाह कर पाए। ब्रायन बिल्कुल ऐसा ही करता है और स्नाइडर को झूठी खबर देता है कि इस टाइम कुछ लोग यहाँ से भागने वाले हैं। एंड इसके बाद हमको ब्रूस को दिखाया जाता है जिससे मदद मांगने के लिए कैटी उसके पास आई हुई है। वो मैडी के पास से चुराई फाइल ब्रूस को देते हुए कहती है कि इस पॉपुलेशन डेटा में ब्रायन भी है, उसी के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा ये फाइल तुम्हारे किसी काम आती है तो तुम यूज कर सकते हो। एंड फिर ब्रूस एक ऑडियो इंजीनियर से मिलता है जिससे उसको पता चल जाता है कि ये आवाज किसी तरह का काउंटडाउन है। और साथ ही जब वो कैटी की दी हुई पॉपुलेशन डेटा की फाइल ओपन करता है तो उससे साफ हो जाता है कि LA ब्लॉक से लोगों को फैक्ट्री भेजा जा रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ब्लॉक से हर कोई खत्म नहीं हो जाता। यानी कि यहाँ के लोग बस लेबर फोर्स ही हैं और ये जो काउंटडाउन है वो ब्लॉक के लोगों को खत्म यानी कि उनके एक्सटेंट होने का काउंटडाउन है। इधर सोनिया को बॉब पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है जो कि विल से देखा नहीं जाता और वो उसको रोक देता है। फिर वो प्यार से सोनिया से पूछता है कि तुम्हारा लीडर कौन है। जवाब आता है कि मैं नहीं जानती, मेरा काम बस लोगों को प्यार से जाल में फंसाकर उन्हें रेड हैंड में रिक्रूट करना था। इतना कहने के बाद वो बेहोश होने लग जाती तो विल उसके हाथ खोल देता है और यहाँ मौका पाकर सोनिया साइनाइड खाकर अपनी जान दे देती है। एंड फिर इस चीज के लिए विल को बेनेट से काफी सुनना भी पड़ता है कि तुम्हारी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। अब लेबर कैंप में मौका देखकर स्नाइडर के कार्ड की मदद से ब्रायन और माया शिपमेंट तक पहुंच जाते हैं जहां माया बॉम्ब को डेटोनेट करने में लगी होती है
ताकि जब एलियन शिप ये लोगों से भरे कैप्सूल्स लेने आए तो उसे माया तबाह कर दे। पर यहाँ ब्रायन का सामना वार्डन से हो जाता है, लेकिन तभी ब्रायन का दोस्त उसकी जान बचा लेता है और वो पीछे से आकर वार्डन को मार भी देता है। इसके बाद रात को जैसी एलियन शिप कैप्सूल्स लेकर टेक ऑफ करती है, उसे माया का बॉम्ब उड़ते ही तबाह कर देता है एंड ये धमाका पूरा ब्लॉक देखता है। और अब क्योंकि इन्होंने एलियन के साथ छेड़खानी कर ली है तो बस अब लेबर कैंप वाले तो बचने वाले हैं नहीं। ब्रायन को माया के दोस्त से पता चलता है कि माया ने इस काम को करने के लिए अपनी जान दे दी है और ये बात सुनकर ब्रायन काफी दुखी भी होता है। दूसरी तरफ काउंटडाउन और ब्लॉक की पॉपुलेशन कम होने के बारे में कैटी विल से बताती है, जो कि एक्चुअली में उसको ब्रूस नहीं बताया था। अब इस पर विल कहता है कि हमें अपने परिवार को बचाने के लिए इस ब्लॉक को छोड़ना होगा। फिर विल कैटी से पूछता है कि ये काउंटडाउन कितने टाइम का है। कैटी जवाब देती है कि 2 साल 3 महीने और 9 दिन। इसके साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम गवर्नर जनरल हेलन को देखते हैं, जो कि एलियन शिप के तबाह होने के बारे में अपने ऑफिशियल से बात कर रही होती। वो चाहती थी कि इस घटना के चलते जल्द से जल्द एलए ब्लॉक को अपने अंडर में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उसके इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया जाता है। पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि वो शिप का धमाका पिछली रात बस एक छोटा सा टेस्ट था, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी तरफ विल के सीनियर को पता चल जाता है कि जहाँ से सोनिया को पकड़ा गया था वहाँ से रेड हैंड ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम एमेट है वो भाग गया था एंड ये वही लड़का है दोस्तों जिसको विल ने उस समय छोड़ दिया था। अब इस पॉइंट पर इनको एमेट को पकड़ना है कैसे भी करके। तो इस बार बेनेट उसे पकड़ने का काम बॉब को देता है और विल से कहता है कि तुम उस जगह जाकर और छानबीन करो जहाँ पर तुमने सोनिया को पकड़ा था। कैटी भी ब्रूस से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाती है, जहाँ वो उसे एमेट के बारे में बताती है कि असल में विल एमेट को बचाना चाहता था क्योंकि उसे रेड हेड भी मार देगा और रेड हैंड वाले भी। अभी वो कहाँ पर छिपा हुआ है ये सिर्फ हेंसे को पता है। और दोस्तों हेंसे असल में रेजिस्टेंस और ऐसे ग्रुप्स के लोगों की मदद करता है एंड साथ ही उसे इस गॉन्टलेट के बारे में भी काफी जानकारी होती है। इस कारण से गॉन्टलेट को लेकर कैटी के साथ ब्रूस हेंसे से मिलने चला जाता है और ये बात विलियम और मॉर्गन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके पास सिर्फ यही गॉन्टलेट था। विलियम मॉर्गन को समझाता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ब्रूस को मारकर उसे रेड हेड के हवाले करके अपनी जान बचानी है, नहीं तो इस जगह सब मारे जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। सीन लेबर कैंप की तरफ मुड़ता है जहां स्नाइडर को पता चल जाता है कि ब्रायन ने उसका की कार्ड चोरी कर माया की मदद की थी। वो ब्रायन से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है, ये करके तुमने अपनी और इस पूरे लेबर कैंप की जान को खतरे में डाल दिया है। वो एलियंस जिनको रैप कहा जाता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता और वो पल भर में इस पूरे लेबर कैंप को मिट्टी में मिला देंगे, पर अगर तुम मुझे बता दो कि इसमें और कौन कौन शामिल था तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाएगी। ब्रायन भी मजबूरी में होता है और वो माया के सभी साथियों के नाम उसको बता देता है और स्नाइडर ब्रायन की आंखों के सामने उन सभी लोगों को गोली मार देता है। ये देखकर ब्रायन काफी ज्यादा रोता भी है। इस तरफ कैटी और ब्रूस हैंसी से मिलकर उसे गॉन्टलेट और बाकी डेटा दे देते हैं ताकि वो सेफ रह सके और हैंसी और भी चीजों का पता लगा पाए। बदले में हैंसी फिर कैटी को एमेट का पता बता देता है। असल में हुआ यह था कि एमेट की मदद हैंसी ने छिपने में की थी और वो इस वक्त सेफ हाउस में होता है। यहाँ विल भी सोनिया जहाँ पर पकड़ी गई थी वहाँ पहुंच जाता है तो उस जगह उसको कारेन नाम की एक औरत मिलती है जो कि सोनिया की माँ है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। फिर विल उसको सारी सच्चाई बता देता है कि सोनिया असल में मर चुकी है और ये जानकर कैरन काफी रोती है। इधर बॉब भी सर्विलेंस की मदद से एमेट कहाँ पर छिपा हुआ है ये पता लगा लेता है एंड इस तरफ कैटी को विल से पता चलता है कि एमेट के बारे में बॉब जान गया है और वो किसी भी पल उसको पकड़ने आ सकता है। तो कैटी ब्रूस के साथ एमेट को बचाने जाती है। वो उसे सब कुछ जल्दी से समझाकर भागने को कहती है क्योंकि रेड हेड सोल्जर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। कैटी भी एक कबर्ड में छिप जाती है जिस दौरान रेड हेड एमेट को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर जाते हैं। इसके बाद कैटी घर चली जाती है और ब्रूस जब अपने अड्डे पर पहुंचता है तो विलियम उस पर गन तान देता है जिसमें गोलियां नहीं होती एक्चुअली। और फिर पता चलता है कि मॉर्गन ने विलियम को धोखा दिया था क्योंकि मॉर्गन को ब्रूस पर पूरा भरोसा था और उसकी मदद से ही अब ब्रूस की जान बची है। यहाँ इस पॉइंट पर ब्रूस को ना चाहते हुए भी विलियम को मारना पड़ता है। दूसरी तरफ लेबर कैंप में हेलन खुद स्नाइडर को लेने आती है क्योंकि इस जगह को कभी भी एलियन मिट्टी में मिला सकते हैं, पर स्नाइडर जाने से पहले अपने साथ ब्रायन को भी लेकर जाता है। दिन के निकलते ही सच में लेबर कैंप एक धमाके के साथ मिट्टी में चला जाता है और ये देखकर ब्रायन फिर से काफी दुखी होता है। यहाँ एमेट की पूछताछ खुद बेनेट करता है। तब उसको एमेट बताता है कि मुझे सोनिया ने रिक्रूट किया था और साथ ही बताता है कि रेड हैंड के लीडर कोई और नहीं बल्कि सोनिया की माँ कारेन है जिससे अभी अभी विल मिलकर आया था। पर यहाँ एमेट ये नहीं बताता कि उस दिन उसके भागने में विल ने ही मदद की थी। अब जब कारेन को सोनिया के बारे में विल ने बताया था तो कारेन को लगता है कि विल के कारण ही उसकी बेटी मरी है। बस फिर क्या था, रेड हैंड के लोग विल को घेर लेते हैं, उस पर हमला करने लग जाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर चार्ली, ग्रेसी और लिंडसे होते हैं और इनके घुसते ही वो लिंडसे को मार देते हैं और चार्ली ग्रेसी के साथ छिपा होता है। तभी वहाँ पर विल और कैटी पहुंच जाते हैं और लिंडसे की लाश और रेड हैंड की छाप देखकर वो सिचुएशन समझ जाते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी सभी रेड हैंड के आदमियों को शूट कर देते हैं और फिर विल इस तरह अपने दोनों बच्चों को बचा लेता है। उसी वक्त वहाँ पर स्नाइडर ब्रायन को लेकर आ जाता है और उसे घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। इधर विल डिसाइड करता है कि अब वो लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं क्योंकि यहाँ सेफ कुछ भी नहीं है।
पर ठीक उसी वक्त दरवाजे पर ब्रैन की दस्तक होती है एंड उसको देखकर विल और केटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब इनका परिवार पूरा हो गया है और ब्रैन भी अपने भाई बहन को देखकर काफी खुश होता है। सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम 2 पायलट्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम मारिया होता है। असल में ये दोनों रेजिस्टेंस ग्रुप की है और ये दोनों ब्रूस से मिलने के लिए दीवार के ऊपर से प्लेन के जरिए उड़कर जाने वाले हैं। मगर ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इनको एक ड्रोन देख लेता है जो कि प्लेन को हवा में देखते ही उस पर शूट करने लग जाता है एंड इस धमाके में एक पायलट मारा जाता है, मगर मारिया पैरासूट के जरिए बच निकलती है। उसकी वॉल के इस तरफ आने की खबर पूरे एलए ब्लॉक में फैल जाती है, जिस कारण मारिया बेनेट को जिम्मेदारी देती है कि जो पायलट उसके साथ था उसका पता लगाओ कि वो पूरा मर गया या जिंदा है। एंड इस केस पर बेनेट विल और बॉब को लगा लेता है। क्रैश साइट पर विल को एक रेडियो दिखता है, जो कि जाहिर है ये रेडियो मरे हुए पायलट का ही है। अब उसको ये भी पता है कि इस रेडियो की दूसरी फ्रीक्वेंसीज मारिया के रेडियो से मैच करेगी, यानी कि वो मारिया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। एंड इस बारे में विल कैटी से भी शेयर करता है और अब ये दोनों साथ ही साथ ब्रूस का भी साथ देने का फैसला करते हैं, क्योंकि इसमें विल की फैमिली की भलाई भी है। दूसरी तरफ बॉब को पता चल जाता है कि नोलन के घर से मैडी के जरिए कैटी ने पॉपुलेशन डेटा के फाइल चुराई थी, इसलिए वो बेनेट से बता देता है कि विल भी कैटी के साथ रेजिस्टेंस के लिए ही काम कर रहा था। बेनेट बॉब से इस बारे में और पता करने के लिए कह देता है, तो बॉब एमेट से थोड़ा शक्ति से पूछताछ करता है। तब वो बॉब को बताता है कि मुझे आप लोगों के आने से पहले एक औरत ने बचाने की कोशिश की थी। एंड बॉब को कैटी की एक तस्वीर भी मिल जाती है, जिन सबको वो सबूत बनाकर बेनेट के सामने पेश करता है और अब बेनेट भी उसे विल की जासूसी और जरूरत पड़ने पर उसे अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दे देता है। इस पूरे सिनारियो में कैटी और ब्रूस हेंसे से पायलट मारिया के बारे में पूछने के लिए जाते हैं, पर हेंसे को तो रेड हैंड वालों ने पहले ही मारकर वो गॉन्टलेट भी चोरी कर लिया है और शायद मारिया भी उसे गॉन्टलेट के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो एलियन टैग के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें गॉन्टलेट उनकी काफी मदद कर सकता है। उनकी तैयारी आखिरी जंग की होती है, जो वो रैप यानी कि उन एलियंस के खिलाफ लड़ेंगे। इधर विल जब ब्रूस और कैटी से मिलने जा ही रहा होता है, उससे पहले उसे रेड हेड वाले पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर विल के घर पर भी रेड हेड वाले पहुंच जाते हैं और उसके तीनों बच्चों को हॉस्टेज बना लिया जाता है, जिसका पता जैसे कैटी को लगता है तो वो ब्रूस के साथ मिलकर रेड हेड के सोल्जर्स को मारते हुए अपने बच्चों को फाइनली बचा लेती है। अब ये सभी एक सीवर से होते हुए किसी बंकर जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। इधर विल को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बेनेट से बताता है कि मैं ब्रूस के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, पर मैं आपको पायलट के बारे में बता सकता हूँ। विल रेडियो के जरिए कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि मैं हेंसे के लिए काम करता हूँ। एंड इस तरह विल मारिया से मीटिंग फिक्स करता है, जहाँ पर उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पहुंचते विल बॉब के डर से कांच की बोतल से वार करके भाग जाता है और मारिया के साथ रेड हेड के चंगुल से आराम से निकल जाता है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलता है और मारिया की मुलाकात ब्रूस से करवाता है। मारिया यहाँ पर ब्रूस को बताती है कि वो यहाँ उसकी गॉन्टलेट लेने आई है। नेक्स्ट सीन में हमें सैन फ्रांसिस्को ब्लॉक को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ अनजान लोग एक आदमी को मारकर उसको एक एलियन कैप्सूल या फिर आप कह सकते हैं कि स्लीपिंग पॉड उसमें डालकर लेकर जाते हैं। अब ये लोग कौन हैं, इन्होंने किसे किडनैप किया है और उसको स्लीपिंग पॉड में लेकर क्यों लेकर जा रहे हैं, ये सारे जवाब हमको आगे कहानी में मिल जाएंगे। अब कहानी मैडी की तरफ मुड़ती है, जिससे मिलने के लिए उसकी बहन कैटी आई हुई है, जो कि उसे आखिरकार बता ही देती है कि मैंने ही उस दिन चोरी से पॉपुलेशन डेटा चोरी किया था और अब ये बात रेड हेड वालों को पता लग गई है, तो शायद हो सकता है कि ग्लोबल अथॉरिटी वाले तुमसे पूछताछ करने आए। तो अगर तुम चाहो तो नोलन को छोड़कर हमारे साथ चलो, क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है वो तुम्हें धोखा देने में एक पल भी नहीं सोचेगा। शॉर्ट में कहें तो वो तुम्हारी इस मैटर में कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारी कुर्बानी देने से भी नहीं कतराएगा। यहाँ कैटी के इस प्रस्ताव को मैडी तुरंत ठुकरा देती है, क्योंकि उसे नोलन पर भरोसा होता है। लेकिन उसका यह भरोसा तब टूट जाता है जब सच में ग्लोबल अथॉरिटी वाले मैडी से पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं। वो मैडी से कहते हैं कि आपको जब पता चला कि आपकी बहन ने डेटा चोरी किया तो आपने अथॉरिटी को ये क्यों नहीं बताया। इसका मतलब आप भी अपनी बहन के साथ मिलकर रेजिस्टेंस का साथ दे रही हैं। दूसरी ओर माया को दिखाते हैं तो वो बताती है कि तुम्हारे पास जो गॉन्टलेट है वो ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है और हमारे ग्रुप में कोई है जो इस एलियन टैग को अच्छे से समझता है। बस हमें रेड हैंड से वो गॉन्टलेट लेकर वापस दीवार के उस पार जाना होगा। इस पर ब्रूस कहता है कि तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे और उस शख्स से मिलेंगे, लेकिन वॉल को पार करना आसान नहीं होगा। तब विल कहता है कि शायद मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। कैटी, ब्रूस और विल साथ में उस आदमी के पास जाते हैं जो कि असल में वॉल के गेटवे सिस्टम का सिक्योरिटी इंचार्ज था। उससे विल गेटवे के सिक्योरिटी पार करने का रास्ता पूछता है। फिर विल के थोड़ा धमकाने के बाद वो आदमी बोल देता है कि गेटवे पार करना इतना आसान नहीं है। अगर मैंने तुम्हें जाने भी दिया तो आगे जाकर एक खास ऑफिसर तुम्हें पकड़ लेंगे। गेटवे से पास करने के लिए गवर्नर जनरल तक की 3 बार चेकिंग और स्कैनिंग की जाती है। उन ऑफिसर्स को ब्लैक जैक कहा जाता है। अब ये ब्लैक जैक कौन है ये मुझे नहीं पता। इस पर विल बताता है कि ये ब्लैक जैक्स असल में गवर्नर, डेप्यूटी प्रॉक्सी और प्रॉक्सी जनरल से भी ऊपर होते हैं। सीन यहाँ से कट
अलर्ट होकर स्नाइडर पड़ जाता है, जो कि बेनेट से मिलने के लिए आया हुआ है। वो बेनेट को बताता है कि गवर्नर जनरल ने खुद मुझे ऑर्डर दिया है, अब से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो अब से हर ऑर्डर और हर काम तुम मेरी परमिशन से करोगे, साथ ही मुझे रिपोर्ट भी करोगे। इस तरफ नोलन पर डेटा लीक होने की वजह से प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि अब इस चीज में ग्लोबल अथॉरिटी इंटेलिजेंस के साथ ब्लैक जैक्स भी शामिल है, तो नोलन पर दोगुना प्रेशर होता है। वो मैडी से अकेले में बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक बेटा भी है और तुम इस चीज में अपनी बहन की वजह से फंसी हुई हो। अगर तुम कैटी, ब्रूस और विल को पकड़वाने में मदद करो तो तुम्हें इन सब से बाहर निकलवा लूंगा मैं। वैसे भी तुम्हारी बहन ने जब तुम्हारे बारे में नहीं सोचा तो उसके बारे में क्यों सोच रही हो तुम। एंड इस पॉइंट पर मैडी अपने बच्चे की खातिर नोलन की ये बात मान जाती है और जाकर कैटी को कांटेक्ट करने का सिग्नल देती है। यहाँ विल उससे भी कहता है कि देखो ये किसी खास तरह का ट्रैप हो सकता है, लेकिन कैटी का कहना होता है कि अगर मैडी सच में मुसीबत में हुई तो क्या होगा, हमें उसको बचाने के लिए जाना होगा। इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब इन तीनों के पीछे रेड हेड के साथ साथ ब्लैक जैक्स और अथॉरिटी इंटेलिजेंस भी है। कैटी एक जगह से फोन के जरिए मैडी से कांटेक्ट करती है और इस फोन को ट्रैक भी किया जा रहा होता है। मैडी कैटी से कहती है कि ब्लैक जैक्स मेरे लिए आए थे, लेकिन मैं नोलन के साथ भाग निकली और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर कैटी भी कह देती है कि हम वहीं पर मिलेंगे जहां तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी थी। अब मैडी ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसने कैटी को फंसा दिया। हालांकि इस चीज के लिए कैटी, ब्रूस और विल तैयार थे। उनको लग रहा था कि हो ना हो वहां पर कोई मुसीबत आ जाए। इसी बीच एक एसयूवी कैटी का पीछा करती है। फिर थोड़ी चेसिंग के बाद विल, कैटी, ब्रूस और ब्लैक जैक सोल्जर्स के बीच गोलीबारी भी होती है। एंड इस पॉइंट पर ब्रूस एक गाड़ी लेकर वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी विल देखता है कि एक ड्रोन उस गाड़ी को उड़ाने के लिए आ रहा है। वो ब्रूस को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और कैटी के साथ निकल जाता है, और जैसे ब्रूस निकलता है ड्रोन पूरी गाड़ी को उड़ा देता है। यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि ब्लैक जैक्स इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इंसान इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। बंकर में लौटने के बाद ब्रूस विल से बताता है कि ब्लैक जैक्स की गाड़ी में कुछ लोगों के साथ तुम्हारा भी पूरा बायोडेटा था, मतलब कि वो तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं, नहीं तो भला तुम्हारी प्रोफाइल उनकी गाड़ी में क्यों होगी, कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो। एंड इस बात पर माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है दोस्तों, लेकिन कैटी दोनों के बीच होने वाली बहस को रोक देती है। अब जब ये लोग इस चीज में बिजी होते हैं ना, तभी ब्रायन चुपके से माया की माँ से मिलने के लिए जाता है और उनको सब कुछ बता देता है। वहाँ से उसे कैरन का पता मिलता है और एक क्लब का बाउंसर बैरन को कैरन से मिलवा देता है, जो कि रेड हैंड की लीडर है, और वो ब्रायन को रेड हैंड में शामिल भी कर लेती है, क्योंकि ब्रायन ने माया के साथ मिलकर वो सब कुछ किया जो कोई नहीं कर पाया था। अब ब्रायन रेड हैंड का हिस्सा बन गया है, तो वो रेड हैंड के कुछ लोगों के साथ ग्रीन जोन में दाखिल होता है। असल में ग्रीन जोन में वीआईपीज, मेड, कुक और गार्डनर जैसे बाहर के लोगों को बुलवाकर काम करवाते हैं। तो ब्रायन भी गार्डनर बन के ग्रीन जोन में घुस जाता है, जहाँ पर एक आदमी सभी रेड हैंड के लोगों को हथियार देता है। असल में इन लोगों का प्लान ग्रीन जोन में वीआईपीज के घर में घुसकर उन्हें मारने का होता है। ब्रायन अपने एक साथी के साथ एक घर में घुसता है जिसमें दूसरे ब्लॉक से आए एम्बेसडर होते हैं। वहां घुसते ही कोई ब्रायन के साथी को गोली मार देता है, और ये देखकर ब्रायन की हालत एकदम से खराब। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। अब अगले सीन में हम विल को देखते हैं, जिसे चार्ली बताता है कि ब्रायन हर रात सबके सोने के बाद उठकर बाहर जाता है। एंड ये जानते ही विल ब्रायन के सामान को तलाशी लेता है और उसे माया की एक स्केच मिलती है। अब अगर ब्रायन बाहर पकड़ा जाता है तो इनके पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। इसलिए विल ब्रायन से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसके लिए तुम हम सबकी जान को रिस्क में डाल रहे हो। तब ब्रायन जवाब देता है कि ये लड़की मर चुकी है, मैं बस उसकी माँ से मिलने जाता हूँ। उसका नाम माया था और वो लड़की मुझे लेबर कैंप में मिली थी। वहाँ उसने मेरी बहुत मदद की, पर एक दिन चोरी करने की वजह से गार्ड ने उसको गोली मार दी। यहाँ साफ साफ ब्रायन विल से झूठ बोल रहा है दोस्तों। ब्रायन विल से कहता है कि अब आपको आखिर समझ में आ गया होगा ना कि हमें उनसे लड़ना होगा, लेकिन विल जवाब देता है कि मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई लड़ाई नहीं जीतनी, मैं तुम लोगों के साथ इस ब्लॉक से निकलने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, अपने परिवार को सेफ रखना ही मेरा मकसद है। एंड इसके बाद रात में विल देखता है कि सबके सो जाने के बाद ब्रायन कहीं जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। इधर मैडी घर में अपने बेटे के साथ होती है, तभी उसको गोलियों की आवाज आती है, और ये वही टाइम होता है जब ब्रायन ने रेड हैंड के लोगों के साथ मिलकर ग्रीन जोन पर हमला किया था। मैडी काफी डरी भी होती है, तभी दरवाजे पर ब्रायन की दस्तक होती है, और मैडी के दरवाजा खोलने पर वो उसको बताता है कि आप मेरे साथ चलो, शायद यहाँ पर हमला हुआ है, मैं अभी अभी लेबर कैंप से बाहर आया हूँ, उन लोगों ने मुझे घर भी छोड़ा पर वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ ब्रायन अपने परिवार की बात कर रहा है दोस्तों, और जाहिर है यहाँ भी उसने मैडी से झूठ बोला है। वो मैडी को कार से ग्रीन जोन के बाहर चलने के लिए कह देता है। मैडी भी अपने बेटे को लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि रेड हेड के सोल्जर्स रेड हैंड के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। साथ ही मैडी की कार रोककर एक सोल्जर भी सब कुछ डिटेल में बता देता है, और ये सुनते ही मैडी को ये समझने में देर नहीं लगती कि ब्रायन रेड हैंड के लोगों के साथ ग्रीन जोन में आया है, जहाँ आने के लिए एक आईडी लगती है। ये सारी बात समझकर वो ग्रीन जोन से बाहर निकलने के बाद ब्रायन को डांट कर गुस्से में गाड़ी से उतरने के लिए कह देती है। ब्रायन भी चुपचाप गाड़ी से उतर जाता है। दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कहानी में आगे चलते हैं। सीन यहाँ से स्नाइडर की तरफ जाता है, जो कि सबसे पहले एम्बेसडर से मिलने के लिए जाता है, जो कि एलए ब्लॉक की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने दूसरे ब्लॉक से आए थे, और उनके रुकने का पूरा इंतजाम हेलन ने ही करवाया था। यहाँ स्नाइडर भी हेलन की बात कहने के लिए आया था,
तो वो एम्बेसडर किंग से कहता है कि आपको एलए की प्रॉक्सी जनरल को हटाकर गवर्नर जनरल हेलन को इस ब्लॉक का पूरा कंट्रोल दे देना चाहिए, क्योंकि प्रॉक्सी जनरल यहाँ की चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और जवाब में एम्बेसडर स्नाइडर से कहता है कि देखो, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो एलए ब्लॉक के लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। एम्बेसडर का जवाब सुनकर स्नाइडर वहां से चला जाता है। फिर वो एक और वीआईपी से मिलने के लिए जाता है, जहां पर फायरिंग की आवाज को सुनकर वो जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन वहां पर उसको रेड हेड के सोल्जर्स बचा लेते हैं। अब स्नाइडर को तो कुछ हुआ नहीं था, तो हेलन उससे पूछती है कि ग्रीन जोन में अटैक हुआ है और एम्बेसडर मारा गया है, अब बताओ मैं कैसे इस ब्लॉक को अपने कब्जे में करूं। जवाब में स्नाइडर कहता है कि इस काम में हमारी मदद डेप्यूटी प्रॉक्सी नोलन करेगा, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद कैटी को दिखाया जाता है जो कि रात में ब्रायन के जाने का इंतजार कर रही होती है। तभी आहट होती है और वो देखती है कि ब्रायन वापस आ गया है। कैटी उससे आखिरकार पूछ ही लेती है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे, सुबह हो चुकी है और तुम्हें ढूंढने के लिए पहले भी तुम्हारे बाद निकला, फिर मॉर्गन और ब्रूस। ब्रायन इस पर रोते हुए अपनी माँ से सब कुछ बता देता है, मतलब कि लेबर कैंप से लेकर अब तक की पूरी कहानी। तभी विल वहां पर आ जाता है और वो ग्रीन जोन में रेड हैंड के हमले के बारे में बताता है, जिसमें ब्रायन भी गया था। विल ब्रायन से पूछता है क्या तुमने किसी को मारा, तो ब्रायन कहता है कि कोशिश की थी पर मुझसे हुआ नहीं। अब ब्रायन ने ये सच बोला है या झूठ, ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि सीन यहाँ से सीधे एम्बेसडर की तरफ मुड़ जाता है। ये वो समय था जब स्नाइडर उससे मिलकर चला गया था। ठीक उसके बाद ही एम्बेसडर के गेस्ट हाउस में ब्रायन रेड हैंड के एक मेंबर के साथ घुस आया था। हालांकि उन दोनों को घुसते हुए एम्बेसडर देख लिया, जिसके कारण उसने रेड हेड को भी बता दिया था और साथ ही गन लेकर इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। एम्बेसडर ने ब्रायन के साथ वाले को गोली मारी थी, पर जब वो ब्रायन को मारने के लिए बढ़ा तो ब्रायन ने ही उसको गोली मार दी थी और एम्बेसडर की मौत हो गई। यहाँ ब्रायन ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। साथ ही उसने विल से भी बाद में झूठ बोला था कि मैंने किसी को नहीं मारा। और दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे एम्बेसडर मरा, कैसे ब्रायन ने किसी को मारा। ये कहानी थोड़ा आगे पीछे करके है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ नोलन को लगातार उसके सीनियर का प्रेशर आ रहा होता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट करवा देना चाहिए ताकि उसको अपने किए की सजा मिले। नोलन को अपनी पोजीशन बचानी थी, तो वो सबसे पहले मैडी के बेटे को एक कैंप में भेज देता है और उसके बाद मैडी को रेड हेड के हाथों अरेस्ट करवा देता है। दूसरी ओर स्नाइडर को पता चलता है कि नोलन की गर्लफ्रेंड मैडी की वजह से ही पॉपुलेशन डेटा उसके सिस्टम से चोरी हुआ था, तो इस चीज का फायदा उठाकर वो प्रॉक्सी जनरल के खिलाफ नोलन को उसका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन इस चीज के लिए नोलन साफ इनकार कर देता है। तो यहाँ पर स्नाइडर दूसरी गणित लगाता है। उसको पता था कि मैडी को नोलन के सारे काले कारनामे पता होंगे, तो वो उससे जाकर डील करता है कि तुम मुझे नोलन के बारे में बताओ और मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की मदद करूंगा। एंड अपने बेटे की खातिर मैडी मान जाती है। फिर उसकी दीवी नोलन के काले कारनामों की लिस्ट के जरिए स्नाइडर नोलन को ही ब्लैकमेल करता है और उसे कुछ ऐसा बताने के लिए कहता है जिसकी मदद से प्रॉक्सी जनरल को हटा दिया जा सके। और फिर यहाँ खुद को बचाने के लिए नोलन स्नाइडर को वो सारी रिपोर्ट्स दे देता है जिसमें प्रॉक्सी जनरल ने ला में हुए टेररिस्ट अटैक्स की रिपोर्ट्स में सिर्फ आधी ही कैजुअलिटी और डेथ दिखाई थी। अब इस डेटा का इस्तेमाल करके हेलन प्रॉक्सी जनरल को ब्लैकमेल करती है और उससे कहती है कि तुम इस पोस्ट पर रहो और मेरा साथ दो, तुम्हें सिर्फ पेन चलानी है, दिमाग नहीं। मतलब कि एक तरह से हेलन उसे अपना मोहरा बनाने के लिए कह रही है, जिसके लिए वो मान जाता है। और ऐसा होते ही हेलन सबसे पहले नोलन को अंदर करवाती है और फिर मैडी को उसका सामान वगैरह पैक करवा कर ग्रीन जोन के बाहर कर दिया जाता है। मैडी को ना तो उसके बेटे का पता बताया जाता है और ना ही वो वादा पूरा किया जाता है। बस स्नाइडर उसको फैक्ट्री में जाने से बचा लेता है। अब चलते हैं विल लोगों की तरफ। मारिया विल और ब्रूस से बताती है कि मैं गॉन्टलेट के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे पास एक रैप यानी कि एलियन है, उससे हमें काफी मदद मिल सकती है, तो हमें कुछ भी करके रेड हैंड से गॉन्टलेट लेना होगा। एंड इस पॉइंट पर कैटी रेड हैंड के लीडर से मीटिंग फिक्स करने के लिए ब्रायन की मदद लेती है, पर यह मीटिंग सही नहीं जाती क्योंकि कैरन ब्रूस को गॉन्टलेट लौटाने से मना कर देती है। हालांकि यहाँ कैरन का पीछा मॉर्गन का बी वाला ड्रोन कर रहा होता है, जिससे उसके ठिकाने का पता चल जाता है। बस फिर क्या था, विल, ब्रूस, मारिया, मॉर्गन और कैटी रेड हैंड के ठिकाने पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन वहाँ पहुंचकर ये लोग कैरन सहित सभी लोगों को मार गिराते हैं, मगर एक टाइम ऐसा भी आता है कि वहां से निकलते वक्त गोली लगने की वजह से मारिया मारी जाती है और ब्रूस खुद रुककर विल को भागने के लिए कह देता है। विल को भी कैटी और मॉर्गन को बचाना था, तो वो उसकी बात मान लेता है। उधर ब्रूस पूरी तरह गिर चुका था। तभी ब्रूस एक ट्रांसमीटर टाइप चिप जो उसे ब्लैक जैक्स की गाड़ी में मिली थी उसे फेंक देता है और इसे फेंकते ही वहां ड्रोन्स आ जाते हैं और फिर वो रेड हैंड के सारे लोगों को खत्म कर देते हैं। ड्रोन ब्रूस की तरफ बढ़ता ही है लेकिन उसे बिना कुछ किए चला जाता है एंड ये बात ब्रूस को काफी हैरान कर देती है। ये चीज ब्रूस वापस जाकर विल और बाकी लोगों से शेयर करता है, जिस पर विल कहता है कि ऐसा ही मेरे साथ मोनिका ब्लॉक से वापस लौटते वक्त हुआ था। इस पर कैटी कहती है कि इसका पक्का उस फाइल से जरूर कुछ लेना देना है जो ब्रूस ने ब्लैक जैक्स की गाड़ी में देखा था। हो सकता है कि तुम दोनों का नाम किसी तरह की स्पेशल लिस्ट में हो, इसलिए दूसरे ड्रोन्स ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस ओर दिखाते हैं तो रेड हैंड पर हुए ब्रूस के हमले के बारे में स्नाइडर को बेनेट से पता चल जाता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो रात के वक्त हेलन के साथ अपना प्लान सक्सेसफुल होने की खुशी मना रहा होता है। तभी हेलन को एक फोन आता है जिससे उसको पता चल जाता है कि ला ब्लॉक को शेड्यूल कर दिया गया है। एंड अब ये बात सुनते ही पता नहीं क्यों हेलन काफी ज्यादा टेंशन में होती है।
पर वो इस बारे में स्नाइडर से कुछ भी शेयर नहीं करती। अगले सीन में हमें मैडी को दिखाया जाता है जो सड़कों पर इधर उधर भटक रही है। तभी अचानक से वो देखती है कि शहर खाली करवाया जा रहा है, लोगों को बस में बैठाकर कहीं भेजा जा रहा है। अनाउंसमेंट के जरिए उसको पता चलता है कि ये इस ब्लॉक का टोटल रेंडिशन है, जिसके तहत इस ब्लॉक को खाली करवाकर सभी लोगों को सैन फ्रांसिस्को भेजा जा रहा है। अब इस भीड़ के साथ मैडी भी इस बस में बैठ जाती है। फिर इन लोगों को बड़ी सी चर्च जैसी जगह पर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर मैडी को अपने बेटे की याद आ जाती है, पर उसे वापस जाने को नहीं मिलता। और जब मैडी रेड हेड सोल्जर की बात नहीं मानती तो उसको बहुत ज्यादा मार पड़ती है। ब्लॉक की इस हरकत के बारे में जानकर स्नाइडर भी काफी सरप्राइज होता है। वो इस बारे में हेलन से बात करने जाता है, पर इस पर वो कहती है मुझे कल ही रात को फोन पर ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, बट तुम चिंता मत करो, यूरोप में तुम्हें मैं प्रॉक्सी जनरल बनाऊंगी, साथ ही तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भी आएगी। यहाँ स्नाइडर अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो कहती है कि तुम चिंता ना करो, उसे मैं बाद में भेज दूंगी, विश्वास रखो, उसको कुछ नहीं होगा। इधर ब्लैक जैक्स को गॉन्टलेट वापस चाहिए, जिन्हें विल के ठिकाने का पता चल जाता है और कुछ ब्लैक जैक सोल्जर्स विल और बाकी सब पर हमला कर देते हैं। इस गोलीबारी में मॉर्गन की मौत हो जाती है, लेकिन बाकी लोग सभी ब्लैक जैक्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये जगह सेफ नहीं है, तो ये लोग एक पुराने दोस्त के घर में पनाह लेते हैं, जहाँ पर विल फैसला करता है कि हमें बचने के लिए और इस ब्लॉक से निकलने के लिए स्नाइडर के साथ गॉन्टलेट का सौदा करना पड़ेगा। इस चीज के लिए पहले ब्रूस तो नहीं मानता, पर बाद में आखिरकार मान ही जाता है। अब हमें सस्पेंस में रखा जाता है, लेकिन जाहिर है इसमें भी विल का कोई प्लान ही होगा। आगे विल स्नाइडर से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है मैं ब्लैक जैक्स को गॉन्टलेट दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमको निकालना होगा, जिसके लिए स्नाइडर मान जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि हेलन उसे नहीं बख्शेगी और उसको भी बाकी लोगों की तरह फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, ना कि सैन फर्नांडो। ये सब रैप्स के ऑर्डर पर ही हो रहा होता है, यानी एलियन के ऑर्डर पर। फिलहाल सबसे पहले स्नाइडर गॉन्टलेट का सौदा करने के लिए ब्लैक जैक्स के पास जाता है, पर इसके बदले उसने ब्लैक जैक्स से क्या मांगा ये नहीं दिखाया जाता। जाहिर है उसका भी अपना कुछ प्लान होगा। खैर, ये सब करने के बाद आखिर में वो ब्रूस और विल से मिलने जाता है, जहां वो दोनों को टोटल रिटेंशन का मतलब बताता है कि सभी लोगों को फैक्ट्री भेज दिया जाएगा और उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझे हेलन पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम लोगों के साथ मैं भी आऊंगा। इसके लिए विल को मानना पड़ता है। फिर विल अपने परिवार के साथ इस ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए चला जाता है, क्योंकि ब्रूस यहीं रुकना चाहता था। वो कैटी से कहता है कि मेरी चिंता ना करो, मैं छिपने में एक्सपर्ट हूँ। कुछ देर के बाद स्नाइडर को लेने एक गाड़ी आती है, जिसमें 2 रेड हेड सोल्जर्स होते हैं। उन दोनों सोल्जर्स को गन पॉइंट पर लेने के बाद विल और कैटी उनके कपड़े पहन लेते हैं और फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगते हैं, जिसमें पीछे स्नाइडर और विल के बच्चे बैठे हुए थे। ब्रायन यहाँ स्नाइडर के साथ नहीं जाना चाहता था, पर क्या करे, मजबूरी थी। रास्ते में जाते वक्त एक सिक्योरिटी से तो स्नाइडर गाड़ी पास करवा देता है अपना कार्ड दिखाकर, मगर दूसरे सिक्योरिटी गेट पर ये लोग पकड़े जाते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद रेड हेड सोल्जर्स को ब्लॉक खाली करवाने की असली सच्चाई विल बताता है, ताकि उन्हें ये लोग जाने दे। वो कहता है कि मेरी तरह आपकी फैमिली भी मुसीबत में है। तभी एक सोल्जर विल की बात कंफर्म करने के लिए सैन फर्नांडो कॉल करता है, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, एंड इससे उन्हें विल की बातों पर यकीन हो जाता है और वो विल के साथ सभी को जाने देते हैं। इस सिक्योरिटी गेट से निकलने के बाद ये लोग नए ब्लॉक में एंटर कर जाते हैं। दूसरी ओर हम एलए ब्लॉक के लोगों को एक खुली जगह पर देखते हैं, जो शायद फैक्ट्री है, और उन्हें कई सारे ड्रोन्स में चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब ये देखकर विल समेत सभी की आंखों में पानी आ जाता है। स्नाइडर जिसके पास गॉन्टलेट था, वो चुपके से एक डिवाइस ऑन करके उसे वापस रख लेता है। अब ये क्या था ये तो हमें अगले सीजन में पता चलेगा, क्योंकि अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इसी के साथ दोस्तों ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। कॉलोनी सीजन 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों इस नए सीजन की शुरुआत में हम ब्राउमैन फैमिली को जंगल में रहते हुए देखते हैं। पिछले सीजन के लास्ट में हमने देखा था कि ये सभी लोग स्नाइडर के साथ सैंटा फर्नांडो ब्लॉक में एंटर कर गए थे। अब इन्हें यहाँ पर दोस्तों करीब 6 महीने हो चुके हैं और सभी बिल्कुल सही सलामत हैं। ये लोग जंगल के कैबिन में अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं, क्योंकि विल का मानना है कि हम सभी बाकी किसी भी जगह से ज्यादा यहाँ पर सेफ हैं। बाकी बात करें स्नाइडर की, तो वो भी इन्हीं के साथ रह रहा है और अब इनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है, काफी अच्छी दोस्ती हो गई इनकी। पर विल, कैटी और ब्रायन इस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि तीनों ही स्नाइडर के स्वभाव से वाकिफ हैं कि वो कैसा था पहले, और वो उनको कभी भी धोखा दे सकता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि स्नाइडर तो इनके साथ ब्लैक जैक से कुछ डील करने के बाद आया था, और साथ ही उसके पास लोकेटर नाम का डिवाइस था, जिसे उसने ऑन भी किया था। असल में लोकेटर का काम इतना है कि जब भी स्नाइडर को कुछ पता चले या कुछ खतरा महसूस हो उसे, तो वो इस लोकेटर को ऑन करके ब्लैक जैक सोल्जर को बुला सकता है। हालांकि स्नाइडर के पास ऐसा कोई डिवाइस है, इसकी भनक बॉमैन फैमिली को बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अभी के लिए तो बॉमैन्स बड़े खुश हैं, मगर अचानक से इन्हें एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। तो स्नाइडर, ब्रायन, कैटी और विल गन लेकर बाहर देखने के लिए जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ये लोग एक रोबोट को देखते हैं। ये रोबोट असल में उन ड्रोन्स की तरह था, जो किसी भी इंसान या हिलती हुई चीज को देखकर उसे तबाह कर देता है। अब ये रोबोट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बात विल को भी समझ में नहीं आ रही होती है। हालांकि वो रोबोट दोस्तों इनको देख नहीं पाता और चला जाता है। विल को तो लगता है कि ये भटक कर यहाँ पर आ गया होगा। वो अंदर जाता है तो वहाँ पर ब्रायन उसको बताता है कि मैंने एक रेडियो लोकेटर बनाया है, जिसके जरिए मुझे पास ही में मौजूद किसी भी रेडियो की फ्रीक्वेंसी पता चल सकती है।
एंड एक फ्रीक्वेंसी पर मुझे किसी लड़की की आवाज अक्सर सुनाई देती है। मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस ग्रुप से है, तो हमें भी उससे कांटेक्ट करके देखना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसमें खतरा था, इसलिए विल मना कर देता है। अब ये बात ब्रायन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी बीच स्नाइडर भी ब्रायन को रेजिस्टेंस से कांटेक्ट करने के लिए और मोटिवेट करता है। खैर कुछ देर के बाद इन सभी लोगों का ध्यान एक और आवाज अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये असल में एक एलियन शिप था जिस पर हमला किया गया था, और उस पर हमला एलियन ड्रोन्स ही कर रहे थे। ड्रोन्स उस बड़े से शिप को मार गिराते हैं, और साथ ही इस एलियन शिप का डिजाइन रैप्स की शिप से थोड़ा अलग होता है। हालांकि ये हो क्या रहा है ये चीज विल को जरा भी समझ में नहीं आती। अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो एलियन ड्रोन्स तो अब इस पूरे एरिया को स्कैन करेंगे, जिस वजह से बॉमैन फैमिली का यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होता। पर कहीं भी जाने से पहले विल अब समझना चाहता है कि आखिर ये है क्या, इसलिए वो स्नाइडर के साथ क्रैश शिप को देखने के लिए जाता है। इसी बीच ब्रायन कैटी से भी रेजिस्टेंस ग्रुप से कांटेक्ट करने की बात करता है, ताकि ये लोग गॉन्टलेट नियो को देकर ब्रूस से अपना किया हुआ वादा पूरा कर पाए, जिसके लिए कैटी कहती है कि इस बारे में जो फैसला विल करेगा वही होगा। अब ये लोग मिलकर गॉन्टलेट जमीन के अंदर से निकालते हैं, जिसे इन्होंने छुपा दिया था पहले। दूसरी तरफ देखते हैं तो विल स्नाइडर के साथ क्रैश शिप के साइट पर पहुंच जाता है, जहां कई सारे ड्रोन्स मौजूद होते हैं। यहाँ स्नाइडर विल से कहता है कि हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, शायद यहाँ पर कोई खतरा है, हो सकता है कि ये इन एलियंस का कोई दुश्मन हो, इसलिए उन्होंने शिप को मार गिराया। पर विल का मानना होता है कि अगर ऐसा है तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त बन सकता है। एंड स्नाइडर इस पॉइंट पर विल को बताता है कि ये चीज यहाँ पर लागू नहीं होती भाई। अब इनको पता चलता है कि आईजीए में फैक्ट्री के बारे में एक रूमर ये फैली हुई है कि वहाँ एलियंस डिफेंस वेपन यानी कि हथियार बना रहे हैं। जाहिर है ये किसी तरह की वॉर की तैयारी है। अब वहाँ का जायजा लेने के बाद जब स्नाइडर और विल वापस जा रहे होते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आ चुके हैं। अब इन सोल्जर्स को देखते ही विल उन पर गोलियां चलाने लग जाता है, और स्नाइडर से कहता है कि जल्दी से जाकर कैटी और बच्चों से तैयार होकर निकलने के लिए जल्दी बोलो। स्नाइडर बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसी बीच उसके पीछे विल भी आ जाता है, जो कि पूरे परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। हालांकि जाने से पहले विल, कैटी और ब्रायन उन सोल्जर्स का कुछ देर सामना करते हैं। बच्चों को स्नाइडर के साथ आगे भगाकर विल और कैटी पीछे रुककर उन सोल्जर्स को रोकने का फैसला करते हैं। ब्रायन जल्दी से गाड़ी को निकालता है और यहाँ स्नाइडर वापस जाने लग जाता है। वो ब्रायन से ये कहकर जाता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं विल और कैटी को लेकर आता हूँ। मगर दोस्तों वो सीधा जाकर इन सोल्जर्स के सीनियर गारलैंड से मिलता है। इधर विल और कैटी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, और जब उनको पता चलता है कि स्नाइडर उनको लेने गया हुआ है तो विल आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि विल कहता है स्नाइडर को सब पता है कि उसे कहां पर आना है। इधर गारलैंड और स्नाइडर की बातों से साफ हो जाता है कि स्नाइडर ने ही इन सोल्जर्स को लोकेटर ऑन करके बुलाया था, ताकि ये लोग एलियन से इन्हें बचा पाए। असल में स्नाइडर और ब्लैक जैक्स के बीच ये सौदा हुआ था कि स्नाइडर उनको गॉन्टलेट और रेजिस्टेंस बेस कैंप की लोकेशन बताएगा। अब गारलैंड को गॉन्टलेट से ज्यादा रेजिस्टेंस बेस कैंप की लोकेशन जाननी थी। गारलैंड स्नाइडर से आगे कहता है कि अब तुम हमें तभी बुलाना जब रेजिस्टेंस बेस कैंप की लोकेशन का पता चल जाए। साथ ही वो स्नाइडर को मारता भी है, ताकि स्नाइडर विल और कैटी से झूठ बोल सके कि उसकी भिड़ंत सोल्जर से हुई थी। एंड स्नाइडर फिर अपनी टूटी हुई नाक लेकर विल से मिलता है और उसे ये सारी चीजें बताता है कि मेरी सोल्जर्स के साथ लड़ाई हुई, उसी में ये चोट वगैरह लग गई, वहीं से अपनी जान बचा कर निकला हूँ। पर दोस्तों यहाँ पर विल को भी स्नाइडर पर शक होता है कि हो ना हो इन सोल्जर्स को इस स्नाइडर नहीं बुलाया हो, पर अभी तो सिर्फ शक है, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाता। अब ये लोग यहाँ से सीधा रेजिस्टेंस बेस कैंप में जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सबसे सेफ जगह वही होगी। यहाँ ब्रायन अपने रेडियो के जरिए रेजिस्टेंस ग्रुप के एक मेंबर से संपर्क करता है और उसे बताता है कि हम बहुत दिनों से तुमको ढूंढ रहे हैं, हमें नियो को गॉन्टलेट डिलीवर करने के लिए ब्रूस ने भेजा है। अब होता ये कि नियो को बॉमैन फैमिली के आने का पता था, तो वो लड़की सबके नाम पूछने के बाद कहती है ठीक 48 घंटे के बाद तुम मुझे झील के पास मिलना और अपने साथ वो गॉन्टलेट लेकर भी आना। ये सारी बातें हो जाने के बाद विल और कैटी जंगल के एक दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां इनको एक और शिप क्रैश हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर की बॉडी होती है। मतलब कि यहाँ पर रैप्स के साथ कोई और एंटिटी भी है, जिससे रैप्स की बिल्कुल नहीं बनती, जिस कारण वो आपस में भिड़ रहे होते हैं। पर ये लड़ाई स्पेस और दूसरे प्लेनेट से अर्थ तक कैसे आई हुई, इसका जवाब मिलना भी बाकी होता है। फिर इस शिप को देखने के साथ ही इसके अंदर झांकने के बाद विल और कैटी वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें गवर्नर हेलन को दिखाया जाता है, जिसे कुछ सोल्जर्स लेकर जल्दी से बंकर की तरफ लेकर जाते हैं, ताकि वो सेफ रह पाए। असल में एलियंस की बनाई फैक्ट्री पर किसी और प्लेनेट के एलियंस का हमला हुआ है, मतलब कि सच में रैप्स का कोई दुश्मन है और फैक्ट्री में रैप्स हथियार वगैरह बना रहे हैं। हेलन को फिर बंकर में आकर पता चलता है कि फैक्ट्री को तो बचा लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त वॉर हो सकती है, जिसमें इंसानों को ना चाहते हुए भी रैप्स का साथ देना होगा, क्योंकि जो एलियंस रैप्स पर हमला कर रहे हैं वो तो शायद इंसानों को कभी छोड़े ना। इसके बाद सीन एलए ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब कोई नहीं रहता।
पर किसी तरह से ब्रूस वहाँ छिपकर अभी भी जिंदा है। वो यहाँ पर अकेले ही रहता है। साथ ही वो रेडियो के जरिए कुछ बचे हुए लोगों की एलए ब्लॉक से निकलने में मदद भी करता है। दरअसल रेडियो के दूसरी तरफ से उसको एक लड़की की आवाज आती है जो कि रेजिस्टेंस ग्रुप का ही हिस्सा है और वो अपनी एक टीम के जरिए लोगों को एलए से निकालने में मदद करती है। वो उनको वहाँ से सिएटल ब्लॉक भेज देती है। बाकी बात करें ब्रूस की, तो यहाँ एलए में रुककर वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस टोटल रेंडिशन करने के बाद आईजी का असली प्लान क्या है, वो एलए ब्लॉक के साथ करना क्या चाहते हैं। इन्हीं सब चीजों में अकेले ब्रूस का पूरा दिन यहाँ पर बीतता है। इसी बीच एक दिन ब्रूस को अपने घर में किसी की हलचल सुनाई देती है एंड वो जब देखता है तो उसके टेबल के नीचे एक बच्चा छिपा हुआ होता है जिसे ब्रूस बड़े प्यार से आने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि उस बच्चे की माँ गन लेकर ब्रूस के सामने आ जाती है, यानी कि ये बच्चा और इसकी माँ इस एलए ब्लॉक में फंसे हुए हैं और अब इनकी मदद भी ब्रूस को करनी होगी यहाँ से निकलने में। ब्रूस जब उसको ये सारी बात बताता है तो ये लेडी जिसका नाम सैंड्रा है वो अपनी गन नीचे कर देती है। अब हम विल की फैमिली को देखते हैं जो कि उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं जिसने ब्रायन को रेडियो पर कहा था कि लेक के पास गॉन्टलेट लेकर आ जाना। उस लड़की से मिलने के लिए ब्रायन और कैटी साथ में जाते हैं और पीछे से विल इन पर नजर रखता है। कुछ देर के बाद वो लड़की आ जाती है। असल में ये लड़की न्यूयॉर्क के रेजिस्टेंस कैंप से आई थी जिसे गॉन्टलेट देने के लिए ब्रूस ने इनको बोला था। एंड जब ये लड़की ब्रायन के पास गॉन्टलेट को देखती है तो वो ब्रायन के साथ उसके परिवार को एक ट्रेन की तरफ लेकर जाती है। यहाँ विल स्नाइडर के बारे में झूठ बोल देता है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरा बड़ा भाई है। अब इनको एक ट्रेन पर जल्दी से जल्दी चढ़ने के लिए कहा जाता है तो वो लड़की वहीं पर रुक जाती है। बाकी कैटी के पूछने पर वो कहती है कि हमारे बाकी के लोग तुम्हें रिसीव करने के लिए जरूर आएंगे। अब विल और बाकी लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए सभी जल्दी से उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दूसरी ओर ब्रूस सैंड्रा और उसके बेटे को वॉल को पार करवाकर दूसरी कॉलोनी में एंटर करवाने में मदद करता है। वो कहता है कि ये काम तुम अपने बच्चे के साथ नहीं कर पाओगी, बल्कि तुम सैन फर्नांडो ब्लॉक जाओ, तुम वहाँ पर सेफ रहोगी। अब ब्रूस इन लोगों को एक बंकर में लेकर जाता है जिसकी दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस के कुछ लोग लोगों को एलए से निकाल लेते हैं। ब्रूस सबसे पहले तो टॉर्च से इशारा करता है, जिस दौरान उसे सामने से भी टॉर्च के जरिए सिग्नल मिलता है। एंड सिग्नल के मिलते ही सैंड्रा को उसके बच्चे के साथ बंकर के दूसरी साइड जाने के लिए बोल देता है। ये करके वो खुद वापस चला जाता है। इस तरफ दिखाते हैं तो विल जिस ट्रेन में स्नाइडर और अपने परिवार के साथ होता है उसे कुछ लोग वहाँ पर रुकवाते हैं। यही असल में नियो होता है दोस्तों, जो कि अपने आदमियों के साथ इनको रिसीव करने के लिए आया हुआ है। सबसे पहले नियो इनसे एक गॉन्टलेट दिखाने को कहता है और उसे देखने के बाद वो गॉन्टलेट उनसे ले लेता है। फिर वो विल और बाकी सभी को रेजिस्टेंस कैंप की तरफ लेकर निकल पड़ता है। नियो विल से कहता है कि हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर जंगल में काफी दूर तक चलने के बाद ये लोग आखिरकार रेजिस्टेंस कैंप पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन सब की चेकिंग होती है पहले। वो इसीलिए कहीं इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चीज छुपा तो नहीं रखी है जैसे कि घड़ी, मोबाइल वगैरह। और यहाँ स्नाइडर चुपके से उस लोकेटर को वहीं जमीन में छिपा देता है जो उसे ब्लैक जैक्स ने दिया था। फिर नियो से गॉन्टलेट लेकर एक गार्ड उसे इस कैंप के लीडर एंड्री को दिखाने जाता है। कहानी वापस आती है ब्रूस की तरफ मुड़ जाती है जिसके घर में फिर से किसी की दस्तक होती है और ये एक लड़की है जो कि अपना नाम ब्रूस को एमी बताती है। वो ब्रूस से कहती है कि मैं वही हूँ जिससे तुम रेडियो के जरिए बात करते थे। हमारे ऊपर कुछ सोल्जर्स ने हमला किया जिससे हमारे काफी लोग मारे गए। हालांकि एक आखिरी बस थी जिसमें कुछ लोग निकल चुके थे तो इस तरह कुछ लोगों की जान बच गई, बाकी मुझे भी चोट आई है। एमी ब्रूस को वो सारी बातें बताती है जो इन दोनों के बीच हुई थी और तब जाकर ब्रूस को विश्वास होता है कि ये वही लड़की है। कुछ देर के बाद एमी देखती है कि ब्रूस ने अकेले रहकर आईजे के खिलाफ काफी सबूत जुटा लिए हैं। पूछने पर वो बताता है कि आईजे यहाँ टोटल रिडेंशन के बाद भी बायो वेपन्स बनाने वाली है। इस पर एमी उसे बताती है कि तुम कुछ हद तक सही हो पर पूरी तरह नहीं। असल में जो आज एलए का हाल है वही हाल सिएटल ब्लॉक का भी हुआ था। वहाँ भी इसी तरह टोटल रिडेंशन करके लोगों को फैक्ट्री भेज दिया गया था ताकि रैप्स उनके जरिए बायो वेपन्स बना सके। वो किसी तरह की वॉर की तैयारी कर रहे हैं। फिर ये सारी चीज करने के बाद तब से अब तक सिएटल में लोगों को वापस से बसाया जा रहा है, मतलब कि सिएटल को रीपॉपुलेट किया जा रहा है जहाँ नए लोग और नई सरकार बनेगी और यही सब कुछ एलए के साथ भी होगा। बाकी इसके पीछे का असली कारण जानने के लिए हमें सिएटल जाना होगा। अब इस बातचीत में एमी ये भी बताती है कि पेशे से वो एक डॉक्टर है। बस फिर क्या था, एमी की बातें ब्रूस को सही लगती है और वो उसके साथ निकल पड़ता है। और सबसे पहले ब्रूस वॉल के पार करने से पहले रेजिस्टेंस के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहता था जिसके लिए एमी भी मान जाती है और ये लोग इस नए सफर पर निकल पड़ते हैं। आगे हम दोस्तों एमी का फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो समय था जब एलए में रिडेंशन हुआ था और एमी उस ब्लॉक के बाहर एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी। इसके कुछ देर के बाद एमी के पास एक आदमी आता है जिसके दोस्त के सर पे गोली लगी थी मगर वो जिंदा भी था और जिसे गोली लगी थी वो असल में अपने पड़ोसियों को ब्लैक जैक सोल्जर से बचाता रहा था और किस्मत से अभी भी वो जिंदा है। और जब ये बात एमी को पता चलती है तो उसका ऑपरेशन करने के लिए एमी मान जाती है। हालांकि वो पहले ही बता देती है कि गोली सर में लगी है तो ऑपरेशन के दौरान ये मर भी सकता है, ये कोमा में भी जा सकता है। और इसी पॉइंट से एमी ने भी दूसरों की मदद करने की ठानी थी और लोगों को एलए ब्लॉक से निकालने में लग गई तब से।
फिलहाल कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें ब्राउमैन फैमिली को दिखाया जाता है। इनका आज इस रेजिस्टेंस कैंप में पहला दिन है, पर तभी कैटी और विल से मिलने के लिए कैंप का लीडर एंड्रयू आता है, जो कि कैटी और उसकी फैमिली का पहले तो स्वागत करता है। फिर कैटी जब उससे पूछती है कि इस गॉन्टलेट का आप क्या करोगे और आपको ये एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कैसे पता। एंड्रयू जवाब देता है कि हमारे पास एक रैप है जिसके जरिए हमें काफी चीजें पता चली है और उनका असली मकसद क्या है ये भी एक रहस्य है, क्योंकि वो रैप अपनी स्लीपिंग स्टेज में है। आप इसे एक तरह की कोमा स्टेट भी कह सकते हो। जब कैटी उस रैप को देखने की बात करती है तो एंड्रयू भी जवाब देता है कि ये मौका तुम्हें जल्द ही मिलेगा, तब तक तुम लोग इस नई जगह पे सेटल हो जाओ। पहले यहाँ सारी फैसिलिटी है सिवाय इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोड़कर, क्योंकि उससे ड्रोन्स हम पर अटैक करके हमें मार सकते हैं। मगर कोई बात नहीं, इस कैंप को तुम अपना घर ही समझो। इसके बाद कहानी एमी और ब्रूस की तरफ मुड़ जाती है, जिन्हें आगे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। उन्हें देखकर एमी कहती है कि मेरा साथी ब्रूस एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और मैं एक डॉक्टर हूँ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। असल में दोस्तों, इन लोगों में से ज्यादातर की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, तो एमी बताती है कि पास ही एक मेडिकल स्टोर है, हम वहाँ पर जाकर अपने मतलब की दवा वगैरह ले सकते हैं। एमी की बात सुनकर वो लोग अपनी गन्स नीचे कर देते हैं और उससे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछते हैं। उधर रेजिस्टेंस कैंप में जब कैटी यूं ही घूमने निकलती है तो उसको एक आदमी यूं ही कैंप में इधर उधर घूमने से रोक लेता है, खासकर हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने से। असल में एंड्रयू के हेडक्वार्टर में वो रैप मौजूद है जिसे कैटी देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए नियो के पास जाती है। वो नियो से पूछती है कि एंड्रयू ने भला इस जगह को ऐसा क्यों बनाया और वो हमें सब कुछ क्यों नहीं बता रहा। मैं अपने बच्चों की जान को रिस्क में लेकर तुम लोगों को गॉन्टलेट देने के लिए इतनी दूर आई, क्या इतना भरोसा काफी नहीं है मेरे ऊपर? मैं गॉन्टलेट के बारे में किसी भी इंसान से ज्यादा जानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वो क्या कर सकता है। इसलिए बस एक बार एंड्रयू से बोलो कि मुझे रैप दिखा दे, आखिर ये एलियंस चीज है क्या, मैं देखना चाहती हूँ। उसकी इस बात पर नियो कहता है ठीक है, मैं एंड्रयू से बात करूंगा। इसी बीच स्नाइडर विल से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा, खास करके एंड्रयू, उसका बिहेवियर कुछ अलग है, वो मुझे किसी डिक्टेटर की तरह लग रहा है और ये कैंप एक तरह की कॉलोनी ही तो है। मेरी इंस्टिंक्ट तो कह रही है कि हमें यहाँ से भी निकल जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों विल उसकी बात पर कहता है कि मेरा परिवार मुझे यहाँ पर सुरक्षित लग रहा है, यहाँ पर मुझे अपने बच्चों के लिए कोई डर भी नहीं है। और रही बात कैंप की, तो कैटी यही पता करने के लिए निकली हुई है, और वैसे भी इतनी दूर आकर हम यूं ही कहीं नहीं भाग सकते। उस तरफ दिखाते हैं तो ब्रूस और एमी बाकी लोगों के साथ ड्रोन से छिपते छिपाते मेडिकल स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहां से दवा वगैरह लेकर वो निकलते ही हैं कि तभी वहां पर रोबोट से सामना हो जाता है इनका, जो कि हर किसी को एक पल में मार डालते हैं। मगर ब्रूस तो एमी के साथ जल्दी से छिप जाता है, तो इन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद रात को जब कैटी वापस अपने परिवार के पास आती है तो वो विल को बताती है कि इस कैंप में कुछ तो सीक्रेट है, यहाँ मुझे पॉलिटिक्स का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो जब ये सारी चीज बता ही रही होती है कि तभी अचानक से एक तेज आवाज आती है, जो कि बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं होती। कान बंद करके विल, स्नाइडर और कैटी बाहर आ जाते हैं और ये आवाज एंड्रयू के हेडक्वार्टर से आ रही होती है। इस तेज आवाज के चलते वहाँ सिक्योरिटी भी नहीं होती, तो ये लोग वहाँ पर घुस जाते हैं। ये आवाज असल में रैप की बॉडी से आ रही थी जिसे एंड्रयू ने छेड़ दिया था। यहाँ नियो भी मौजूद था। कैटी और विल देखते हैं कि ये एलियन असल में एक तरह की मशीन है, मतलब कि जैसे कोई रोबोट, और इसके अंदर एआई की कॉन्शियसनेस है। आवाज के बंद होते ही विल, कैटी और स्नाइडर उसे देखते रह जाते हैं, और जो रैप अभी तक बोल नहीं रहा था वो विल और कैटी के पूछने पर जवाब दे रहा होता है। यहाँ ये रैप इन लोगों को बताता है कि हम अपने दुश्मन यानी कि दूसरी स्पीसीज से बचकर पृथ्वी पर आए, ताकि हम इंसानों का रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल कर सके। यहाँ रिसोर्सेज का मतलब है कि ये एलियंस इंसानों को किसी लेबर की तरह इस्तेमाल करके अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। शायद फैक्ट्रीज में इंसान इन्हीं एलियंस वेपन्स को बनाते थे। बाकी इस चीज के बारे में डिटेल में हमें आगे पता चलेगा। आगे रैप कहता है कि हमारा और इंसानों का दुश्मन एक ही है, लेकिन रैप की ये सारी बातें एंड्रयू को बकवास लगती है, इसलिए वो रैप को तुरंत डीएक्टिवेट कर देता है। साथ ही वो इस कैंप में 48 घंटे की लॉकडाउन को भी ऐलान करता है। अब नियो उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये एलियन जो कह रहा है वो सच हुआ तो, पर एंड्रयू दोस्तों किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं होता। इधर ब्रूस और एमी आगे बढ़ते हुए एक अजीब से जोन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक जगह जाकर एमी तो बेहोश हो जाती है। अब जहां पर एमी खड़ी थी वहां पर ब्रूस देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गन से एक बुलेट हवा में छोड़ देता है, जो कि वहां पर तैर रही होती है, मतलब कि यहाँ पर ग्रेविटी मौजूद ही नहीं है जैसे स्पेस में होता है। यही वजह होती है एमी के बेहोश होने की। इसी के साथ कुछ आगे जाने पर दोनों को एक अजीब सी बिल्डिंग दिखती है, पर ये जगह सेफ नहीं होती, तो ब्रूस एमी को लेकर यहाँ से भी चला जाता है। आगे सुबह दोनों इस बारे में बात करते हैं कि पिछली रात उन्होंने जो देखा वो आखिर था क्या। ब्रूस कहता है कि शायद वो एक फैक्ट्री थी, बाकी कुछ तो समझ में मुझको आया नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अगले सीन में हमें एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो कि डार्क वेब पर बच्चों की गलत वीडियोस को लोगों को बेचने का काम करता था। लेकिन एक दिन एंड्रयू को एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया, उसी के पार्टनर के कहने पर। मतलब कि एंड्रयू को उसके ही बिजनेस पार्टनर और उसके दोस्त ने पकड़वाया था, और एंड्रयू को पकड़वाने वाला कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि गारलैंड था। यानी कि बात हमने जो अभी देखी, ये बात एलियंस के अराइवल के पहले की है। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है।
जहाँ पर हम कैटी, विल, ब्रायन और स्नाइडर को देखते हैं। ये सभी लोग उस रैप के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। विल स्नाइडर से कहता है कि तुम जो कह रहे थे वो सही था, लेकिन तुम्हें इतना सब कैसे पता कि रैप भी किसी दूसरे स्पीसीज से बचने के लिए यहाँ पर आए हैं? इस पर स्नाइडर कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि ऐसी अफवाहें पूरे आईजीए में फैली हुई है। तब कैटी विल से कहती है कि जो हमें स्पेसशिप में लाश दिखी थी वो जाहिर है इन रैप्स की नहीं बल्कि किसी और स्पीसीज की है। लेकिन जब हम उस रैप से पूछताछ कर रहे थे तो एंड्रयू ने हमको उससे और पूछताछ नहीं करनी थी, पता नहीं क्यों। एंड्रयू को शायद लगता है कि वो रैप झूठ बोल रहा है। अब स्नाइडर कहता है कि एंड्रयू को अपनी सत्ता से मतलब है और मेरे हिसाब से हमें जल्द से जल्द इस जगह से चले जाना चाहिए। विल इस पर कहता है कि पहले हमें किसी भी तरह उस रैप से बात करनी होगी और चीजें जाननी होंगी पहले हमें। वहीं इधर दूसरी तरफ ब्रूस को लेकर एमी एक आदमी के पास जाती है जो कि एमी की तरह रेडियो के जरिए लोगों की एलए ब्लॉक से निकलने में मदद करता है। पर पिछले कुछ दिनों से इन सभी के कैंप में ब्लैक जैक्स हमला करके सभी को मार दे रहे हैं। इस आदमी ने एक बस में ही अपना अड्डा बनाया होता है। यहाँ एमी और ब्रूस इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अब रेजिस्टेंस कैंप की तरफ जाना होता है, जिसका रास्ता ये आदमी इनको बता सकता है। कहानी वापस रेजिस्टेंस कैंप में आती है, जहाँ सभी लोगों के सामने उस रैप को फेंक कर एंड्रयू उसे खत्म करने का ऐलान करता है। अब इस बात से विल, कैटी और स्नाइडर बिल्कुल खुश नहीं होते। यहाँ तक कि एंड्रयू की ये बात नियो को भी पसंद नहीं आती। उधर ब्रायन को कुछ बड़े बड़े बॉम्ब्स के बैरल दिखाई देते हैं जिससे पूरी कॉलोनी को एक ही बार उड़ाया जा सकता है। अब एंड्रयू ऐसे खतरनाक बॉम्ब किस लिए तैयार करवा रहा है ये पता लगाना है इनको। इधर जैसे ही एमी और ब्रूस उस आदमी के साथ निकलते हैं वैसे ही वहाँ पर ब्लैक जैक्स आ जाते हैं, जिनसे किसी तरह ब्रूस पहले खुद को और फिर एमी को बचाता है, मगर वो आदमी मारा जाता है। हालांकि उसने मरने से पहले रेजिस्टेंस कैंप के कोऑर्डिनेट्स इनको बता दिए थे, तो ब्रूस एमी के साथ वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब रेजिस्टेंस कैंप में विल और कैटी कुछ भी करके एंड्रयू को रोकना चाहते हैं कि वो रैप को खत्म ना करे, क्योंकि स्नाइडर के अनुसार उस रैप को डिस्ट्रॉय करते ही शायद कैंप पर ड्रोन्स का हमला हो जाएगा और ये जगह पल भर में तबाह हो जाएगी। साथ ही इन लोगों को उस रैप से और चीजें भी जाननी होती है। तो इस बारे में बात करने के लिए विल और कैटी नियो से मिलते हैं और उसे एंड्रयू को रोकने के लिए कहते हैं, जिस पर नियो कहता है कि एंड्रयू अपनी मन की करता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। कुछ देर के बाद एंड्रयू से नियो बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी एंड्रयू एक नहीं सुनता, जो चीज स्नाइडर और ब्रायन दूर से देख रहे होते हैं। साथ ही एंड्रयू उस रैप को कहीं ट्रांसफर कर रहा होता है। अब ये देखते ही स्नाइडर को यकीन हो जाता है कि एंड्रयू सही आदमी नहीं है और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसे कुछ भी करके अब लोकेटर को ऑन करके ब्लैक जैक्स को बुलाना ही होगा। इसलिए वो एंड्रयू के बारे में विल और कैटी को पहले बताता है और जब वो दोनों नियो से बात करने जाते हैं तो खुद स्नाइडर पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। फिलहाल नियो विल और कैटी के पूछने पर बताता है कि एंड्रयू इस रैप को वापस लौटा रहा है, मतलब कि ये रैप सिएटल ब्लॉक की तरफ भेज रहा है वो। साथ ही इस रैप के साथ कुछ बॉम्ब्स के बैरल्स भी भेजे जा रहे हैं ताकि इस रैप के साथ वहाँ की सरकार पूरी तरह खत्म हो जाए। एंड्रयू यहाँ पर ये भी नहीं सोचता कि सिएटल ब्लॉक में कई सारे मासूम लोग भी मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए रात में ब्रायन उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की सोचता है पर पकड़ा जाता है और इधर नियो के साथ मिलकर विल और कैटी एंड्रयू के हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं, जिसका अंदाजा एंड्रयू को पहले से ही था और वो इन्हें पीछे आकर गन पॉइंट पर ले लेता है। साथ ही वो नियो से कहता है कि तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम पहले मुझे फॉलो करते थे और अब इन्हें कर रहे हो, इसलिए तुम अच्छे फॉलोवर हो, लीडर नहीं। बाकी रही बात विल और कैटी की, तो ये डबल एजेंट है। तुम ही सोचो, एलए से ये टोटल रिडेंशन होने के ठीक पहले निकल गए, वो भी पूरी तरह फैमिली के साथ। क्या ये इतना आसान है? फैसला तुम्हें करना है, देख लो तुम इनके साथ मरना चाहते हो या मेरे साथ आगे काम करना चाहते हो। एंड एंड्रयू को ये बात सुनकर नियो गन नीचे कर लेता है और विल और कैटी को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर ब्रायन तो पकड़ा ही गया था पहले ही। उधर स्नाइडर भी लोकेटर को ढूंढ रहा था जो उसने छिपाया था, पर तभी उसे एंड्रयू के आदमी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस एमी के साथ कोऑर्डिनेट्स का पीछा करते हुए इस रेजिस्टेंस कैंप में पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि एंड्रयू का ये कैंप पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यहाँ एक भी आदमी नहीं है। ये सब कुछ देखकर एमी और ब्रूस तो एकदम तंग रह जाते हैं। यहाँ पर हुआ क्या? दोस्तों, इनकी तरह आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया अचानक से, विल का पूरा परिवार आखिर कहां पर गया, यही सोच रहे हो ना आप? तो चिंता मत कीजिए, यहाँ क्या हुआ है यह हमें अब दिखाया जाएगा। लेकिन एमी और ब्रूस को इस जगह पहुंचने में इतनी देर कैसे लग गई जबकि वो कैंप के इतने करीब थे, इसका जवाब मैं आपको एकदम आखिर में दूंगा, क्योंकि अभी बताया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस स्टोरी के साथ बने रहिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे हमें एंड्रयू को दिखाया जाता है जो कि नियो से पूछता है, तुम तो मेरे साथ इतने दिनों से हो, फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उन दो अजनबी डबल एजेंट्स की बातों में आ गए तुम। नियो जवाब देता है कि वो अगर डबल एजेंट्स होते तो कभी भी असली गॉन्टलेट हमको ला कर न देते। बाकी मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, बस मुझे उस रैप से कुछ सवाल पूछने हैं। मगर दोस्तों, एंड्रयू उसकी बात नहीं मानता और कहता है वो मशीन एलियन हमें गुमराह कर रहा है। बाकी रही बात इंटेरोगेशन की, तो उसमें तुम मुझसे बेहतर हो, तो अभी जाकर कैटी से बात करो और मैं बच्चों से पूछताछ करता हूँ। मेरा दावा है कि हमें कुछ न कुछ तो जरूर नया पता चलेगा। और फिर यहाँ फिलहाल के लिए तो एंड्रयू की बात नियो को माननी ही पड़ती है और वो कैटी से पूछताछ करने के लिए चला जाता है, जो उसे बताती है कि कैसे वो लोग एलए से यहाँ पहुंचे, मतलब पहले 2 सीजन में जो हुआ वो सारी चीजें। इधर चार्ली और गैसी से पूछताछ करने के बाद एंड्रयू को पता चलता है कि चार्ली अराइवल के बाद सेंटा मोनिका ब्लॉक में फंस गया था।
एंड इस बारे में जब एंड्रयू विल से पूछता है तो वो उसको सब कुछ बता देता है कि कैसे वो चार्ली को वहां से लेकर आया। इसी बीच एंड्रयू को पता चलता है कि ब्रायन ने पकड़े जाने से पहले बॉम्ब्स के डेटोनेटर्स निकाल कर कहीं छिपा दिए थे। एंड अब ये बात सुनते ही एंड्रयू आग बबूला हो जाता है और जब ब्रायन को लाया जाता है तो वो सीधा ब्रायन के सर पर गन रख देता है, लेकिन ब्रायन उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ पर विल अपने बेटे की जान बचाने के लिए कहता है कि हम एलए ब्लॉक से सही सलामत उस आदमी की वजह से निकल पाए जो हमारे साथ है। वो मेरा भाई नहीं बल्कि आईजी का आदमी है, वही हमें एक टनल के जरिए सैन फर्नांडो लेकर आया। साथ ही यहाँ पर ब्रायन कहता है कि मैंने डेटोनेटर्स को तबाह कर दिया था, अब तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एंड इस पर एंड्रयू भी कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, फिलहाल तो मुझे उस स्नाइडर से बात करना है। अब स्नाइडर एंड्रयू और नियो को बताता है कि अगर तुमने रैप को यहाँ से कहीं और डिस्ट्रॉय किया तो कब स्पेस से तुम पर एक मिसाइल गिरेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पूरा कैंप मिट्टी में मिल जाएगा। तुम कई लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। साथ ही वो बताता है कि इन रैप्स के अंदर जो एक स्फीयर या बॉल लगी है उसमें किसी तरह की कॉन्शियसनेस है। दोस्तों, आप इस स्फीयर को किसी आत्मा की तरह समझ सकते हो, बाकी इसमें किसकी कॉन्शियसनेस है यह हमें आगे जानने को मिलेगा। पर यहाँ भी एंड्रयू को इन चीजों पर विश्वास नहीं होता और वो रैप को किसी भी कीमत पर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब ये बात नियो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें कई लोगों की जान को खतरा हो सकता है ना, तो वो स्नाइडर से ये सब रोकने का रास्ता पूछने के लिए आता है, जिस पर स्नाइडर कहता है कि तुम्हें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मेरा बताया कोड बोलना होगा, इससे ब्लैक जैक्स यहाँ पर आ जाएंगे और इसके बदले तुम यहाँ के लोगों के लिए सेफ जगह की मांग कर सकते हो, जो तुम्हें आराम से वो इनाम के तौर पर दे देंगे क्योंकि तुमने उन्हें रैप के साथ रेजिस्टेंस कैंप का ठिकाना भी बता दिया। बस फिर क्या था, स्नाइडर के दिए कोड को नियो रेडियो में बोल देता है, पर तभी इस चीज के लिए एंड्रयू नियो पर गोली मार देता है और साथ ही वो कैटी, ब्रायन और विल को मौत की सजा भी सुनाई जाती है वहां पर। जब तीनों को गोली मारने के लिए लाया जा रहा होता है तभी अचानक से ब्लैक जैक सोल्जर्स के साथ गार्लैंड की टीम इस कैंप पर हमला कर देती है। असल में यहाँ पर स्नाइडर ने नियो का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी जान बच जाए और वो ब्लैक जैक से अपना किया वादा भी पूरा कर ले। सोल्जर्स की गोलीबारी के बीच विल, कैटी और ब्रायन एक दूसरे के हाथ खोलते हैं और फिर ग्रेसी और चार्ली की तलाश में लग जाते हैं। उधर गोलीबारी के बीच चार्ली एक बड़े भाई की तरह ग्रेसी को कवर करते हुए चल रहा होता है। वो ग्रेसी को आगे भागने के लिए कहता है, जिसके हाथ में थोड़ी चोट भी होती है। कैटी की नजर फिर ग्रेसी पर पड़ती है और वो उसे उठाकर ले आती है, लेकिन जब चार्ली विल की तरफ भागकर आ रहा होता है ना, तभी उसको एक गोली लग जाती है और बेचारा चार्ली यहीं मारा जाता है। बेचारे को ऐसे मरते हुए देखने के बजाय विल और कैटी के पास कोई चारा भी नहीं होता। उन्हें अपने बाकी दो बच्चों की जान भी तो बचानी थी, इसलिए विल चार्ली की बॉडी को वहीं पर छोड़कर सभी को लेकर निकल जाता है। इधर ब्लैक जैक्स ने एंड्रयू और उसके आदमियों के साथ यहाँ रह रहे लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया था। गार्लैंड तो स्नाइडर की तारीफ करता है, जिस पर स्नाइडर कहता है कि मैंने तो बस इनकी कमजोर कड़ी पर वार किया और मेरा काम हो गया। इसी बीच स्नाइडर जब लाशों के बीच चार्ली की बॉडी को देखता है तब उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं चार्ली की मौत का जिम्मेदार वही है। यहाँ स्नाइडर अपनी भावनाओं को किसी तरह तो दबाता है और चार्ली की लाश को देखने के बाद गार्लैंड के साथ चला जाता है। इसके बाद सीन स्नाइडर की तरफ होता है शिफ्ट, जो कि एक शानदार से बंगलों में है। उसे यहाँ पर रहने, खाने और बाकी चीजों के पूरी फैसिलिटी दी गई है और ये सब कुछ किया है ब्लैक जैक्स ने। कुछ देर के बाद स्नाइडर से मिलने के लिए गवर्नर हेलन आती है, जो कि स्नाइडर की बहादुरी की काफी प्रशंसा भी करती है कि कैसे उसने एक डबल एजेंट बनकर रेजिस्टेंस कैंप को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। साथ ही वो स्नाइडर को हीरो भी बोलती है। बाकी रही बात, जो कुछ भी स्नाइडर के साथ हेलन ने पहले किया था उसके लिए वो स्नाइडर से माफी भी मांगती है। यहाँ वो बताती है कि रैप्स ने टोटल रेडिएशन के दौरान कई लोगों को फैक्ट्री भेजने के लिए चुना था, उसमें तुम्हारा भी नाम था और ये सब कुछ हो रहा था रैप्स की बनाई एल्गोरिथम की वजह से। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम इंसान माहौल और सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं, जिस तरह तुम ढल गए और आज हीरो बनकर यहाँ पर बैठे हो। गजब। तो बताओ कब से काम पर लौट रहे हो? यहाँ स्नाइडर अपनी बेटी के बारे में पूछने आता है तो हेलन जवाब देती है कि देखो वो सेफ है और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है। अब ये सुनकर स्नाइडर कहता है कि अब मैं भी रिटायरमेंट लेकर आराम से जीना चाहता हूँ, अब मुझे ये सब नहीं करना। हेलन उसको कहती है कि ठीक है, अब तुम पार्टी में चलो। स्नाइडर फिर हेलन के साथ पार्टी में चला जाता है, जहां हेलन उसको किसी हीरो की तरह पेश करती है। सभी स्नाइडर की वजह से रेजिस्टेंस कैंप के पतन की कहानी सुनकर उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। यहाँ स्नाइडर कई लोगों से मिलता है। वहां से वापस आने के बाद अगले दिन स्नाइडर से हेलन कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे सेंटा मोनिका और सैन फर्नांडो जैसे ब्लॉक्स और कॉलोनी में टोटल रेनोवेशन करवाना है, पर इन जगह के प्रॉक्सीज इसके लिए मान नहीं रहे हैं। तुम ही हो जो कोई रास्ता निकाल सकते हो, इससे मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी और इस बारे में तुम एक बार प्लीज जरूर सोचना। कहानी में दूसरी तरफ विल और उसके परिवार को दिखाया जाता है, जो चार्ली की मौत से काफी दुखी होते हैं। लेकिन विल और केटी को अब भी अपने दोनों बच्चों की जान बचानी थी, इसलिए ये सभी घायल ग्रेसी को लेकर किसी सेफ जगह की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। ग्रेसी के हाथ में जो घाव होता है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। फिर ये सभी एक जगह रुककर ग्रेसी की चोट पर बरहम पट्टी वगैरह करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर ब्रायन एक बिलबोर्ड को देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कैसे सियाटल ब्लॉक लोगों का स्वागत कर रहा है।
तो ब्रायन विल से सियाटल चलने के लिए कह देता है, पर विल मना कर देता है क्योंकि अब वो किसी भी ब्लॉक या कॉलोनी में नहीं रहना चाहता। ऐसे चलते चलते विल को एक गाड़ी दिखती है जिसमें एक आदमी अपने परिवार को लेकर सियाटल जा रहा होता है। तो विल उन लोगों को रोकता है क्योंकि ग्रेसी की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एंड इस तरह विल आखिरकार सियाटल जाने का मन बना लेता है और अपने बच्चों के लिए एक तरफ से खतरा भी उठाने को तैयार होता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि सियाटल पहुंचते ही उसे और कैटी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर इनके बच्चों को तो सेफ रखेंगे कम से कम। इस कारण विल गन दिखाकर उस कार में मौजूद फैमिली को नीचे उतार कर खुद कार लेकर चला जाता है। अब विल को कुछ भी गलत सही नहीं लग रहा है दोस्तों। वो चार्ली की तरफ किसी और को खोना नहीं चाहता। फिर वो ग्रेसी को लेकर जल्दी से सियाटल कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां ग्रेसी का तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। सियाटल में सियाटल रिफ्यूजी मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि SRMA ऐसे दूसरी जगहों से आ रहे लोगों की मदद कर रही होती है। दूसरी ओर स्नाइडर को बार बार मरे हुए चार्ली की याद आ रही है। वो ठीक से सो भी नहीं पाता, इसलिए अब वो बस बिजी रहने का सोचता है और अपना फैसला बदलकर हेलन के लिए काम शुरू करने का डिसीजन लेता है। सबसे पहले तो स्नाइडर सेंटा मोनिका और सैन फर्नांडो ब्लॉक के प्रॉक्सीज को IGA के खिलाफ षड्यंत्र करने के झूठे इल्जाम में फंसाकर अरेस्ट करवा देता है, ताकि हेलन वहां पर रेंडिशन को अंजाम दे पाए। हालांकि हेलन को स्नाइडर का ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर स्नाइडर अब अपने तरीके से काम करने का मन बना चुका है। उधर विल और कैटी ब्रायन से कहते हैं, अगर ये लोग हमें अरेस्ट कर लेते हैं तो तुम्हें ही ग्रेसी का ख्याल रखना है बेटा। यहाँ पर विल और कैटी ने अपने और अपने बच्चों के नाम गलत बताए होते हैं। फिर विल का एक इंटरव्यू किया जाता है, जिसके बाद उसे सियाटल ब्लॉक में रहने के लिए एक घर भी मिलेगा। यहाँ स्कूल वगैरह भी मौजूद है और हम इस इंटरव्यू के दौरान देखते हैं कि विल की असलियत मॉनिटर पर दूसरी तरफ दिख रही है, जैसे कि उसका नाम और वो कौन है। पर विल ने खुद का नाम जेम्स बताया था, उसके बावजूद उसे या कैटी को अरेस्ट नहीं किया गया। अब ये भला सियाटल वालों ने क्यों किया, यह हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इसके बाद आगे हम सियाटल कॉलोनी के लीडर केन्स को दिखाते हैं, जो कि सियाटल का टोटल रिडेंशन होने के बाद इस बार चाहता है कि चीजें उसके हिसाब से हो, क्योंकि इस बार सियाटल में ना तो IG, ना ही रेड हेड्स और ना ही कोई प्रॉक्सी है। वो इस जगह को अपनी तरीके से चलाना चाहता है, ताकि ये जगह वो बन सके जो कोई ब्लॉक नहीं बन पाया। ये सारी चीजें वो चांसलर से कह रहा होता है, ताकि वो रैप्स को ये सारी बातें बता पाए। हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें जरूर उसका कोई ना कोई स्वार्थ तो छिपा ही होगा। फिलहाल अब सीन विल की तरफ होता है शिफ्ट, जो कि अभी भी अपने बेटे की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया और साथ ही उसे सियाटल सेफ नहीं लग रहा होता है। बाकी वो यहाँ कैब ड्राइवर है और साथ ही पार्ट टाइम में प्राइवेट डिटेक्टिव का काम भी करता है। विल को एक लेडी ने हायर किया हुआ है ताकि वो उसके हस्बैंड टेरी का पता लगा पाए, जो कि सियाटल ब्लॉक में आते ही कहीं पर गायब हो गया था। बाकी बात करें कैटी की, तो वो भी SRMA के लिए ही काम कर रही है। वो मतलब रिफ्यूजी फैमिलीज की मदद करती है ताकि उन्हें सियाटल में एक अच्छी जिंदगी और घर मिल पाए। वो देखती है कि कुछ फैमिली सियाटल से जा रही है, क्योंकि उनको पता चला है कि LA ब्लॉक को फिर से रीपॉपुलेट किया जा रहा है। इस तरह ब्रायन भी लोगों को डिलीवरी पहुंचाने का काम करता है। वहीं ग्रेसी यहाँ स्कूल जाने लगी है, जिसका ज्यादातर ख्याल ब्रायन ही रखता है। बात करें कैटी और विल के रिश्ते की, तो अब वो पहला जैसा नहीं रहा, क्योंकि कैटी को यहाँ सब कुछ सेफ लग रहा था, पर विल को यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा होता है। वो यहाँ से जाना चाहता है। उसे हर पल यही लगता है कि भला यहाँ पर चीजें इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं। ऊपर से वो चार्ली को अब भी याद करता है और इन्हीं सारे इश्यूज को लेकर दोनों अक्सर झगड़ते रहते हैं। दोनों का कभी भी डाइवोर्स हो सकता है दोस्तों। फिलहाल जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तो क्लूज को जोड़कर विल किसी तरह उस लेडी के हस्बैंड को ढूंढ निकालता है, जो बड़े आराम से दूसरी शादी करके नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। यहाँ विल उस आदमी पर अपना गुस्सा निकाल देता है, मतलब कि उसे काफी मारता भी है और फिर उसकी बीवी से जाकर कहता है कि आप अपने पति को भूल जाओ, क्योंकि उनके हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। असल में विल ने इसीलिए कहा क्योंकि वो उस लेडी को सच्चाई बताकर और दुख नहीं देना चाहता है। अगर वो ये बताएगा कि तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ चक्कर में है, तो उसको बेचारी को कितना दुख होगा, इसलिए वो नहीं बताता। अब कैटी भी एक फैमिली को सियाटल में घर दिलाने में मदद करती है, पर जब वो अपनी दोस्त माइकल से उस फैमिली के लिए सियाटल का एक एड्रेस लेकर जाती है जहाँ पर अपार्टमेंट है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इनफैक्ट अपार्टमेंट खाली है। उधर ब्रायन की भी यहाँ एक गर्लफ्रेंड बन गई है और वो अपनी छोटी बहन का किसी पेरेंट से कम ख्याल नहीं रखता, पूरा ख्याल रखता है। और साथ ही साथ अब वो एक नई जॉब भी ढूंढ रहा है। उस तरफ जब विल कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी में कोई आकर बैठ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रूस है, जो कि विल को ही ढूंढ रहा था। विल भी ब्रूस को यहाँ देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एक फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी तरह के स्लीपिंग पॉड में कई सारे लोगों को बंद रखा हुआ है। इन्हीं में से एक स्लीपिंग पॉड में से एक आदमी निकलकर सभी गार्ड्स को मारते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और हम देख पाते हैं कि ये स्लीपिंग पॉड से निकला हुआ आदमी काफी ज्यादा ताकतवर है। पर जब वो फैसिलिटी की छत पर पहुंचता है, तो देखता है कि ये फैसिलिटी पानी के बीचों बीच बनी हुई है, जहाँ से वो भाग नहीं सकता। तो बस फिर क्या था, सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर विल ब्रूस से मिलता है, जिसे ब्रूस सब कुछ शुरुआत से बताता और कहता है, हम इस जगह बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं और छिप कर रह रहे हैं। बाकी ये ब्लॉक LA ब्लॉक का एक चमकीला वर्जन है। यहाँ पर किसी तरह के बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं। उसी का पता लगाने के लिए मैं अपनी डॉक्टर दोस्त के साथ यहाँ पर आया हूँ। ब्रूस फिर विल को अपनी दोस्त यानी कि एमी से भी मिलवाता है।
पर ब्रूस को एमी पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद ब्रूस विल को एक आदमी के बारे में बताता है जो कि रोज सिएटल के एक लैब से बॉक्स लेकर बाहर निकालता है। अब इनका प्लान यह है कि वो उस आदमी को मारकर उसका बैग छीनेंगे ताकि पता चल सके कि उसमें ऐसा किया है। यहाँ विल उस बैग वाले आदमी के करीब जाकर उसे टक्कर मारता है ताकि देख सके कि उसकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। एंड ये करके विल सॉरी बोलकर चला जाता है क्योंकि टक्कर होते ही विल को कई सोल्जर्स ने घेर लिया था। स्नाइडर भी कायन से मिलने के लिए सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि उसे आईजी ने यहाँ ये देखने के लिए भेजा है कि आखिर सिएटल ब्लॉक इतना सफल कैसे है, जबकि बाकी ब्लॉक्स तो ऐसे ही हैं, नॉर्मल। ये सुनकर कायंस बोलता है कि स्नाइडर, मैं खुद आपको पूरा सिएटल घुमाऊंगा और यहाँ जो भी होता है वो सब कुछ दिखाऊंगा भी। उधर ब्रायन पेट्रोलिंग फोर्स को ज्वाइन कर लेता है ताकि इससे ग्रेसी को और अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए मिल जाए। रही बात कैटी की, तो वो तो अपने दोस्त माइकल से सवाल करती है कि तुमने जो एड्रेस बताया था अपार्टमेंट के लिए, वो तो पूरा अपार्टमेंट खाली है, आखिर इतने लोग जाते कहाँ हैं? इस पर माइकल कहती है कि तुम्हारा देखो जो काम है उसे करो, ज्यादा इन सब चीजों में ना पड़ो। लेकिन कैटी ऐसे कहाँ मानने वाली थी। वो छिप छिपाकर चुपचाप उसी बस में बैठ जाती है जो लोगों को रिफ्यूजी कैंप से सिएटल लेकर जा रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोगों को एक अलग सी जगह पर, मतलब गुप्त जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर कैटी जा नहीं पाती क्योंकि वो ऑफिसर बन गई थी। अब दूसरी ओर दिखाते हैं तो विल और एमी कार से उस ब्रीफ केस वाले आदमी पर नजर रख रहे होते हैं और इन्हें ब्रूस के साथ मिलकर अब उस ब्रीफ केस को हासिल करना है। लेकिन तभी विल यहाँ पर कैंस के साथ स्नाइडर को देखता है और एमी को गाड़ी से नीचे उतारकर खुद स्नाइडर का पीछा करता है जो कि कायंस के साथ एक बोर्ड के जरिए उसी आउटलेट्स की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर कायंस स्नाइडर को खाली पॉट्स दिखाता है और कहता है कि ये जगह रैप्स भी यूज कर रहे हैं। और फिर स्नाइडर को ये समझने में देरी नहीं लगती कि कायंस डायरेक्ट रैप से कुछ डील कर रहा है और किसी तरह की एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है जो कि रैप्स ने उसको दी थी। इधर विल की गैर मौजूदगी में एमी और ब्रूस किसी तरह उस ब्रीफ केस वाले आदमी को मारकर उसका ब्रीफ केस ले लेते हैं। फिर जब उसको घर ले जाकर देखते हैं तो इस ब्रीफ केस में एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसके साथ एक बुलेट भी। ब्रूस इस चीज को देखकर तो समझ जाता है कि ये भी एलियंस की लाई हुई है। अब इस पतली ट्रांसपेरेंट शीट पर गोली को देखकर ब्रूस इस पर गन से फायर करता है तो ये शीट गोली को रोक लेती है, मतलब कि ये बुलेट प्रूफ भी है। उस तरफ कैटी विल से कहती है, तुम सही थे, इस कॉलोनी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन विल उसकी पूरी बात सुने बिना ही चला जाता है। सुबह जब विल ब्रूस से मिलने पहुंचता है तो वो उसके पूछने पर बताता है कि कल रात मुझे स्नाइडर दिखा जो कि कैंस के साथ किसी तरह की फैसिलिटी में गया जो पानी के बीचों बीच बनी हुई है। अब ये चीज सुनकर ब्रूस भी दंग रह जाता है। यहाँ विल उसे बताता है कि रेजिस्टेंस कैंप में जो भी हुआ वहाँ उसका बेटा चार्ली मारा गया। ब्रूस कहता है कि देखो, मुझे अब स्नाइडर चाहिए किसी भी हालत में ताकि मैं उसको मार कर तुम्हारे बेटे चार्ली की मौत का बदला ले पाऊं, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारे बेटे चार्ली की मौत हुई है। इसके बाद हमें उस वक्त के थोड़े पहले का सीन दिखाया जाता है जब ब्रूस ने एक आदमी को मारकर उसका ब्रीफकेस छीन लिया था। सब कुछ उसी तरह से रिपीट होता है। विल स्नाइडर को देख उसके पीछे चला जाता है और ब्रूस एमी के साथ मिलकर ब्रीफकेस ले जा रहे आदमी की कार को रोकते हैं। फिर ब्रूस उस आदमी को मारकर ब्रीफकेस चुरा लेता है। अगले दिन स्नाइडर कायन से आकर बताता है कि मैं अभी कुछ दिन और सिएटल में रुकूंगा, जो सुनकर कायंस खुश तो नहीं होता पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो स्नाइडर पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को उसकी सिक्योरिटी के काम में लगा देता है। दूसरी तरफ आज विल काफी बदला बदला सा नजर आ रहा था। इनफैक्ट वो खुश तो था ही, जिसे इस तरह खुश देखकर कैटी और ग्रेसी को भी ताज्जुब होता है। दरअसल आज विल एमी और ब्रूस के साथ मिलकर एक होटल से स्नाइडर को किडनैप करवाने वाला है। इसके लिए विल और एमी साथ में जाकर उस होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं। बाकी दोस्तों, कुछ देर के बाद इस होटल में पेट्रोलिंग करने के लिए ब्रायन भी पहुंच जाता है, जिसका काम था स्नाइडर की सिक्योरिटी पर नजर रखना और कुछ भी गलत होने से सभी को सावधान करना। फिलहाल इस होटल में जब स्नाइडर आता है तो उसे अकेला देखकर एमी उससे कुछ चीजें उठवाने में मदद मांगती है। इस तरफ स्नाइडर कमरे में आ जाता है और यहाँ आते ही उसे विल पकड़ लेता है। फिर ब्रूस आता है जो कि स्नाइडर को लॉन्ड्री के कपड़ों के साथ में ले जाकर स्टोर रूम में पहुंचा देता है, जहाँ पर ब्रूस उससे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि तुम सेटल क्यों आए, आईजीए को सेटल ब्लॉक में इतनी दिलचस्पी क्यों है, यहाँ पर कैसा बायो वेपन बनाया जा रहा है, जिस आइलैंड पर तुम गए थे वहाँ किस तरह की फैसिलिटी है, इन सब के पीछे रैप्स का मकसद क्या है। इतने सारे सवाल होते हैं दोस्तों। अब पहले तो स्नाइडर विल को ऐसे बिल्कुल सामने देखकर हैरान हो जाता है कि ये एकदम से कहां से आ गया। फिर वो खुद को संभालते हुए बताता है, मुझे यहाँ पर आईजीए ने भेजा है ताकि मैं कायन से कुछ राज पता कर पाऊँ। आईजीए चाहता है कि जैसे सिएटल है उसी तरह उनका हर एक ब्लॉक हो जाए। जैसे यहाँ सिएटल में मिलियन दर से लोग आ रहे हैं ना, वैसे आईजीए के ब्लॉक में भी आ जाए, यही वो चाहते हैं। इसलिए आईजीए को समझना है कि कायंस आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है। बाकी रही बात उस आइलैंड की फैसिलिटी की, तो वहाँ पर कई सारे स्लीपिंग पॉड्स हैं जिनमें आउटलाइट्स कैद हैं। हालांकि कायंस ने वहाँ मुझे खाली पॉड्स ही दिखाए थे। अब आउटलाइट्स क्या होते हैं ये पूछने पर स्नाइडर बताता है कि एलियंस ने इन्वेजन करते ही सबसे पहले अपनी एल्गोरिदम के तहत इंसानों को बांटा, जैसे कि कौन आईजीए में जाएगा, कौन फैक्ट्री में जाएगा और कौन ग्रीन जोन में रहेगा। इस तरह उन्होंने ये भी तय किया कि कौन आउटलाइट्स बनेगा। आउटलाइट्स वो लोग होते हैं जिन्हें ना तो ड्रोन्स कुछ करता है और ना ही आईजीए के लोग।
ये एक स्पेशल कैटेगरी है। तो कायंस रैप्स को फैक्ट्री के लेबर्स और आउटलायर्स से सप्लाई करता है। आउटलायर्स को एलियन हथियार की तरह अपनी लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके दूसरे एलियन से हो रही है। यही आउटलायर्स एलियंस के एक तरह के बायो वेपन्स है। इस पर एमी स्नाइडर से वो पतली सी बुलेट शीट दिखाकर पूछती है कि आखिर ये क्या है। स्नाइडर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि आईजे के पास ऐसा कुछ नहीं है। आगे स्नाइडर कहता है कि ऐसी ही कई चीजें कायंस कर रहा है, क्योंकि उसका एजेंडा शायद कुछ और ही है। ये सारी चीजें जानने के बाद ब्रूस स्नाइडर को विल को सौंप कर चला जाता है। फिर वो चाहे उसको मार डाले या जो करे वो विल की मर्जी। असल में यही डील विल ने ब्रूस से की भी थी पहले। उसे स्नाइडर से चार्ली की मौत का बदला भी लेना था। यहाँ एमी विल को ऐसा करने से मना कर देती है, पर वो उसे डांट कर भगा देता है। एमी और ब्रूस के जाने के बाद विल कहता है, तुमने पहले हमारा विश्वास जीता और फिर तुम रेजिस्टेंस कैंप में पहुंचे और मौका मिलते ही तुमने आईजे और ब्लैक जैक्स को लोकेशन भेज दी और फिर उन्होंने सभी को मार डाला, चार्ली तक को नहीं छोड़ा। और इतने लोगों को मारकर तुम हीरो बन गए, साथ ही अपनी जिंदगी में मजे से जी रहे हो। इस पर तो स्नाइडर कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कैंप रुकने के लिए सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने कहा था ना तुम्हें, लेकिन तुम नहीं माने थे और मैंने जो किया वो सभी को बचाने के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि चार्ली इसमें मर जाए, पर क्या करे। बाकी मैं सच बताऊं तो मुझे भी आज तक चार्ली का दुख होता है। मैं सो नहीं पाता अच्छे से। मैंने चार्ली की लाश को देखा था तो मैं दंग रह गया, फिर मैंने उसकी लाश को दफना भी दिया था। अब ये सुनते ही विल स्नाइडर को पानी में मुंह डुबोकर मारने की कोशिश करता है, पर ऐसा वो कर नहीं पाता। वहीं बाहर दिखाते हैं तो स्नाइडर को सिक्योरिटी ढूंढना शुरू कर देती है। अब ये बात बताने के लिए जब ब्रायन अंदर आता है तो वो स्नाइडर को सामने पाता देख उसे मार डालने की बात करता है, पर विल उससे इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं करना। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे के बीच में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। फिर भी विल स्नाइडर को छोड़ देता है। स्नाइडर जल्दी से भागकर बाहर आता है, पर वो सिक्योरिटी से कुछ नहीं बताता, बल्कि ये कह देता है कि मैं एक लड़की के साथ था, हम एंजॉय कर रहे थे। हालांकि दोस्तों उसकी हालत सब कुछ बयान कर रही होती है। उधर एमी को लगता है कि बेटे को खोने के गम में विल पागल हो चुका है। वो अचानक कुछ भी फैसले ले रहा है जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर वो चली जाती है। वहीं विल अपने घर आकर काफी ज्यादा रो भी रहा होता है, जिसको ऐसा देखकर कैटी भी काफी रोती है। दोनों ही अपने बेटे चार्ली को याद कर रहे होते हैं और यहाँ रोने से दोनों का दिल काफी हल्का भी हो जाता है। अब आगे हमें कायंस के खास आदमी हैरिस को दिखाते हैं, जो कि अपने दोस्त ओनिल के साथ एक जिम में होता है। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि इन्हें पता है कि ये आउटलायर्स हैं और साथ ही हैरिस इसीलिए कायंस के साथ काम कर रहा है ताकि उन्हें अंदर की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। फिलहाल सीन विल की तरफ मुड़ता है, जो कि पिछली रात की घटना के बाद नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रायन अब भी उससे इस बात को लेकर गुस्सा है कि उसने स्नाइडर को क्यों नहीं मारा। ब्रायन के जाने के बाद कैटी विल से बात करने आती है, जिसके पूछने पर विल उसको सब कुछ बता देता है, ब्रूस से लेकर आउटलायर्स और स्नाइडर के बारे में जो भी बातें हैं सब। उधर स्नाइडर को दिखाते हैं जो गारलैंड को सिएटल बुलाता है और उसे बताता है कि कल रात मुझे विल और ब्रूस ने किडनैप कर लिया था, पर उन्होंने मुझे एक ऐसा मटेरियल दिखाया जो कि पतला है और बुलेट प्रूफ भी। ये टैग जाहिर है एलियंस का ही होगा, जिससे कायंस जरूर कुछ प्लान कर रहा है और आईजे को कायंस के खिलाफ इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। साथ ही स्नाइडर ये भी बताता है कि अब पक्का हो चुका है कि विल भी एक आउटलायर्स है। तो यहाँ फिर गारलैंड और स्नाइडर कायंस के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाते हैं। उधर कैटी माइकल से कहती है कि मुझे मेरे पति की फाइल चाहिए और अगर तुमने मुझे वो नहीं दी तो मैं अथॉरिटी से बता दूंगी कि तुमने मुझे उस खाली अपार्टमेंट का बता दिया था। बेचारी माइकल क्या ही करती, वो चुपचाप विल की फाइल कैटी को दे देती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि विल भी एक आउटलायर है और उसके बारे में सिएटल अथॉरिटी को पहले से सब कुछ पता था। फिर भी उन्होंने विल को नहीं रोका, क्योंकि आउटलायर को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। इसके बाद माइकल से कैटी सभी आउटलायर्स की लिस्ट मांगती है। जो मिलते हैं वो सीधा ब्रूस से मिलने के लिए जाती है और उसे आउटलायर्स की लिस्ट का पहला पन्ना दिखाते हुए कहती है, ये देखो, हमें इनसे मिलना होगा, क्योंकि ये लोग एक हथियार या कुर्बान कर दी जाने वाली आर्मी के अलावा कुछ नहीं है। इसी बीच ब्रूस से जब विल को पता चलता है कि उसकी वजह से एमी उसके साथ नहीं है, तो विल खुद पर्सनली जाकर अपने बर्ताव के लिए एमी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि ब्रूस को तुम्हारे साथ की जरूरत है। दरअसल अब इनको किसी भी तरह उस आइलैंड पर बनी फैसिलिटी तक जाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रोन्स नजर रखते हैं। इधर स्नाइडर और गारलैंड उस मटेरियल के बारे में पूछताछ करते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि कायंस ने इस चोरी के बारे में किसी से शेयर नहीं किया, जो कि ब्रूस और एमी ने की है। यहाँ स्नाइडर देखें तो अब विल और ब्रूस को पकड़वा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो भी कायंस के खिलाफ सबूत जुटाने में लगा हुआ है। उस तरफ एमी, ब्रूस और विल ओनिल से मिलते हैं और उसको सब कुछ बताते हैं, साथ ही उसे लिस्ट भी दिखाते हैं। ब्रायन भी ग्रेसी को अपनी गर्लफ्रेंड के घर लेकर जाता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से भी मिलता है और दूसरी तरफ ओनिल विल को एक जिम में मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद सीन एक आउटलायर पर शिफ्ट होता है, जो कि जंगल में रखे पॉड से बाहर निकलता है, जहाँ उसके लिए मिलिट्री के कपड़े और हथियार रखे होते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि आउटलायर्स असल में एक्स मिलिट्री या किसी तरह के फोर्स के लोगों को ही बनाया जाता है, ताकि उनके पास वॉर की ट्रेनिंग हो।
यहाँ एक लेडी और एक आदमी आउटलायर थे, जिन्हें एक अदृश्य यानी इनविजिबल सा क्रिएचर आराम से मार गिराता है। जाहिर है कि यही एलियंस रैप्स के दुश्मन है, जिनके खिलाफ लड़ने के लिए रैप्स ये सब कुछ कर रहा है। कहा जाता है कि आउटलायर्स रैप्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस लड़ाई में। दूसरी ओर विल ब्रूस और गेटी के साथ ओनिल के बताए ठिकाने पर पहुंचता है, जहां वो हारिस से मिलता है। हारिस ही शायद इस ग्रुप का लीडर है और साथ ही साथ वो काइंस के लिए भी काम करता है। और रेजिस्टेंस की तरह हारिस ने भी एक ग्रुप तैयार कर लिया है, जिसमें वो आउटलायर्स के लिए लड़ता है। और हमें ये पता है कि रैप्स तो आउटलायर्स की कुर्बानी के लिए उन्हें यूज कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी ना दे, इसीलिए हारिस उनके लिए लड़ता है। हारिस बताता है कि देखो अभी तो हम बचे हुए हैं, लेकिन जल्दी हम उन्हीं स्लीपिंग पॉड्स में होंगे और एक अनजान लड़ाई में एक अनजान दुश्मन के खिलाफ खड़े होंगे। यहाँ ब्रूस हैरिस को बताता है कि हमने स्नाइडर को किडनैप किया था और उसने हमें बताया कि वो यहाँ पर काइंस को हटाने के लिए आया है। यहाँ ब्रायन को दिखाते हैं तो वो जब पेट्रोलिंग कर रहा होता है तभी अचानक से एक तेज धमाका होता है, जिसमें कुछ आउटलायर्स मारे जाते हैं। और ये धमाका उन आउटलायर्स को मारने के लिए ही किया गया था, और इसमें किसी और का नहीं बल्कि स्नाइडर का ही हाथ था दोस्तों, ताकि वो इसका सारा इल्जाम काइंस पर डालकर उसे सिएटल ब्लॉक से हटा सके। इसी सिलसिले में हेलन खुद काइंस से मिलने आती है। वो बताती है कि तुम पर रैप खुद भी इस धमाके की वजह से कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए मुझे बता दो कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, किस तरह के वेपन या चीज को तैयार कर रहे हो तुम उस एलियन टैग की मदद से। इस पर काइन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप आईजे के उन लोगों में से हैं जिनसे मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही है, पर मुझ पर इल्जाम डालने से पहले सबूत लेकर आइए, क्योंकि ये सब किसने और क्यों किया ये आपको भी अच्छे से पता है। यहाँ काइंस का इशारा स्नाइडर की तरफ होता है, जिससे हेलन पूछने के लिए जाती है तो वो कहता है हाँ मैंने ही किया, ताकि काइंस के खिलाफ हमें कुछ मिल सके और सिएटल में क्या चल रहा है ये पता चल जाए। रही बात कवर अप की तो उसकी चिंता ना करो, क्योंकि उसके लिए भी कुछ सोचा हुआ है हमने। असल में स्नाइडर और गार्लैंड ने मिलकर हारिस को पहले ही मार दिया था और फिर उसकी बॉडी को एक गाड़ी में दूसरी जगह बैठाकर एक और ब्लास्ट करवा दिया, ताकि सारा शक उस पर जाए। और अब क्योंकि हारिस काइंस का खास आदमी था तो उस पर इंक्वायरी बैठ जाए। हारिस के मरने के बाद ओनिल अपने लोगों के साथ ब्रूस, विल, एमी और कैटी से मिलने आती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट रेजिस्टेंस यानी कि उनका काम है। इस पर विल कहता है कि इस चीज के पीछे आईजे का हाथ है, क्योंकि हमें स्नाइडर ने पहले ही बताया था कि वो यहाँ पर काइंस के राज जानने के लिए आया है, तो ये उनका ही एक तरीका हो सकता है। बाकी उसने अभी तक हमें क्यों नहीं पकड़वाया ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अब ओनिल को ब्रूस स्नाइडर के कन्फेशन का वीडियो दिखाता है, जिसको देखने के बाद ओनिल ब्रूस और विल को अपने अड्डे पर लेकर आता है, जहाँ और भी आउटलायर्स मौजूद होते हैं। साथ ही यहाँ पर रिवील होता है कि आउटलायर्स का असली लीडर हारिस नहीं बल्कि काइंस खुद है। वो बस इस शहर को बसा रहा था ताकि लोग यहाँ पर रह सके। बस उन्हें अब रैप से निपटना था, जिसके लिए काइंस ना चाहते हुए भी लोगों को लेबर के तौर पर और आउटलायर्स के कैदी के तौर पर रैप्स को देता था। बाकी वो एलियंस के टैग से उन्हें ही मार गिराना चाहता था। इधर काइंस को जब एहसास होता है कि अब कभी भी उसे आईजी अरेस्ट कर सकती है, तो सिएटल के सारे फोन्स को डीएक्टिवेट करके वो खुद भी गायब हो जाता है। इधर ब्रायन भी अपनी बहन से कहता है कि यहाँ रहने में खतरा है, हम दोनों उसी जगह पर रहेंगे जहाँ मैं तुमको लेकर गया था। यहाँ ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड के घर की बात कर रहा है दोस्तों, जहाँ ब्रायन की गर्लफ्रेंड के पिता भी ब्रायन की तरह पेट्रोलिंग का काम करते हैं और उन्हें कोई एतराज नहीं है कि अगर ये यहाँ पर रहे भी। एंड यहाँ पर ब्रायन अपनी बहन को पूरी तरह सेव करने की कोशिश करता है कि वो नहीं चाहता कि चार्ली की तरह उसकी बहन भी चली जाए। सिएटल वाले ब्लास्ट में उसको ग्रेसी की फिक्र और ज्यादा हो गई थी। इस तरफ सिएटल से खुद काइंस गायब था, जिसे चारों तरफ ढूंढा जा रहा था, और फोन से डीएक्टिव होने की वजह से उसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो रहा था। तो इस कठिन वक्त में सिएटल का पूरा कार्यभार हेलन स्नाइडर को सौंप देती है, ताकि वो अपने हिसाब से यहाँ पर चीजों को चला पाए। इसके आगे हमें उन्हीं आउटलायर सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्हें दूसरी स्पीसीज के एलियन ने मार डाला था। इन दूसरे स्पीसीज के एलियन को इंसान क्लिक नाम देते हैं। इन आउटलायर्स की लाशों को काइंस ने जब देखा ना, तो वो समझ गया कि क्लिक और रैप्स की लड़ाई में क्लिक का पलड़ा काफी भारी है। बाकी रही बात आउटलायर्स की, तो वो फालतू में इस लड़ाई में मारे जा रहे हैं। दोनों ही एलियन स्पीसीज में जीत चाहे जिसकी भी हो, मरेंगे तो इंसान ही। इसलिए अभी काइंस इंसानों को बचाने के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर ही उसने ये फैसला ले लिया कि क्यों ना मैं उनका साथ दूं जिनका पलड़ा भारी है। इसलिए उसने क्लिक को चुना और तब से काइंस क्लिक का साथ दे रहा है और उनके टैग को संभाल भी रहा है। असल में जो पेपर जैसा ब्लड प्रूफ मटेरियल ब्रूस और एमी को मिला था ना, उसे पहनकर क्लिक गायब हो जाते हैं, और साथ ही उस पतले से मटेरियल में इतनी ताकत है कि वो गोली के ड्रोन्स के हमले को भी रोक सकता है। फिलहाल कहानी आज के समय में आ जाती है। काइंस अपने बॉडीगार्ड के साथ एक सेफ जगह के लिए जा रहा होता है, तभी उन्हें ब्लैक जैक सोल्जर्स रोक देते हैं, जिनसे लड़ते हुए किसी तरह बच बचाकर काइंस निकल जाता है। फिर ये लोग दो ऑफिसर्स यानी कि एक लड़का और एक लड़की को रोकते हैं और उनकी गाड़ी उनसे लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद काइंस एक खुफिया सिक्योरिटी वाली जगह पर पहुंचता है, जहां वो सारे आउटलायर्स को इकट्ठा करने का प्लान बनाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि काइंस ने सभी के फोन जाम करवा दिए थे। अब वो सिर्फ जो आउटलायर्स हैं उन सभी के मोबाइल्स ऑन कर देता है, जिसमें विल भी था। एंड विल जब अपना मोबाइल चालू करके देखता है ना, तो उसे समझने में देरी नहीं लगती कि ये काइंस का काम है। दोस्तों आपको याद होगा कि सेकंड सीजन में ब्रूस को भी ड्रोन्स ने मारा नहीं था, यानी कि वो भी आउटलायर्स है। साथ ही यहाँ वो फोन इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। अब विल के बताने के बाद ये दोनों सभी आउटलायर्स के पास जाते हैं, जहाँ पर एक समय पर काइंस इन सभी के मोबाइल्स के जरिए आउटलायर से कहता है कि
मेरा ये सिएटल मॉडल एकदम परफेक्ट था। यही चीज आईजे को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे पावर से हटा दिया। रही बात ये मॉडल की, तो मैंने इसीलिए बनाया ताकि जब ये एलियंस की लड़ाई खत्म हो जाए तो हम सुकून से इस तरह अपने सिएटल में रह पाए। हाँ, ये सच है कि मैंने क्लिक्स का साथ दिया, क्योंकि जीत चाहे जिसकी भी हो, आखिर इंसान ही मारा जाएगा। खासकर कि आप आउटलायर्स, आप सभी को ये एलियंस एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे के प्लान के लिए मुझे यहाँ से दूसरे ब्लॉक जाना होगा और आईजे मेरे पीछे है। आप सभी आउटलायर्स ट्रेंड हो, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि आप लोग मुझे यहाँ से निकाल कर वहाँ लेकर जाएं और हम सब इंसानों की जान को बचा पाए। अब उसके इस मैसेज को सुनकर ब्रूस और विल फैसला करते हैं कि हम सभी को अभी के लिए कायंस का साथ देना होगा। कायंस को बचाकर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। दोनों सभी आउटलायर्स के साथ एक निर्धारित समय तय करते हैं जब ये लोग कायंस के बताए ठिकाने पर उसे लेने जाएंगे। इधर अपने पेट्रोल यूनिट से ब्रायन को भी पता चल जाता है कि सिएटल पर अब कायंस का नहीं बल्कि स्नाइडर का राज है, यानी कि चीजें और खराब होने वाली है। यहाँ ब्रायन को अपनी बहन की बहुत फिक्र होने लग जाती है। वहीं स्नाइडर की बात करें तो उसे पता था कि कायंस को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी कर सकता है, और अगर उसके किए के बारे में रैप्स को पता चला तो सिएटल नहीं बचेगा। एक पल में स्पेस से हमला होगा और सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए गार्लैंड के साथ मिलकर स्नाइडर उन 2 ऑफिसर्स के जरिए कायंस की लोकेशन जान जाता है, और ये वही होते हैं जिनकी गाड़ी लेकर कायंस उस रात भागा था। इस तरफ विल लोग भी निकलने की तैयारी करते हैं और विल कैटी को साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कैटी इन सब में पड़े। वो चाहता था कि कैटी बच्चों का ध्यान रखे। यहाँ ब्रूस एमी को साथ ले लेता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसकी जरूरत वहाँ पर पड़ सकती है। कैटी जाना तो चाहती थी लेकिन विल उसको मना कर देता है। अब ब्रूस, एमी और विल सभी आउटलायर्स के साथ कायंस के बताए ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और रेडियो पर दिए इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आईजी ब्लैक जैक सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनको देखते कायंस उनके बारे में ब्रूस से बताता है। ब्रूस किसी तरह कायंस तक पहुंचता है और आईजी सोल्जर्स से लड़ते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान काफी गोलाबारी भी होती है एंड इसी गोलाबारी में ओनिल तो मारा जाता है और एक गोली कायंस को भी लग जाती है, जिसे फिर कैसे भी करके एमी संभालती है और उसको तुरंत एक एम्बुलेंस में बैठाकर ये लोग जाने में कामयाब हो जाते हैं। इन सोल्जर्स में गार्लैंड भी था और इस बार भी कायंस उसके हाथों से निकल गया और अब ये बात रैप तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर ब्रायन ग्रेसी को लेकर चुपके से चला जाता है, क्योंकि उसे ग्रेसी के लिए ये जगह सेफ नहीं लग रही थी। वो ग्रेसी को अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर लेकर जाता है, क्योंकि उसके पिता ने ब्रायन से बोला था कि अगर कभी भी तुम्हें आना हो तो आराम से आ सकते हो। यहाँ दिखाते हैं तो जब कैटी नींद से जागती है तो वो अपने दोनों बच्चों को गायब देखकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, इस पॉइंट पर ब्रायन ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि वो चार्ली की तरह ग्रेसी को खोना नहीं चाहता था। वहीं इस तरफ कायंस की हालत बहुत नाजुक होती है और एमी उसका इलाज कर रही है। तभी ब्रूस को याद आता है कि फिल तो उनके साथ वापस लौटा ही नहीं। अगले सीन में हम हेलन को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि क्लिक्स ने रैप्स पर हमला कर दिया है और अब किसी भी पल वॉर शुरू हो सकती है। इसी बीच एक क्लिक वही बुलेट प्रूफ वाला इनविजिबल मटेरियल को पहनकर हेलन सहित सभी लोगों को मार डालती है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हम विल को देखते हैं, जिसे आईजी के सोल्जर्स आखिरकार पकड़ लेते हैं। स्नाइडर उस तरफ गार्लैंड के पूछने पर उसे बताता है कि आईजी से हमारा संपर्क टूट चुका है। ऐसी सिचुएशन में हमें रैप्स ने एक इमरजेंसी रेडियो लाइन दी है, जिससे हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। असल में क्लिक्स ने इन्वेजन किया है और एक वॉर का आगाज हो चुका है। बाकी रैप्स ने जो मुझसे कहा है उसके बारे में मुझे विल से बात करनी है। विल के पास पहुंचकर स्नाइडर उसे बताता है कि एलियंस ने हमारे आगे एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बोला है कि शाम होने तक अगर 150 आउटलायर्स उस साइलेंट की फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं तो वो इस ब्लॉक को डिफेंड करेंगे, और अगर नहीं तो वो इस ब्लॉक को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। विल, ये फैसला तुमको लेना है। क्या तुम चार्ली की तरह ग्रेसी और ब्रायन को भी खोना चाहते हो? जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। मैं तो अब चाहता हूँ कि मेरा सामना तुमसे या तुम्हारे परिवार से कभी हो ही ना। इतना कहकर स्नाइडर ब्रूस को छोड़ देता है। इस तरफ कैटी ब्रायन से मिलने पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट पहुंच जाती है, जहाँ पर ब्रायन उससे कहता है कि ग्रेसी जहाँ भी है वो बिल्कुल सेफ है। मैं उसके बारे में आपसे नहीं बता सकता ताकि आप लोग अगर अपनी इस लड़ाई में पकड़े जाओ तो भी किसी से ग्रेसी का पता ना बता पाओ। मैं उसका ख्याल रख लूंगा, आप दोनों अपने मिशन पर ध्यान दो। बेचारी कैटी क्या ही करती, वो चुपचाप चली जाती। ब्रायन के कमरे से कैटी को उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो मिल जाती है। अगले सीन में कायंस को दिखाया जाता है, जो कि अब खतरे से बाहर है। कायंस ब्रूस से कहता है कि मैं तुम्हें एक बंकर का पता देता हूँ जहाँ तुम्हारे बाकी लोग आराम से रह सकते हैं। वहाँ खाना पानी हथियार वगैरह सब कुछ मौजूद है। इसके बाद वहाँ पर विल आता है, जो कि ब्रूस और बाकी सभी आउटलायर्स से वो बताता है जो स्नाइडर ने उसे बताया था। पर वो सच बोल रहा है ये कंफर्म करने के लिए ब्रूस और विल साथ जाकर कायंस के पुराने ठिकाने जहाँ से उसे पकड़ा गया था वहाँ से रेडियो के जरिए दूसरे ब्लॉक से पूछताछ करते हैं। क्या ये सच है कि क्लिक्स ने वॉर शुरू कर दी है और फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है? तो बस फिर क्या था। ये लोग तुरंत वहाँ पर जाते हैं और वहाँ मौजूद सोल्जर्स को मार कर ये बात रेडियो के जरिए पक्का कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि सच में वॉर छिड़ चुकी है, जो कि सिएटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब ये सभी और विल अपने बंकर में वापस आ जाते हैं, तो वहाँ पर विल से मिलने के लिए कैटी आती है।
जो विल से ब्रायन और गैसी के बारे में बताती है और विल वॉर और बाकी सभी चीजों के बारे में उसको बताता है। वो कहता है कि मुझे वॉर में जाना होगा, तुम जल्दी से हमारे बच्चों को ढूंढकर उन्हें किसी बंकर में लेकर चले जाओ। मुझे जब भी सही लगेगा तो मैं तुम लोगों को कांटेक्ट कर लूंगा। इतना कहकर वो कैटी को भेज देता है। कैटी ब्रायन की गर्लफ्रेंड की फोटो से उसका एड्रेस निकाल लेती है, जो कि उसे माइकल देती है। अब बस कैटी को अपने बच्चों को जाकर वहां से लाना था। इस तरफ विल और ब्रूस अपना प्लान सही से बनाते हैं कि हमें और भी आउटलायर्स को इकट्ठा करना होगा, ताकि इस लड़ाई में हम 150 आउटलायर्स को उस आइलैंड की फैसिलिटी में स्लीपिंग पॉड में कैद होने के लिए भेज पाएं। इससे सिएटल सुरक्षित रहेगा और हमें अपनी लड़ाई जारी रखने का एक मौका मिलेगा। इस चीज में खतरा तो था, लेकिन सभी आउटलायर्स विल और ब्रूस का साथ देते हैं। जल्द ही ब्रूस की मुलाकात एक बड़े आउटलायर्स ग्रुप से होती है। विल भी आउटलायर्स को कायंस के बताए बंकर में लेकर जाता है और 150 आउटलायर्स आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पॉड्स में डाला जाता है ताकि वो स्पेस में जाकर रैप्स की तरफ से लड़ाई कर पाए। पता है ना आपको लड़ाई किसके साथ? एलियंस की, दूसरे एलियंस के साथ जो लड़ाई हो रही है। अब जैसा कि रैप्स ने वादा किया था, तो वो सिएटल को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। जल्दी वॉर शुरू हो जाती है, जिसे ब्रूस, कैटी, ब्रायन, ग्रेसी और विल साथ में स्नाइडर ये सभी देखते हैं। आसमान में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको सभी नीचे से देख रहे होते हैं और यहाँ पर इस सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको सच बताऊं तो यार ये डायरेक्टर या तो खुद पागल रहा होगा, कोई पता नहीं क्या बना दिया, और अब आगे के सीजन भी नहीं आ रहे हैं। मतलब काफी चीजें तो ऐसी हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं है अभी तक। इनका एक ऑफिशियल वो आया था नोट, जिसमें लिखा हुआ था कि अब इसके आगे के सीजन नहीं बनेंगे। अरे भाई, तो जब नहीं बनाने थे तो पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन बता देते कि क्या चीज कैसे हुई है। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीजन खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आगे से ऐसी सीरीज आपके लिए नहीं लेकर आऊंगा जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम होगी।